हमारी कहानी तब शुरू होती है जब वह दूसरी बार इस दुनिया में कदम रखता है। स्टार सोर्स महाद्वीप में उसका स्वागत है। गेम में प्रवेश करते ही सिस्टम उसे एक पेशा चुनने के लिए कहता है और वह गार्जियन आर्चर की भूमिका चुनता है। अपने पुनर्जन्म की यादों के सहारे वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपना फैसला लेता है। उसके पास इस सर्वर का एकमात्र स्टार्टर टैलेंट सोल स्टील है। उसकी लोकेशन से 1000 मीटर के दायरे में मरने वाला हर जीव एक सोल फ्रैगमेंट बनाता है जो सिर्फ उसे की लोकेशन से जॉन के लोकेशन से 1000 मीटर के दायरे में मरने वाला दिखाई देता है। इन्हें सोखने पर उसका अटैक पॉइंट हमेशा के लिए 1 अंक और रेंज 1 मीटर बढ़ जाती है जो अनंत तक जा सकती है। वह तुरंत अपना नाम रखता है डबल मार्क। नौसिखिया गांव पहुंचते ही वह खिलाड़ियों की अंतहीन भीड़ देखकर हैरान रह जाता है। खैर, एक रिग्रेसर होने के नाते उसे इसका अंदाजा था, इसलिए गांव के गेट पर लंबी कतारों में लगने के बजाय वह एक छोटी झोपड़ी की तरफ चल पड़ता है। वहां उसे एक गुप्त क्वेस्ट शुरू करने के लिए एक ग्रामीण मिलता है जिसे वह तोहफे के रूप में अपनी जादुई धनुष सौंप देता है। फिर उसकी मदद से वह दीवार फांदकर बाहर निकल जाता है। लेकिन कोई भी सोचेगा कि हथियार दान करके क्या वह मुक्कों से लड़ने वाला है। लोगों के हैरान चेहरों को नजरअंदाज करते हुए वो ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंचने के लिए गांव के चक्कर लगाता है। सर्वर अभी खुला है और नौसिखियों की भारी भीड़ स्पिरिट लेवल के खरगोशों का शिकार करने में जुटी है। इस दुनिया में बिना हथियार के भी कोशिश की जाए तो खरगोश को पीट पीट कर मारा जा सकता है। तभी उसकी नजर पास के मरे हुए खरगोश पर पड़ती है। उसके शरीर से एक आत्मा निकलकर सीधे उसके भीतर समा जाती है। उसने अपना पहला सोल फ्रैगमेंट सोख लिया है जिससे उसकी अटैक पावर और रेंज दोनों 1 अंक बढ़ जाते हैं। एक अद्भुत शांति महसूस करते हुए वो ट्रेनिंग ग्राउंड के ठीक बीच में जाकर शांत खड़ा हो जाता है और आसपास मंडराते सोल फ्रैगमेंट्स को सोखने लगता है। चूंकि वहां बहुत से लोग शिकार कर रहे हैं, उसके एट्रीब्यूट्स में भारी बदलाव आता है। मात्र 10 मिनट में उसकी ताकत और रेंज आम खिलाड़ियों से कहीं आगे निकल जाती है। मजेदार बात यह है कि हर गिरते खरगोश के साथ ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। जब वो आत्माएं बटोरने में व्यस्त होता है तभी एक तरफ से आवाज आती है। याओ याओ नाम की एक लड़की उस बिना धनुष के आर्चर पर तरस खाती है, लेकिन उसका साथी उसे अपने काम पर ध्यान देने को कहता है क्योंकि वे खुद भी मुश्किल से एक्सपी कमा पा रहे हैं और ऐसे अनजान शख्स की मदद करने का वक्त उनके पास नहीं है जो कब से वहां खड़ा है। देखते ही देखते 5 घंटे बीत जाते हैं और गांव के गेट पर भीड़ आखिरकार कम होने लगती है। हमारे नायक के आंकड़े अब चमत्कारी रूप से बदल चुके हैं। उसकी अटैक पावर बढ़कर अविश्वसनीय रूप से 4258 पॉइंट्स तक पहुंच गई है और अटैक रेंज 4253 मीटर हो चुकी है। लगभग आधे घंटे बाद नौसिखिया गांव से निकलने वाले खिलाड़ी बेहद कम रह जाते हैं और खरगोशों के मरने की रफ्तार भी सुस्त पड़ने लगती है। ये देखकर डबल मार्क वहां और वक्त बर्बाद न करने का फैसला करता है और लेवल 1 वाले जंगली बिल्लियों के इलाके की तरफ चल देता है। ये बिल्लियां खरगोशों से ज्यादा खतरनाक हैं, पर इनकी हेल्थ लगभग उतनी ही है। यहाँ उसे कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखते हैं। ये वही भाई बहन की जोड़ी है। भाई एक रॉग है और बहन एक प्रीस्ट, और दोनों मिलकर जंगली बिल्लियों को हराने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हर बार जब बिल्ली भाई पर हमला करती है वह दर्द से करा उठता है। बहन कहती है, भैया देखो वह लाचार आर्चर फिर दिखा। वह अभी भी लेवल 0 पर है, क्या हम उसकी मदद करें? उसके पास कोई हथियार भी नहीं है। भाई चिढ़कर कहता है, क्या तुम पागल हो? मेरा खंजर चलाकर घिस चुका है और तुम्हें एक अजनबी की पड़ी है। याओ याओ चुप हो जाती है और सिर्फ डबल मार्क की तरफ माफी भरी नजरों से देखती है। वह समझती है कि उसका भाई वाकई मेहनत कर रहा है, इसलिए वह उस पर हील स्पेल चलाती है। एक हरी रोशनी से भाई की 61 हेल्थ वापस आ जाती है और वह खुशी से झूम उठता है। बस 2 बिल्लियां और मार लें, फिर हमारा लेवल बढ़ जाएगा। फिर मैं तुम्हें लेवल 2 के मॉन्स्टर्स के शिकार पर ले चलूंगा। बहन खुशी खुशी हामी भरती है, पर तभी वहाँ कुछ अजीब सी हलचल होती है। आखिर वह जीव क्या है? ट्रेनिंग ग्राउंड का माहौल पूरी तरह बदलने वाला है। वाइल्ड कैट किंग, एक ब्लैक आयरन टियर बॉस, भला वह यहाँ क्या कर रहा है? याओ याओ की चीख के साथ ही वहाँ हस्की कुत्ते के आकार की एक बिल्ली प्रकट होती है। यह वाइल्ड कैट किंग है जो एक ब्लैक आयरन बॉस है। उसके शरीर के चारों तरफ एक रहस्यमयी और डरावनी बैंगनी रोशनी चमक रही है। इस अचानक आए मोड़ से वहां मौजूद सभी खिलाड़ी दंग रह जाते हैं। सबका ध्यान अब पूरी तरह से इस बॉस पर टिक जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। शोर शराबे के बीच कई खिलाड़ी वाइल्ड कैट किंग पर हमला करने दौड़ते हैं, जबकि दूर से वॉर करने वाले हमले शुरू कर देते हैं। गेम में जंगली बॉस पर हमला करने की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपकी रेंज सही है तो आप भी कूद सकते हैं। बाद में बॉस से मिलने वाले इनाम बांटे जाते हैं, लेकिन 1% से कम नुकसान पहुंचाने वालों को कुछ नहीं मिलता। जहाँ तक कीमती सामान का सवाल है, लूट पर सिर्फ उसका हक होता है जो आखिरी वार करता है। इस शोर के बीच डबल मार्क पूरी तरह शांत खड़ा है, क्योंकि केवल वही जानता है कि इस वाइल्ड कैट किंग का आना कोई इत्तेफाक नहीं है। हार्ट ओरिजिन का एक खास नियम है कि जब किसी इलाके में मॉन्स्टर्स बड़ी तादाद में मारे जाते हैं तो वहाँ एक बड़ा बॉस पैदा होता है। यही यहाँ भी हुआ है, सिवाय खरगोशों वाले इलाके के। अब तक कई जादुई हमलावरों ने वाइल्ड कैट किंग पर वॉर करना शुरू कर दिया है। हर कोई धड़कते दिल से देख रहा है कि क्या उनके वॉर सही निशाने पर लग पाएंगे, क्योंकि अगर वे बॉस को नुकसान पहुंचा पाए तभी उसे मारना मुमकिन होगा। लेकिन जब हमलों की बौछार उस पर पड़ती है तो सब सन्न रह जाते हैं। उसके सिर के ऊपर केवल कुछ मामूली अंक तैरते हैं,
जैसे -2 या 3। लगभग 98% नुकसान को तो बॉस का मजबूत डिफेंस पूरी तरह सोख लेता है। यह हैरान करने वाला नजारा देखकर वहां खड़े सभी खिलाड़ियों के होश उड़ जाते हैं। इस घबराहट के बीच केवल हमारे नायक को ही इसकी वजह पता है। दरअसल हार्ट ओरिजिन में डैमेज का हिसाब बाकी गेम से काफी अलग है। अगर आपका वॉर दुश्मन के डिफेंस को नहीं तोड़ पाता तो उसे रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचता। इस बीच खिलाड़ियों की इन कमजोर कोशिशों ने वाइल्डकैट किंग को बेहद गुस्से में ला दिया है। एक तेज चीख के साथ वह अपने तीखे पंजे हवा में लहराता है और भीड़ पर टूट पड़ता है। उसके ठीक सामने खड़े वॉरियर खिलाड़ियों का एक समूह उसकी खतरनाक ताकत से पल भर में खत्म हो जाता है। इसके बाद पूरी भीड़ में हाहाकार मच जाता है और लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। खिलाड़ियों को ऐसे डरकर भागते देख डबल मार्क मुस्कुराता है और सीधे बॉस की तरफ बढ़ने लगता है। क्या वह पागल हो गया है? तभी वाइल्डकैट किंग की नजर उस पर पड़ती है और उसकी आंखों में नफरत साफ दिखने लगती है। भागते हुए खिलाड़ी हैरान होकर रुक जाते हैं और वह भाई बहन की जोड़ी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। इसी गहमागहमी के बीच एक सिस्टम नोटिफिकेशन बजता है जो उसे एक विश्व स्तरीय उपलब्धि की बधाई देता है। पूरे सर्वर में ब्लैक आयरन टीयर के बॉस को अकेले मारने वाला पहला खिलाड़ी होने के कारण उसकी शोहरत आसमान छूने लगती है और उसे इनाम में सिल्वर टीयर के बेहतरीन हथियार और पायनियर की खास उपाधि मिलती है। इस कारनामे को सबसे पहले अंजाम देने के बाद उसका नाम इतिहास में दर्ज होना तय था। तभी सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वह स्टार सोर्स महाद्वीप में अपना नाम छुपाना चाहता है। वह मना कर देता है और पूरे महाद्वीप में इस खबर की गूंज फैलने देता है। उसे भारी प्रतिष्ठा और पायनियर की वो अनोखी उपाधि मिल जाती है। इस समय गेम के हर खिलाड़ी के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि यह डबल मार्क आखिर कौन है और उससे कैसे संपर्क किया जाए। जब पूरी भीड़ हैरानी में डूबी है, हमारा नायक बिजली की फुर्ती से सारा कीमती सामान समेटकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। कुछ देर बाद वो गांव के एक शांत कोने में बैठकर अपने इनामों की जांच करता है। वो अपने मिले 10 नए एट्रीब्यूट पॉइंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ता है और फिर अपनी इन्वेंट्री की ओर देखता है। वहाँ हरी रोशनी में चमकता हुआ एक नायाब जूता दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि पहली बार मारने के बोनस की वजह से ब्लैक आयरन बॉस ने ब्रॉन्ज टीयर का बेहतरीन गियर गिराया है। हालांकि अभी सिर्फ लेवल 2 होने के कारण वह इसे पहन नहीं सकता, पर इसके अलावा वहाँ एक चमचमाता सिल्वर चेस्ट भी है। वह गहरी सांस लेकर उसे खोलता है जिससे एक शानदार सफेद रोशनी निकलती है। यह म्यूजिकल लॉन्गोबो है जो कमाल के स्टेट्स वाला एक सिल्वर टीयर धनुष है। इसकी अटैक रेंज 50 मीटर और अटैक स्पीड 10% बढ़ जाती है। इसका खास एक्टिव स्किल म्यूजिकल कार्निवल तीर चलाने की रफ्तार को 10 सेकंड के लिए 200% तक बढ़ा देता है और इसका कूलडाउन 1 घंटे का है। ये सचमुच ताकतवर हथियार है और उसे इसी स्किल की जरूरत थी। धनुष को छुपाकर वह खुद को एक सीधे सादे नौसिखिए के रूप में ढाल लेता है और बिल्लियों के इलाके को बचाते हुए सीधे जंगली कुत्तों वाले क्षेत्र की ओर चल देता है। वहाँ अभी भी काफी खिलाड़ी मौजूद हैं, हालांकि यहाँ उतनी भीड़ नहीं है। वह एक सही जगह चुनकर वहां खड़ा हो जाता है और व्यस्त दिखने का नाटक करने के लिए खाली हवा में तीर चलाने लगता है। तभी अचानक शांति से सोल फ्रैगमेंट्स चुनते हुए एक छोटा सा साया उसके पास आता है। ग्रेट गॉड डबल मार्क, क्या आप वही हैं? वह कहता है कि उसने गलत इंसान समझ लिया। असंभव, वह जिद करती है। मैं देख रही हूँ, आपको काफी समय से देख रही हूँ। आप पक्का डबल मार्क ही हैं। सच कहें तो उसका ये अड़ियल रवैया थोड़ा हैरान करने वाला था, लेकिन वह चेहरे के भाव नहीं बदलता। वह उसे फिर समझाता है पर वह नहीं मानती। वह कहती है कि उसे बस उनकी परछाई याद है। क्या मैं आपको दोस्त बना सकती हूँ? वह मिन्नत करती है। अगर कभी हीलर चाहिए तो मुझे बुलाना। मेरी हीलिंग कमाल की है और मेरा बड़ा भाई भी दौड़ भाग वाले काम के लिए बहुत काम का है। मैं उससे कोई भी काम करवा सकती हूँ। लड़की याओ याओ पास में तेजी से खंजर फेंकते एक आदमी की तरफ इशारा करके कहती है। चोर योइंग चिल्लाता है क्योंकि उसकी हेल्थ तेजी से गिरती है। याओ याओ एक पल भी नहीं हिचकिचाती। वह बस अपना हाथ उठाती है और अगले ही पल चोर के सिर पर एक हरी रोशनी चमकती है जिससे उसकी 88 हेल्थ पॉइंट्स वापस आ जाती है। हमारे नायक की भौहें सिकुड़ जाती हैं। यह हीलिंग सच में बहुत ज्यादा है। इस लेवल पर कोई प्रीस्ट किस्मत से 40 पॉइंट्स हील कर पाता है। फिर भी याओ याओ नाम की यह लड़की किसी तरह 88 हील कर रही है। वह उसे दोस्त बनाने के लिए तैयार हो जाता है, पर देखता है कि उसने पहले ही रिक्वेस्ट भेज दी है। आर्कर बाथ्स बॉल एक्सपॉल्ड, उसका नाम याओ याओ गेट्स कार्सिक है। उसे एहसास होता है कि वो उसके पिछले जीवन के 3 महान हीलर्स में से एक है जिसे ह्यूमन फाउंटेन कहा जाता था। हालांकि तब उसमें एक शांत और बेरुखी भरा अंदाज था। आज उसके सामने खड़ी इस चुलबुली और भोली लड़की जैसी बिल्कुल नहीं। फिर भी अगर ये प्रीस्ट सच में वही महान हीलर है तो उसके साथ का आदमी भी कोई खास होना चाहिए। वह पूछता है कि क्या उसके भाई का नाम यूइंग है। क्या आप मेरे भाई को जानते हैं? वह पूछती है। यह सच में वही है। यूइंग एक अनुभवी चोर और अपनी बहन के लिए पागल रहने वाला जुनूनी। स्टार सोर्स की दुनिया में वो एक टॉप प्लेयर था जिसका टैलेंट रफ्तार बढ़ाने पर केंद्रित था, जो उसे कुछ कामों के लिए एकदम सही बनाता था। यह सोचकर हमारे नायक के होंठों पर एक मुस्कान आ जाती है। वह भाई को अभी न जोड़ने का फैसला करता है और याओ याओ से कहता है कि वह सीधे उससे संपर्क करेगा अगर उसे किसी चीज की जरूरत होगी। थोड़ी और बातचीत के बाद वो वाइल्ड डॉग जोन छोड़ देता है। अब तक खिलाड़ियों की मुख्य भीड़ लेवल 3 पर पहुंच चुकी थी, जबकि एलिट खिलाड़ी लेवल 5 के करीब थे।
उसे साफ याद है कि लेवल 5 पर पहुंचने वाला पहला खिलाड़ी नोविस विलेज में एकमात्र अनोखा क्वेस्ट पा सकता है, जिसमें एक शानदार इनाम मिलता है। ये इनाम उसके आगे के सफर में बहुत बड़ी मदद साबित होगा। खेल शुरू हुए 6 घंटे बीत चुके हैं। क्योंकि वह एक साधारण गेमिंग हेलमेट का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी रोज की सीमा सिर्फ 8 घंटे है। उसे अपने बचे हुए समय का उपयोग लेवल 5 तक पहुंचने और उस डंगोन क्वेस्ट को हासिल करने के लिए करना होगा। एक बार क्वेस्ट स्वीकार होने के बाद वह इसे पूरा करने के लिए कल के लॉगिन तक इंतजार कर सकता है। अपना टैलेंट चेक करने पर वह देखता है कि यह 6000 से ज्यादा बार स्टैक हो चुका है, जिसकी रेंज और ताकत 6000 मीटर है। वह इस पड़ाव पर किसी भी आम मॉन्स्टर को एक शॉट में ढेर कर सकता है। नक्शे की अपनी यादों के दम पर वह लेवल 9 से नीचे के सभी जोन को छोड़ देता है और सीधे नोविस विलेज के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ जाता है, यानी लेवल 10 के लेवलिंग ग्राउंड्स। वह पूरी लगन के साथ निचले लेवल वाले इलाकों को पार करता है। एक विशाल और डरावने जंगल के किनारे पहुंचने पर हमें एक बड़ी घाटी दिखती है, जहां लेवल 10 के ब्रूट मॉन्स्टर्स घूमते हैं, जिन्हें लिटिल बियर्स कहा जाता है। उनके पास बहुत ज्यादा हेल्थ और मजबूत डिफेंस है, लेकिन उनकी चाल बेहद धीमी है। हालांकि कुशल खिलाड़ी उनसे सीधे मुकाबला कर सकते हैं, पर उसे अपनी गजब की रेंज के कारण कोई जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। घाटी में जाने के बजाय वह पास की एक ऊंची चट्टान पर चढ़ जाता है। यहाँ से वह नीचे घूम रहे हर एक भालू को साफ देख सकता है। भालू की दूरी 1000 मीटर से भी कम है। वो अपने नोविस बो को किनारे रखता है और म्यूजिकल लॉन्गो निकालता है। एक सहज झटके में वो प्रत्यंचा खींचता है और तीर छोड़ता है। तीर अचूक सटीकता से ब्रूट भालू को लगता है और उसकी हेल्थ 60,000 से भी ज्यादा गिर जाती है। सिर्फ उस एक शॉट से भालू का हेल्थ बार तुरंत खत्म हो जाता है। उसने जीव को मार डाला है और एक 180 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल किए हैं। वह फिर से अपना धनुष खींचता है, अगले निशाने पर वार करता है। एक और शिकार और एक 180 एक्सपीरियंस मिले। कुछ देर के लिए वह एक बेरहम सटीक स्नाइपिंग मशीन बन जाता है। हर तीर एक जान लेता है और जल्द ही वो आखिरकार लेवल 5 पर पहुंच जाता है। जैसे ही वह लेवल 5 पर पहुंचता है, उसके कानों में सिस्टम की घोषणा गूंजती है। उसे इस मुकाम पर पहुंचने वाला पहला खिलाड़ी बनने पर बधाई दी जाती है। उसकी ताकत ने विलेज चीफ का ध्यान खींचा है। उसे विलेज नंबर 3 में चीफ से मिलने के लिए कहा जाता है। वह पल आ गया है। उसे अच्छी तरह पता है कि क्या करना है। वह एक रिटर्न स्क्रॉल तोड़ता है और तुरंत वापस विलेज पहुंच जाता है। वह विलेज चीफ को ढूंढ लेता है। बुजुर्ग उसे बताते हैं कि उनके पास एक बेहद जरूरी काम है और पूछते हैं कि क्या वह मदद करेगा। मैं तैयार हूँ, वह कहता है। सच तो यह है कि वह शुरू से इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। चीफ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उन्हें उसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं था। वह समझाते हैं कि पश्चिम में मौजूद ज्वालामुखी में एक लावा डीमन है, जिसे हमारे नायक को हराना है और एक खास स्क्रॉल से उसे कैद करना है। और उसने अनोखा हिडन क्वेस्ट द वोल्केनो डेमन हासिल कर लिया है। यह शुरुआती जमीन के सबसे पश्चिमी किनारे पर स्थित है। मिशन एकदम साफ है, उस धधकते ज्वालामुखी में लावा डेमन को ढूंढना और उसे सील करना। इसे पूरा करने के लिए उसके पास 3 दिन है। घड़ी देखते हुए वो पाता है कि उसके 8 घंटे पूरे होने में बमुश्किल 10 मिनट बचे हैं। वह तुरंत वहीं गेम लॉग ऑफ करने का फैसला करता है, क्योंकि ये एक अनोखा क्वेस्ट है और एक बार स्वीकार करने के बाद कोई भी अन्य खिलाड़ी इसे विलेज चीफ से नहीं ले सकता। वह अपना गेमिंग हेलमेट उतारता है। पूरी रात गेम खेलने के बाद उसे बहुत भूख लगी है। वह जल्दी से नूडल्स बनाता है, खाता है और गहरी नींद सो जाता है। समय बीता है और रात के 12 बजते ही हमारी कहानी फिर शुरू होती है। रोशनी की एक चमक के साथ वह गेम में वापस आता है, ठीक उसी जगह जहां उसने छोड़ा था, यानी विलेज चीफ के घर के अंदर। टाइमर देखने पर वह पाता है कि पिछली बार के 16 मिनट बचे हैं। इससे उसके पास खेलने के लिए 8 घंटे और 16 मिनट का समय है। क्योंकि सिस्टम की सीमा 16 घंटे की है, वह सीमा के भीतर है। वह अनोखा हिडन क्वेस्ट अभी भी उसके लॉग में एक्टिव है। आराम के दौरान उसने इस खास मिशन की रणनीति के हर बारीक हिस्से को याद कर लिया था। उसे अच्छे से पता है कि आगे क्या करना है। हालांकि पहले एक बेहद जरूरी काम पूरा करना है। अब जब वो लेवल 5 पर पहुंच गया है, तो वो आखिरकार अपने यूनिवर्सल स्किल्स को अपग्रेड करने के काबिल हो चुका है। हर प्रोफेशन की शुरुआत एक बुनियादी स्किल से होती है, जिसे विकसित किया जा सकता है। उसकी क्लास के लिए बेसिक स्किल सिंगल शॉट हैवी एरो है। अपग्रेड होने के बाद यह और खतरनाक डबल शॉट हैवी एरो बन जाएगी। वह विलेज सेंटर जाता है। वहां उसे स्किल इंस्ट्रक्टर जॉन मिलता है और वह डबल शॉट हैवी एरो पाने के लिए एक 100 कॉपर कॉइंस खर्च करता है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड लिस्ट खोलता है और देखता है कि उसकी इकलौती दोस्त याओ याओ ऑनलाइन है। वह तुरंत उसे मैसेज भेजकर पूछता है कि क्या वह किसी दूसरी जगह पर क्वेस्ट के लिए उसके साथ चलना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ लेवल 4 के वाइल्ड बोर ग्राइंडिंग स्पॉट पर याओ याओ एक पेड़ के सहारे खड़ी काफी बोर लग रही है और अपने नोविस सेप्टर से खेल रही है। उससे कुछ ही दूरी पर चोर युइंग खंजरों से साई की तरह तेजी से मुकाबला करने में व्यस्त है। तभी अचानक एक नोटिफिकेशन की आवाज गूंजती है।
इस आवाज से याओ याओ चौंक जाती है, लेकिन जब वो उसका मैसेज देखती है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। सच कहें तो वो जितनी जल्दी हो सके जवाब देना चाहती थी। वो उत्साह से राजी हो जाती है और कहती है कि वो उसके जैसे प्रो खिलाड़ी के साथ क्वेस्ट पर जाने के लिए बेहद खुश है। वो बस उसके कोऑर्डिनेट्स मांगता है ताकि उसे ढूंढ सके। याओ याओ तुरंत अपनी लोकेशन भेजती है। वो कोऑर्डिनेट्स ट्रैक करता है और बस से लोकेशन भेजती है। वो कोऑर्डिनेट्स के प्लारे के साथ क्वेस्ट पर कोऑर्डिनेट्स मांगता है। जल्द ही उस ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंच जाता है। वह उसे देखकर खुशी से हाथ हिलाती है और उसका ध्यान खींचने के लिए कूदने लगती है। एक जाने पहचाने चेहरे को देखकर वो बहुत खुश है। वह उसे बताता है कि यहाँ लेवल अप बहुत धीमा है और उसे बेहतर जगह ले जाने की बात करता है। बिना दोबारा सोचे वो उसे पार्टी इनवाइट भेजता है। याओ याओ एक पल भी नहीं हिचकिचाती और तुरंत अपने भाई की पार्टी छोड़कर उसकी पार्टी में शामिल हो जाती है। उसके लिए यह बहुत ही आसान फैसला था। इसी बीच युइंग अभी भी वाइल्ड बोर्स के साथ लड़ाई में व्यस्त है। उसे उसके जाने का पता तब तक नहीं चलता जब तक कि उसे मिलने वाले एक्सपीरियंस में बदलाव महसूस नहीं होता। उलझन में वो इधर उधर देखता है और चिल्लाता है कि वो अचानक कहाँ गायब हो गई। वह पूछता है कि बिना बताए क्यों चली गई। वह बस जवाब देती है कि उसने प्रो की पार्टी ज्वाइन कर ली है और हाई लेवल इलाके की तरफ जा रही है। वह उसे वहां जाने से रोकता है और कहता है कि वह अभी छोटी है और उसे बुरे लोगों से बचकर रहना चाहिए। युएंग घबराने लगता है और उससे वापस आने की गुहार लगाता है। भले ही यह सिर्फ एक गेम है, वह अपनी छोटी बहन का फायदा नहीं उठाने देगा। साथ ही उसे इस खिलाड़ी ई जियान शुआंग याओ को कड़ी चेतावनी भेजनी होगी। लेकिन जैसे ही वो मैसेज भेजने की कोशिश करता है उसे एहसास होता है कि वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा है। उस बदमाश ने उसे दोस्त ही नहीं बनाया था। हताश होकर वह उसे कोसता है और चेतावनी देता है। इस बीच हमारा नायक याओ याओ को लेकर आगे बढ़ रहा है, पूरे आत्मविश्वास के साथ। रास्ते का पक्का वह सीधा सैवेज बेयर के इलाके में पहुंचता है। याओ याओ हैरान होकर पूछती है कि क्या वे सच में लेवल 10 के मॉन्स्टर्स का शिकार करेंगे, क्या वे सच में जीत पाएंगे। वह बस चुपचाप मुस्कुरा देता है। बिना कुछ कहे वह ऊंचाई पर अपनी पोजीशन लेकर धनुष तानता है। हवा को चीरता हुआ एक तीर निकलता है और 6000 से ज्यादा का डैमेज देता है। नीचे मौजूद सैवेज बेयर तुरंत ढेर हो जाता है, जिससे उसे 75 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे ही वह सोल फ्रैगमेंट सोखता है उसका अटैक पावर और रेंज दोनों एक एक बढ़ जाते हैं। पास खड़ी याओ याओ खुली आंखों से यह सब देखती रह जाती है। उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता है। उसने सोचा था कि वह कई तरीकों से मॉन्स्टर्स को मारेगा, पर सैकड़ों मीटर दूर से लगाए गए इकलौते शॉट की उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। उसने खौफनाक सटीकता से बेयर का शिकार किया था। सच कहें तो उसे लगने लगा कि वह उसके अपने भाई से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हालांकि वह उसकी हैरानी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बजाय वह अपना म्यूजिकल लॉन्ग गबो निकालता है और घाटी में तीरों की बौछार शुरू कर देता है। हर बेयर से 75 एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन लेवल अप करने के लिए उसे 6000 चाहिए। ये एक धीमी ग्राइंड है, पर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अपने अनोखे क्वेस्ट को जल्दी पूरा करने के लिए वह जानता है कि आगे उसे एक प्रीस्ट की हीलिंग की जरूरत होगी। उसे लेवल 5 तक पहुंचाने के लिए एक्सपीरियंस शेयर करना एक जरूरी निवेश है। तीरों की लगातार बौछार से याओ याओ का एक्सपीरियंस बार तेजी से बढ़ने लगता है। ये एक ऐसा नजारा है जिस पर ज्यादातर खिलाड़ियों को यकीन नहीं होगा। आखिरकार बार लिमिट तक पहुंच जाता है। अचानक हुई इस तरक्की से हैरान याओ याओ खुशी से बताती है कि वह लेवल 5 पर पहुंच गई है। वह मुश्किल से इस पर यकीन कर पाती है। कल उसका भाई तूफान की तरह डैगर चला रहा था, फिर भी वे इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़े थे। उसकी बकवास उसे धीमा नहीं करती और वह नीचे के बेयर्स को मारना जारी रखता है। वो शांति से कहता है कि अगर कुछ काम नहीं है तो वह नीचे जाकर लूट बटोर ले। याओ याओ तुरंत मान जाती है और घाटी की तरफ चल देती है। पिछली बार वो गांव लौटने की इतनी जल्दी में था कि पीछे ढेर सारी चीजें छोड़ गया था। इस बार वह कुछ भी बेकार नहीं जाने देना चाहता। लेवल 10 के इक्विपमेंट भले ही अभी बिकना मुश्किल हो, पर कॉपर कॉइन्स तो काम के हैं ही। वह टीले पर ही रहता है और कवर फायर देता है, जबकि याओ याओ नीचे काम में जुट जाती है। कुछ ही मिनटों में उसकी तेज स्नाइपिंग याओ याओ के लिए रास्ता साफ कर देती है। जैसे ही नीचे के सैवेज बेयर खत्म होते हैं, हमारा हीरो आगे बढ़ने की तैयारी करता है, पर तभी घाटी में याओ याओ की चीख गूंजती है। वह चिल्लाती है कि बॉस आ गया है। उसकी धड़कन बढ़ती है और नजर तुरंत उस विशाल साय पर पड़ती है जो अभी अभी वहां आया है। घाटी में लूट बटोर रही याओ याओ तुरंत मॉन्स्टर की जानकारी भेजती है। यह ब्रॉन्ज टियर का बॉस है, सैवेज बेयर गार्जियन। वह उसके पैनल को स्कैन करता है और रोर ऑफ द अर्थ जैसी स्किल्स देखता है और सैवेज चार्ज जैसी स्किल्स। लेवल 10 के ब्रॉन्ज बॉस के हिसाब से ये वाकई काफी मजबूत दुश्मन है। इस जीव की ताकत वाकई हैरान करने वाली है। आम हालात में कोई साधारण खिलाड़ी तो इसके डिफेंस को भेद भी नहीं पाएगा। इसके स्टेट्स इतने कमाल के हैं कि यह कियों के लिए एक नामुमकिन दीवार बन जाता। किस्मत से हमारे आर्चर की अटैक पावर पहले ही 645 तक पहुंच चुकी है। बिना डैमेज रिडक्शन के उसका एक तीर 4000 से ज्यादा की हेल्थ उड़ा सकता है। वह याओ याओ को पीछे हटने को कहता है। वह मैसेज भेजता है कि वह अकेले निपटेगा और फिर तुरंत अपने म्यूजिकल लॉन्गो की एक्टिव स्किल को चालू करता है। म्यूजिकल कार्निवल अब एक्टिव है। अगले 10 सेकंड के लिए उसकी फायरिंग स्पीड 200% बढ़ जाएगी, जिसका कूलडाउन 1 घंटे का है। आमतौर पर वह हर 2 सेकंड में एक शॉट मारता है,
पर इस स्किल के एक्टिव होने से वो उन 10 सेकंड में 10 से ज्यादा तीर चला सकता है। इसके अलावा वो अपनी आर्चर स्किल्स का इस्तेमाल करके जबरदस्त डबल हैवी एरो अटैक लॉन्च कर सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा डैमेज हो। यह स्किल एक ही टारगेट पर एक साथ 2 हैवी एरो दागती है और हर तीर 100 और 50% का अटैक पावर देता है। इसमें 20 माना खर्च होता है और 8 सेकंड का कूलडाउन है। स्किल डिस्क्रिप्शन के हिसाब से यह गार्जियन को 12,000 डैमेज देगा। वह अपना हाथ थामता है और तुरंत अपनी स्किल्स बदलता है। वह म्यूजिकल कार्निवल से पहले डबल हैवी एरो से शुरुआत करता है। वह तीरों की अंधाधुंध बौछार शुरू करता है और 10 सेकंड बीतने के बाद अपना रोटेशन पूरा करता है। एक और डबल हैवी एरो के साथ बेचारी याओ याओ अपनी छिपने की जगह से बस देखती है। सैवेज बेयर गार्जियन के सिर पर डैमेज नंबर्स का सैलाब आता है और उसकी हेल्थ बार तेजी से गिरने लगती है, मानो कोई बांध टूट गया हो। देखते ही देखते लेवल 10 का बॉस पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। उसे लगा था कि ब्लैक आयरन बॉस को हराना ही उसकी हद थी, पर उसने तो ब्रॉन्ज बॉस को ही उड़ा दिया। इसी बीच उसे अपना लेवल 8 पर पहुंचता दिखता है। गेम का नोटिफिकेशन उसे जीत की बधाई देता है। उसने ब्रॉन्ज टियर के सैवेज बेयर गार्जियन को सफलतापूर्वक हरा दिया है और उसका लेवल बढ़कर 8 हो गया है। सर्वर पर ब्रॉन्ज बॉस को मारने वाला पहला खिलाड़ी होने के नाते उसे 30 प्रेस्टीज पॉइंट्स, एक गोल्ड टियर इक्विपमेंट सिलेक्शन बॉक्स, 30 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स और एक यूनिवर्सल स्किल बुक मिलती है। एक नोटिफिकेशन बताता है कि उसकी बहादुरी का किस्सा स्टारफील्ड कॉन्टिनेंट में फैलाया जाएगा। जब उससे नाम छिपाने को पूछा गया तो उसने मना कर दिया। फिर पूरे सर्वर में अनाउंसमेंट गूंजती है और खिलाड़ी जो मॉन्स्टर्स मार रहे थे वे हैरान रह जाते हैं। वाइल्ड बोर लेवलिंग स्पॉट पर लेवल 10 का ब्रॉन्ज बॉस यूइंग, जो अपनी बहन को मैसेज कर रहा था, झटके में सुन्न रह जाता है। उसने सोचा था कि उसकी बहन ठगी जा रही है, पर वह सच में लेवल अप कर रही थी और ब्रॉन्ज बॉस मारने में मदद भी की। पहली बार किस्मत हो सकती है, पर दूसरी बार असली ताकत है। फिर भी उसे डर है कि वह लड़का उसकी बहन को दूर न ले जाए। वह याओ याओ से लोकेशन पूछता है ताकि वह आ सके, पर वह मना कर देती है क्योंकि वह वापस गाँव जा रही है। वह बताती है कि अंकल उसे प्रीस्ट स्किल्स अपग्रेड कराने ले जा रहे हैं। नौसिखिया गाँव में वे दोनों प्रीस्ट ट्रेनर के पास जाते हैं। हीलिंग आर्ट अपग्रेड होने के बाद हमारा आर्चर ब्रॉन्ज बॉस से गिरा हुआ एक इक्विपमेंट उसे देता है। यह हेल नेकलेस है जो ब्लैक आयरन टियर का आइटम है। यह 10 मैजिक जोड़ता है और माना रिकवरी स्पीड 30% बढ़ाता है। इससे याओ याओ की ताकत काफी सुधरेगी, जो उसके अगले अनोखे क्वेस्ट के लिए बहुत जरूरी है। वह गार्जियन लेदर आर्मर भी पहनता है। यह सिल्वर टियर आइटम अर्थ गार्जियन स्किल के साथ आता है, जो जानलेवा डैमेज मिलने पर एक्टिव होती है। यह उसे एक हेल्थ पॉइंट के साथ बचाए रखती है, जो एक अहम सुरक्षा कवच है, जिससे उसका कमजोर डिफेंस थोड़ा और मजबूत होता है। गियर के अलावा गार्जियन से 600 से ज्यादा कॉपर कॉइन्स भी मिले थे और वह ईमानदारी से आधा हिस्सा याओ याओ को दे देता है। लूट बांटने के बाद वह तुरंत मिली हुई यूनिवर्सल स्किल बुक का इस्तेमाल करता है। सच कहें तो यह एक आसान फैसला था। वह बिना किसी झिझक के पैसिव स्किल स्प्लिट एरो चुनता है, जिससे टारगेट पर लगते ही तीर कई हिस्सों में बंट जाते हैं। एक्टिव होने पर 3 तीरों के साए आसपास के दुश्मनों पर खुद ही हमला कर देते हैं और हर कोई 80% फिजिकल डैमेज देता है। इसकी रहने उसकी कुल फायरिंग दूरी की आधी है और इस स्किल का 1 सेकंड का टॉगल कूलडाउन है और कोई माना खर्च नहीं होता। लेवल 10 से पहले आर्चर के लिए ये इकलौती एरिया ऑफ इफेक्ट स्किल है और इसका पैसिव होना बेहद फायदेमंद है। उसे अभी इसी की जरूरत थी। अब जब सर्वर खुलने जैसी भीड़ नहीं रही तो बाकी खिलाड़ी उसके लिए काम कर रहे हैं, पर उनकी शिकार की रफ्तार उसकी फुर्ती की बराबरी नहीं कर सकती। इसलिए स्प्लिट एरो सबसे सही फैसला है। इस जरूरत को पूरा कर वह गोल्ड टियर इक्विपमेंट बॉक्स खोलता है। हालांकि वह अभी केवल लेवल 8 का है, जबकि बॉक्स की ज्यादातर चीजों के लिए लेवल 10 चाहिए। वह ढेर सारे गियर को ध्यान से देखना शुरू करता है। बारीकी से ढूंढने के बाद वह आखिरकार एक अंगूठी चुनता है, स्विफ्ट रिंग, जो एक गोल्ड टियर एक्सेसरी है। जब इसे फ्लेमून कार्निवल स्किल के साथ जोड़ा जाएगा तो 10 सेकंड के लिए उसकी अटैक स्पीड 4 गुना हो जाएगी। ऐसे डैमेज के आगे स्टेज का कोई भी बॉस बच नहीं पाएगा। वह अंगूठी पहनकर वेपन शॉप की तरफ चल देता है। 2000 तीर लेकर वह याओ याओ को बुलाता है। आखिरकार उस अनोखे क्वेस्ट को पूरा करने का समय आ गया है। उनके निकलने के कुछ ही देर बाद यूइंग भागता हुआ गांव लौटता है। दलगाला कर दीछे स्ताकिए दालागर्द है। वह हर जगह ढूंढता है, पर उसकी बहन कहीं नहीं मिलती। वह घबराकर सोचता है कि वह कहाँ गई। उसे डर है कि कहीं हमारा आर्चर उसकी लाडली बहन को न ले गया हो। उसकी चिंता थोड़ी ड्रामाई है, पर सच है। गांव के बाहर वे पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में वह हर आने वाले मॉन्स्टर को एक ही शॉट में ढेर कर देता है। लूट या कॉपर कॉइन्स उठाने के लिए भी वो नहीं रुकता। उसका ध्यान बस अपना टैलेंट बढ़ाने पर है। याओ याओ ठंडी सांस लेकर अपने भाई को याद करती है। वह कहती है कि उसका भाई काफी तेज है और बिना रुके सारा सामान बटोर सकता था। यह सुनकर उसे दिलचस्पी महसूस होती है। सच कहें तो यूएंग का भागने का टैलेंट वाकई कमाल का है। जैसे जैसे उसकी फायरिंग रेंज बढ़ती है, उसे समझ आता है कि लूट बटोरने के लिए बार बार दौड़ना वक्त की भारी बर्बादी है। इसीलिए एक खास हेल्पर रखने का आइडिया बेबी आया है। वह उसके भाई का पता पूछता है और वो बताती है कि वह नौसिखिया गांव में है। वह उसे कोऑर्डिनेट्स भेजने को कहता है और फिर वे आगे बेबलाक जाते हैं।
वह जानता है कि युएइंग की रफ्तार से वह पलक झपकते ही आ जाएगा, और हुआ भी यही। 5 मिनट से भी कम समय में याओ याओ कहती है कि उसका भाई आ गया। दूर से एक साया उनकी तरफ तेजी से बढ़ता दिखता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि पैरों की परछाई तक नहीं दिख रही। साफ है कि वो अपनी बहन के पास पहुंचने में एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहता। युएइंग चिल्लाकर चेतावनी देता है कि उसकी बहन से दूर रहो, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी करता, एक लकी का तीर पास के हिरण को लगता है और 6841 का भारी डैमेज देता है। युएइंग की आंखें फटी रह जाती हैं। उसने पहले भी इस आर्चर की ताकत देखी थी, पर तब डैमेज सिर्फ 4000 का था। अब ये लगभग 7000 है। वो हैरान है कि यह बंदा हर दिन इतना खतरनाक कैसे होता जा रहा है। अभी उससे पूछा जाता है कि अचानक पूछे जाने पर युएइंग हब्बाकर कहता है कि वह तो बस कह रहा था कि महान गॉड, क्या आपको मुझसे कोई खास काम था? हाँ, उसने कितनी जल्दी अपने सुर बदल लिए, है ना? हमारा आर्चर समझाता है, क्योंकि याओ याओ ने बताया था कि वो बहुत तेज है, इसलिए उसके पास एक खास ऑफर है। वो चाहता है कि युएइंग दूरगिरी लूट बटोरे, क्योंकि वो खुद अपनी किलिंग स्पीड के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। युएइंग को झटका लगता है, एसएस रैंक टैलेंट वाला होने वाला रोड किंग सिर्फ एक मामूली हेल्पर क्यों बने। लेकिन जैसे ही वो ऑफर सुनता है कि बेचे गए गियर के सोने में 50-50 का बंटवारा होगा, तो नामुमकिन बात भी मुमकिन हो जाती है। सच तो यह है कि हर किसी की एक कीमत होती है। पार्टी का इन्विटेशन भेजा जाता है और युएइंग अपनी बहन से कहता है कि वो उससे प्यार करता है, वह काम के लिए तैयार है। डैमेज देखकर उसे यकीन हो जाता है कि इस दुनिया में सचमुच बहुत ज्यादा लूट मिलने वाली है। सरकारों के सपोर्ट और भारी लोकप्रियता के बावजूद इस गेम में ड्रॉप रेट काफी कम है। यह सच में काफी दुखद है कि ज्यादातर खिलाड़ियों के पास अब तक एक भी बढ़िया इक्विपमेंट नहीं है। हमारे हीरो जैसा ताकतवर खिलाड़ी भी अभी तक शुरुआती कपों के आर्मर में है, जो दिखाता है कि गेम कितना कंजूस है। लेकिन युएइंग फैसला करता है कि अपनी बहन के अच्छे भविष्य के लिए थोड़ी सी इज्जत दांव पर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब टीम तैयार थी, इसलिए वे बिना वक्त गंवाए रास्ते के राक्षसों को मारते हुए आगे बढ़ने लगे। रास्ते में हम देखते हैं कि युएइंग की रफ्तार असल में हमारे आर्चर से भी तेज है, जबकि हमारे हीरो की एजिलिटी 68 है, जो 10 लेवल के फुल एजिलिटी रॉक के बराबर है। फिर भी युएइंग उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज भाग रहा है। सिर्फ 4 लेवल का होने के बावजूद युएइंग उस तूफानी रफ्तार में भी हर एक गिरा हुआ इक्विपमेंट उठा लेता है। सोचना पता है कि उसका असली टैलेंट आखिर है क्या। लेकिन एक बात साफ है, अगर वह सिर्फ भागने पर ध्यान दे तो शायद ही कोई उसे पक पाएगा। हम भले ही हैरान हो, पर युएइंग बेहद खुश है। हालांकि नए खिलाड़ियों के लिए ड्रॉप रेट बहुत कम है, लेकिन हमारे आर्चर की किलिंग स्पीड इतनी ज्यादा है कि ढेर सारे राक्षस इसकी भरपाई कर देते हैं। धीरे धीरे सारा सामान जमा होने लगता है। वह हंसते हुए सोचता है कि एक स्टाफ को 80 कॉपर में बेचकर याओ याओ के लिए ड्यूरियन खरीदेगा। एक और हथियार गिरता है जिसके 120 कॉपर मिलेंगे, जो याओ याओ को ग्रिल्ड फिश खिलाने के लिए काफी हैं। तभी जूते की एक जोई मिलती है, जो बहन के लिए लेट नाइट स्नैक खरीदने के काम आएगी। इस तरह तीनों लाइते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे नौसिखिया गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित ज्वालामुखी क्षेत्र में पहुंच गए। चूंकि हमारे हीरो के पास सीलिंग स्क्रॉल है, इसलिए उसने ज्वालामुखी के राक्षस कावाडवा का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस इलाके में आग लगातार डैमेज देती है। वे ज्वालामुखी के जितना करीब जाते हैं, जलने का असर उतना ही तेज होता जाता है। खुशकिस्मती से इस बॉस को हराने की रणनीति पहले ही तैयार थी। टीम में याओ याओ जैसी प्रीस्ट और अब युएइंग की मदद होने से इस कालकोठरी को साफ करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। हमारा आर्चर युएइंग को आगे बढ़कर ज्वालामुखी क्षेत्र के सभी ज्वाला राक्षसों को अपनी तरफ खींचने को कहता है। युएइंग तुरंत मान जाता है, जबकि आर्चर याओ याओ को अपने भाई की सेहत पर नजर रखने की सलाह देता है। वह हामी में सिर हिलाती है। इसके बाद आदेश देकर हमारा हीरो ज्वालामुखी क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए कदम पीछे हटाता है। उसके हटते ही सिर पर दिखने वाले डैमेज नंबर्स गायब हो जाते हैं। युएइंग पूरे जोश के साथ सीधे गर्मी में कूद पड़ता है। लेकिन कुछ ही देर बाद चट्टानों के पीछे से एक साया भागता हुआ वापस आता है, जिसके पीछे से काला धुआं निकल रहा है। वह मदद के लिए चिल्लाता है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। पता चलता है कि ये ज्वाला राक्षस दूर से हमला करने वाले जादूगर हैं। जब वह याओ याओ से मदद मांगता है तो एक हरी रोशनी उसकी तरफ बीबती है। युएइंग की हेल्थ तुरंत फुल हो जाती है। उसकी अपग्रेडेड हीलिंग कमाल की है, जो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। युएइंग इतनी भारी हीलिंग देखकर हैरान रह जाता है और तभी पीछे से आ रहे एक आग के गोले से बचता है। ठीक उसी समय दूर से एक तीर आता है। वह तीर सीधे मुख्य ज्वाला राक्षस पर जाकर सटीक निशाना लगाता है। टकराते ही तीर अपना काम शुरू कर देता है और देखते ही देखते 3 हिस्सों में बंटकर आसपास के राक्षसों को अपनी चपेट में ले लेता है और उन्हें तुरंत ढेर कर देता है। 1 सेकंड से भी कम समय में 11 राक्षस खत्म हो गए। बाकी राक्षसों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता कि तीरों की एक और बौछार गिरती है और मैदान शांत हो जाता है। युएइंग दूर से ये सब देखकर दंग रह गया। उसने हमारे हीरो की ताकत का जो अंदाजा लगाया था, वह उससे कहीं ज्यादा निकली। वह पूछता है कि क्या यह आर्चर हमेशा से इतना ताकतवर है, जिस पर याओ याओ गर्व से हाँ कहती है। युएइंग को लगने लगा है कि उसका अपना एसएस रैंक टैलेंट इसके सामने फीका है। अब छोटे राक्षसों के सफाई के बाद समय आ गया है कि ज्वालामुखी के बीच से बॉस को बाहर खींचा जाए।
कुछ हिदायतें देकर हमारा हीरो युएंग को दोबारा आगे भेजता है। हालांकि ज्वालामुखी का दानव कवाडवा एक फील्ड बॉस है, लेकिन उसका दायरा सीमित है। वो अपने इलाके से बाहर नहीं आता। ऐसे बॉस को खुले में लाना नामुमकिन होता है, लेकिन हमारा हीरो खास है। उसकी रेंज 7000 मीटर तक पहुंच चुकी है, जो बहुत बड़ी दूरी है। यह दूरी पूरे ज्वालामुखी को कवर करने के लिए काफी है। जैसे ही कावाडवा अपना चेहरा दिखाएगा, हमारा आर्चर उसे ढेर कर देगा। बेचारे युएंग का काम सिर्फ राक्षस को बाहर खींचने के लिए चारा बनना है। तभी अचानक पहाड़ की गहराइयों से एक धमाके की आवाज गूंजती है। आसमान में गागा धुआं छा जाता है और इस उथल पुथल के बीच लावा के कुंड से एक विशालकाय साया ऊपर उठने लगता है। जमीन कांप उठती है, क्योंकि वह भयानक जीव पूरी तरह सबके सामने आ जाता है। यह ज्वालामुखी का दानव कावाडवा है, जो आग उगलने, छोटे चेले बुलाने और लावा का भाव विस्फोट करने में माहिर है। कावाडवा की आवाज बादलों की गरज जैसी है, जिससे पूरा इलाका हिल जाता है। दूर शिकार कर रहे खिलाई भी ईश्वर को सुन सकते हैं। लोकल चैट चैनल तुरंत एक्टिव हो जाता है। भले ही ये राक्षस बहुत ज्यादा ताकतवर दिखता है, पर सच तो ये है कि हमारे हीरो के लिए इसकी सिर्फ हेल्थ बार ही बड़ी बात है, वरना यह कोई बड़ी खतरा नहीं है। जैसे ही राक्षस दिखता है, आर्चर हमला शुरू कर देता है। वह अपने चिर परिचित डबल शॉट से वॉर करता है। दूर का दानव बार बार दहाता है, पर वह ज्वालामुखी के केंद्र से बंधा होने के कारण सिर्फ जमीन पर ही अपना गुस्सा निकाल सकता है। कावाडवा अपने भारी पंजों से चट्टानों को चकनाचूर कर देता है और जमीन पर गहरे गड्ढे बना देता है। कुछ और वार के बाद हमारे हीरो की अटैक स्पीड बढ़ने लगती है और वह तुरंत अपनी म्यूजिकल स्किल को एक्टिव कर लेता है। म्यूजिकल कार्निवल स्किल एक्टिव होते ही उसकी अटैक स्पीड दोगुनी हो जाती है। उसकी कमान से निकलने वाले तीर इतनी तेजी से छूटते हैं कि आंखों से देखना भी मुश्किल हो जाता है। तीरों की इस रफ्तार को पक पाना नामुमकिन सा लगता है। बस पलक झपकते ही राक्षस की विशाल हेल्थ बार पूरी तरह खाली हो जाती है। अब दानव का कोर उसकी लाश के पास हवा में तैरने लगता है। वह रहस्यमयी रोशनी से चमक रहा है, जिससे काली ऊर्जा निकल रही है। हमारा हीरो तुरंत सीलिंग स्क्रॉल निकालता है और उसे कोर पर चिपकाकर उस ज्वाला दानव को सफलतापूर्वक सील कर देता है। आखिरकार मिशन पूरा हो गया। अपने अनोखे क्वेस्ट का स्टेटस कंप्लीट देखकर वो भी थोड़ा रोमांचित हो उठता है। इस पहली जीत से उसे बीआई नाम के तौर पर 2 गोल्ड ग्रेड गियर और 1 गोल्ड ग्रेड आइटम मिलता है। पहला है डेमन स्टाफ, जो चेले बुलाने वाला एक गोल्ड हथियार है। ये लड़ने के लिए 3 ज्वाला राक्षस बुलाता है, जबकि इसका मैना बर्न पैसिव जादू को और ज्यादा मजबूत बनाता है। दोगुनी मैना खर्च करके यूजर अपनी स्पेल पावर को 130% तक बढ़ा सकता है। साफ है कि यह नाजुक जादूगरों के लिए सबसे बेहतरीन आइटम है। समन किए इम्स बेहतरीन ढाल बनते हैं, जबकि माना बर्न डैमेज बढ़ाता है। फिर है डीमन कॉलर गोल्ड एक्सेसरी, जिसका एक्टिव स्किल मैजिक बॉडी इम्यूनिटी हटाता है पहनने वाले के सभी नेगेटिव असर। इसका कूलडाउन 1 घंटे का है और ब्लड बर्न पैसिव मैक्सिमम हेल्थ को 90% कर देता है, जो इसके शानदार 50 पॉइंट के रेजिस्टेंस बूस्ट के आगे कुछ नहीं। गियर के अलावा गोल्ड कंज्यूमेबल डीमंस हेल भी है, जो 5 सेकंड के लिए दुश्मन को कंफ्यूज कर सकता है। हमारे हीरो के लिए ये आगे बहुत काम आएगा। तभी उसका ध्यान जाता है कि ज्वालामुखी के बाहर खिलाड़ियों की भारी भीड़ है। उस भीड़ से एक लंबा चौड़ा मजबूत आदमी आगे आता है, एक अधेड़ योद्धा जिसकी घनी दाढ़ी है। युएंग और याओयाओ शांत रहते हैं और हीरो की तरफ देखते हैं कि वो क्या करेगा। इस इशारे से नए बाटियान ईडाओ को सब समझ आ जाता है कि एजियन शुआंगियाओ ही इस तिकड़ी का लीडर है। वो पूछता है कि क्या भाई शुआंगियाओ की बाटियान गिल्ड में कोई दिलचस्पी है, और उन्हें हॉल मास्टर का बड़ा पद ऑफर करता है। यह सुनते ही भीड़ हैरान रह जाती है। भाई शुआंगियाओ को सिर्फ हॉल मास्टर का पद देना लोगों को काफी अपमानजनक लगता है। मुझे लगता है कि तुम्हें खुद को बाटियान ईडाओ कहना बंद कर देना चाहिए और अंधा ईडाओ कहना चाहिए। कोई चिल्लाता है, जिससे भीड़ फुसफुसाने लगती है। वह डांगतियन था, जो यूशेन गिल्ड का लीडर है। एजियन शुआंगियाओ, हमारे गिल्ड में आओगे तो मैं तुम्हें पहला एल्डर बनाऊंगा। अच्छा प्रदर्शन पर वाइस प्रेसिडेंट भी बना दूंगा। अपने पिछले जीवन में यह यूशेन गिल्ड अपनी घटिया हरकतों के लिए बदनाम थी। उनका दुष्ट देवताओं से हाथ मिलाना और खिलाड़ियों को धोखा देने की यादें हीरो के सामने ताजा थीं, और अब वे उसे अपने साथ आने का न्योता दे रहे हैं, जो बेहद हास्यास्पद है। अगर उसे क्वेस्ट पूरा करने न जाना होता तो वह यहीं पीके करके यूशेन डांगतियन को खत्म कर देता। माफ करना दोस्तों, मेरा किसी गिल्ड में जाने का कोई इरादा नहीं है। वह बाटियान ईडाओस फ्रेंड रिक्वेस्ट मानकर तुरंत रिटर्न स्क्रॉल तोड़ता है और यूचेन गिल्ड को भाव दिए बिना चला जाता है। यूचेन डांगतियन का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। भीड़ बिखरने के साथ ही एजियन शुआंगियाओ द्वारा बॉस मारने और गिल्ड को ठुकराने की खबर आग की तरह फैल जाती है। जाहिर है उसके पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। वह गांव लौट चुका है। मुखिया जी, मैंने मिशन पूरा कर लिया है। बूढ़ा चीज देखकर सिर हिलाता है। मुझे पता था तुम सच्चे योद्धा हो। ये तुम्हारा इनाम है। यूनिक क्वेस्ट द वोल्केनो डीमन पूरा करने पर उसे अनोखा आइटम एंजल विंग्स मिलता है। इन्हें पहनने वाला कंट्रोल करके खुलकर हवा में उड़ सकता है। इन्हें अपग्रेड भी किया जा सकता है। पिछले जन्म में यह ऐसा गियर था जिसके लिए सब तरसते थे। बस एक सोच के साथ ही उसकी पीठ पर लगे पंख फड़फड़ाए और वह हवा में ऊपर उठ गया। पास के खिलाड़ी, जो अभी भी छोटे कामों में व्यस्त थे, हैरान होकर चिल्ला पड़े। पहली बार उड़ने की खुशी में वो आधे घंटे बाद नीचे उतरा। बधाई हो, वह लेवल 10 पर पहुंच गया है। पिछले जीवन में यहाँ तक पहुंचने में उसे पूरे 10 दिन लगे थे, पर इस बार सिर्फ 2 दिन। तभी अचानक पूरे सर्वर में घोषणा गूंजती है,
एक खिलाड़ी लेवल 10 पर पहुंच गया है। लेवल रैंकिंग शुरू हो चुकी है। इस खबर ने सबको हैरान कर दिया। मजाक है क्या? मैं अभी लेवल 4 पर हूँ और कोई लेवल 10 पर है। खिलाड़ी हैरान थे। क्या सच में इतना बड़ा फासला है? पर नाम देखकर महान शुआंग याओ, फिर तो यह समझ आता है। इस बीच लेवल 6 के स्पॉट पर यूशन दोंगतियन काफी गुस्से में था। उसे लगा कि यह एजियन शुआंग याओ बहुत बड़ा खतरा है। अगर वह काबू नहीं आया तो उसे तबाह करना होगा। सुनो, वह कहता है, उसके बारे में पूरी जानकारी निकालो। अगर वह सीधे रास्ते नहीं माना। चिंता मत करिए प्रेसिडेंट, चेला बोला। जब वे साजिश रच रहे, हीरो ने डीमन स्टाफ के स्क्रीनशॉट बेटियानिडा को भेजा। ऑक्शन हाउस 10% फीस लेता था और वह पैसे बचाना चाहता था। कुछ ही देर बाद बातियानिडा ने लिखा, मैं इस गियर के लिए 1 लाख कॉपर कॉइन्स दूंगा। जगह बताओ, सीधे ट्रेड करते हैं। उसने उसे शुरुआती गाँव के गेट पर किसी को भेजने को कहा। तभी बातियान शाओ जुआंग भागता हुआ आया। वह लड़का बेहद तमीजदार था और उन्होंने फटाफट ट्रेड पूरा किया। सच कहें तो वह थोड़ा डरा हुआ था और गांव से बाहर जाने के बजाय सीधे वेयर हाउस की तरफ भागा। अब हीरो टैलेंट स्टैक करने पर ध्यान दे सकता है। वह लेवल 0 के खरगोशों के ऊपर उड़कर अपनी रेंज से 2 मिनट में पूरा इलाका साफ कर देता है। वह लेवल 1 वाले स्थान पर भी सबको खत्म करता है। साथ ही वह याओ याओ को मैसेज करके कोऑर्डिनेट्स देता है और उसे भाई युइंग के साथ रुकने को कहता है। उड़ते हुए उसके टैलेंट स्टैक 10,000 से ऊपर चले जाते हैं। जब वह आसमान से भाई बहन के सामने उतरा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हैरान होकर वह ज्वालामुखी की राख से बनी घाटी में पहुंचते हैं। वह गांव के मुखिया की दी हुई सील स्क्रॉल निकालता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, फ्लेम डीमन का ऑरा मिला है। टेलीपोर्ट करने के लिए स्क्रॉल इस्तेमाल करें। वह हाँ करता है और तभी घोषणा होती है, खिलाड़ी एजियन शुआंग याओ ऑफ द डीमन। अब लेवल 10 या ऊपर के खिलाड़ी आ सकते हैं। आधा मिनट भी नहीं हुआ कि हमारे हीरो के संदेश लगातार बजने लगे। बाटियानिडा बिना सोचे शर्तों पर मान गया, क्योंकि पहला क्लियर किसी भी विज्ञापन से बढ़कर था। उसका इंतजार करते वक्त पास ही कुछ खिलाड़ी प्रवेश द्वार के पास जुटने लगे। उन्होंने उसे पहचान लिया और कुछ लड़कियां मुस्कुराती हुई आईं। सुनिए महान गॉड, हमारी पार्टी में सब लड़कियां हैं। एक ने कहा बहुत हीलिंग देगी, जबकि दूसरी अपने पेट की तारीफ करने लगी। यह देखकर याओ याओ का मुंह गुस्से से फूल गया। उसे लगा जैसे उसका पसंदीदा खजाने पर चोरों की नजर हो। बाटियानिडाओ ने ज्यादा इंतजार नहीं कराया, क्योंकि वह सबसे पहले जीतना चाहता था। वह अपने 8 खास खिलाड़ी लाया था। हीरो ने तुरंत पार्टी बनाई जिसमें याओ याओ और बाटियन की टीम थी। अंदर मेरे पीछे रहना, उसने कहा। मैं सुरक्षित जीत की गारंटी देता हूँ। बाटियानिडाओ ने हाँ कहा कि बात न मानने वाले को निकाल दिया जाएगा, पर तभी युइंग को लगा कि उसे छोड़ दिया है। लूट के लिए दूसरे हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं, उसने कहा और वह सबको अंदर ले गया, जिससे युइंग हैरान रह गया। मजाक है क्या? वह मेरी बहन को ले गया और मुझे छोड़ दिया। वह चिढ़ गया। मैसेज आया, डंजियन ब्रेथ ऑफ द डीमन, लेवल चुने। बिना सोचे उसने हेल मोड चुना। टेलीपोर्ट होते ही पूरा ग्रुप नर्क वाले डंजियन के बीच में पहुंच गया। वहां उनका स्वागत भयंकर गर्मी से हुआ। आते ही असहनीय तपन महसूस हुई। तभी बाटियन के लोगों को माहौल का एहसास हुआ और उनके चेहरे पीले पड़ गए। रुको, हम हेल मोड में क्यों हैं? यह खुदकुशी है। मुझे जो चाहिए वो सिर्फ यहीं मिलेगा, उसने जवाब दिया। सुनकर बाटियानिडाओ ने चुप रहना सही समझा। बाकी लोग इतने समझदार नहीं थे, वे चुप तो रहे, पर उनकी प्राइवेट चैट शिकायतों से भर गई। ये क्या सोच रहा है? वे आपस में बड़बड़ाए। बिना प्रैक्टिस के सबसे मुश्किल लेवल चुनना पागलपन है, लेकिन हमारे हीरो के लिए परीक्षा अभी शुरू हुई थी। बाटियानिडाओ ने सोचा कि अगर उसने ये रास्ता चुना है तो कोई प्लान होगा। ये सुनकर सब चुप हो गए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि लोग उसके बारे में बातें बना रहे हैं। उसका ध्यान सामने डंजियन की जानकारी पर था। उसने पिछले जीवन में इस हेल लेवल का सामना किया था। हालांकि आखिरी बॉस से पहले वो हार गया था। वह बॉस एक मेले कॉम्बैट का ये शानदार तोड़ उसकी पुरानी काबिलियत को बेकार कर देता है, जिससे पूरी टीम खत्म हो जाती है। लेकिन अब माहौल बदल चुका है। वह अपना संगीत लांबो थामता है और खिलाड़ी को सीधा आदेश देता है। वे टीम में एक चोर की पोशाक में हैं। आखिरकार वे बाटियन गिल्ड के एलीट सदस्य हैं। भले ही वे हेलमोड के फैसले या उसके अजीब आदेशों को न समझें, लेकिन उनकी पेशेवर गेमिंग स्किल्स बेहतरीन हैं। काइटिंग और हीलिंग का पूरा काम पानी की तरह बहने लगता है। उसी समय बाहर भागा चोर राक्षसों के झुंड को फुसला कर लाता है। ये इंसानी राक्षस देखते ही दहाड़ मारते हैं। जिम्मेदार चोर तनाव में दिख रहा है। इन राक्षसों का हमला तेज, लेकिन डिफेंस कमजोर है। अगर उसे 2 बार भी लगे तो वह वहीं मर सकता है। यह देखकर टीम का टैंक आगे बढ़ने की तैयारी करता है, लेकिन हमारा हीरो बस अपना धनुष उठाता है और 1 सेकंड में 3 तीर छोड़ता है। डबल हैवी एरोस और स्प्लिट एरोस के तालमेल से अचानक भारी नुकसान के आंकड़े सामने आने लगते हैं। मोल्टन डीमंस के सिर पर हर बार 10,000 से ज्यादा का डैमेज देता है। चोर का पीछा कर रहे 7-8 राक्षस तुरंत मर जाते हैं और पीछे सिर्फ हथियारों का ढेर रह जाता है और तांबे के सिक्के। हर कोई हैरान रह जाता है, आखिर यह क्या हुआ? हर बार पर 10,000 डैमेज, एक बार में ही सफाया। यहाँ तक कि बाटियानिडाओ भी अवाक रह गया।
वह जानता था शुआंग याओ ताकतवर है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह इतना शक्तिशाली है। फिर भी यह ताकत देखकर आखिरकार सभी राहत की सांस लेते हैं। सच कहें तो उनका चिंतित होना जायज था। तुम लोग खड़े क्यों हो, जाओ लूट उठाओ, हमारा हीरो आवाज लगाता है। टीम होश में आती है और टैंक सबसे पहले गिरे हुए सामान को समेटने दौड़ता है। इस बीच चोर खिलाड़ी अपना काम जारी रखते हुए बाकी बचे हुए मोल्टन डीमंस को बाहर खींचता है। 1 मिनट से भी कम समय में घाटी का प्रवेश द्वार साफ हो जाता है। ऐसी कार्यकुशलता देखकर सब कुछ देख चुकी एलीट बाटियन टीम भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाती। मुझे इस गियर की जरूरत नहीं, तो क्यों ना आप लोग इसकी सही कीमत दे दें। बाटियन ईडाओ सीधा गोल्ड टियर के हिसाब से दाम तय करता है। हमारे हीरो को कोई ऐतराज नहीं होता। हमारा समूह आगे बढ़ता है और जल्द ही एक गुफा के मुहाने पर पहुंचता है, जहां राक्षसों का झुंड छत से उल्टा लटका है। हम शुआंगयाओ को हाथ उठाकर एक तीर चलाते हुए देखते हैं, जिसके बाद डबल हैवी एरोज और स्प्लिट एरोज के साथ बुनियादी हमलों का तालमेल होता है। पास के राक्षस तुरंत नष्ट हो जाते हैं, जिससे बाकी टीम इसकी तेज गति देखकर हैरान रह जाती है। जैसे ही वे गहराई में जाते हैं, 3 अलग सुरंगें दिखती हैं। हमारा हीरो जानता है कि बीच का रास्ता बॉस तक जाता है, जबकि बाकी में जरूरी स्विच हैं। बिना सोचे वो उन्हें लेकर बाईं सुरंग में जाता है। 3 मिनट से भी कम चलने के बाद रास्ता पूरी तरह खुल जाता है और एक विशाल भूमिगत कमरा सामने आता है। इस बड़े स्थान के ठीक बीच में एक शानदार आग की वेदी है। एक पत्थर बना राक्षस वेदी के बीच में पहरा दे रहा है और उसके ठीक पीछे एक लीवर जैसा स्विच है। बॉस तक पहुंचने के लिए वह स्विच दबाना जरूरी है, लेकिन एकमात्र रास्ता जो सुरंग को वेदी से जोड़ता है वह एक संकरा जंजीर का पुल है। पुल के नीचे अनंत अंधेरा है। इस परीक्षा के लिए किसी को जंजीरों को पार करके राक्षस को जगाने वेदी पर जाना होगा। जागते ही वह पुल को तबाह कर देगा। जब तक पार करने वाला जंजीर टूटने से पहले राक्षस को न मार दे, उसका अंत तय है। पहले काइटिंग करने वाला चोर आगे आकर जाने की पेशकश करता है, क्योंकि उसकी चाल काफी तेज है, जिससे शायद कुछ समय मिल सके। वह अपनी फुर्ती पर भरोसा जताते हुए दोबारा कहता है कि वह राक्षस का ध्यान भटका सकता है। सच कहें तो यह जानलेवा काम है। शुआंगयाओ हामी भरता है, उसे आगे बढ़ने का इशारा करते हुए। चोर तुरंत जंजीर के पुल पर दौड़ता है और बीच की वेदी पर कूद जाता है। जैसे ही उसके पैर पत्थर को छूते हैं, एक भारी गूंजती दहाड़ सुनाई देती है। एक आवाज इंसानों के घमंड पर गरजती है। वह दावा करती है कि महान अग्नि राक्षस लारोन को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, और मूर्ति तुरंत जीवित हो उठती है। उसके शरीर से आग की लपटें निकलती हैं और वह एलीट डीमन गार्ड शिनॉट में बदल जाता है। यह सचमुच एक भयानक दृश्य है। दूरी बहुत ज्यादा है और टीम सोचती है कि क्या उनका लीडर यहाँ से राक्षस पर निशाना साध पाएगा। सभी अचानक संदेह में पड़ जाते हैं। जब बाकी लोग चिंता कर रहे हैं, हमारे हीरो ने अपना धनुष खींच लिया है। सिल्वर मून लॉन्गबो पर एक साधारण लकड़ी का तीर चढ़ाकर छोड़ दिया जाता है और वह सीधे डीमन गार्ड को लगता है। अचानक राक्षस का हेल्थ बार तेजी से गिरता है। 12,480 का नुकसान। आंकड़े खुद बोलते हैं। क्या वह मार सकता है? हाँ, बिल्कुल। राक्षस दहाड़ता है, घुसपैठियों को कीड़े कहकर सामने आने की चुनौती देता है, लेकिन वह लगातार हो रहे हमलों से पहले ही पस्त हो रहा है। इस भारी ताकत के आगे एलीट गार्ड टिक नहीं पाता। वो 8 सेकंड भी नहीं झेल पाता और ढेर हो जाता है। बॉस के गिरते ही वेदी पर हथियारों का ढेर लग जाता है। किस्मत से राक्षस का ध्यान भटकाने वाला चोर इस खतरे से बच जाता है। वह जल्दी से लूट समेटता है, जबकि शुआंगयाओ बेकार के ब्लैक आयरन और सिल्वर टियर के सामानों को छोड़ देता है, जो उसके स्तर के नहीं है। हालांकि वह एक खास चांदी का राजदंड रख लेता है। इसके बुनियादी गुण साधारण है, लेकिन इसमें एक दुर्लभ और मूल्यवान रेजरेक्शन कौशल है। वह चोर को वह राजदंड याओयाओ को देने को कहता है। जब उस लड़की को वह मिलता है तो उसे विश्वास नहीं होता अपनी किस्मत पर। उसे आश्चर्य होता है कि इतना बेहतरीन आइटम हमारे हीरो ने बिना सोचे उसे दे दिया। चालू होने पर यह नया जीवन देता है। इसकी ताकत जानकर वे सब हैरान रह जाते हैं। गियर बढ़ने के बाद हम चोर को पहला स्विच चालू करने के लिए लीवर खींचते हुए देखते हैं। पहला काम पूरा होने पर शुआंगयाओ टीम को वापस 3 रास्तों वाले जंक्शन पर ले जाता है और दाहिना रास्ता चुनता है। पहले कमरे की तरह ही इस क्षेत्र में भी एक और वेदी है, जिसकी रखवाली एक पत्थर बना राक्षस कर रहा है, जो जाल बिछाए बैठा है। हमारा हीरो अपनी सफल रणनीति दोहराते हुए उसे मार गिराता है, उससे पहले कि वह संकरे पुल को नष्ट कर पाता। इस जीत से कुछ और सिल्वर और ब्लैक आयरन आइटम मिलते हैं। क्योंकि ये उसके काम के नहीं है, वह दूसरों को इन्हें आपस में बांटने देता है। वह बाटियन एडल को बंटवारा करने देता है। अब जब दोनों स्विच सक्रिय हैं, टीम आखिरकार अंतिम बॉस का सामना करने के लिए तैयार है। वह बीच की सुरंग से जमीन की ओर नीचे जाते हैं, जब तक वे पहले दोनों से बहुत बड़ी भूमिगत गुफा में नहीं पहुंच जाते। दूसरी जगहों के विपरीत यहाँ कोई वेदी या छोटे राक्षस नहीं है, बस गहराई में जाने वाली एक खड़ी पथरीली सीढ़ी है। गुफा के नीचे उबलते लावे का समुद्र खौल रहा है। ठीक बीच में एक विशाल भयानक राक्षस की खोपड़ी है, जिसकी आंखें बंद हैं। यही इस कालकोठरी का असली मालिक है, फ्लेम डीमन लैरोन।
लावे के किनारे कुछ छोटे खतरनाक पथरीले मंच हैं। इन पर केवल 3 या 4 लोगों के खड़े होने की जगह है और खड़े होने का कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। ईमानदारी से कहें तो ये एक बड़ी चुनौती थी। पिछले जीवन में हमारे हीरो ने एक योद्धा के रूप में इस बॉस से मुकाबला किया था, लेकिन इस विशालकाय के खिलाफ उसकी पहुंच बहुत कम थी। अब वह बॉस के लावे के हमलों से बच नहीं सका था। हालांकि इस बार भूमिकाएं बदल चुकी हैं। आखिरकार टीम का एक और योद्धा यह काम संभालता है। वह सावधानी से नीचे पहुंचकर वॉर करता है। राक्षस के सिर पर उसकी 2 हाथ वाली तलवार से केवल 5 पॉइंट का मामूली डैमेज होता है। राक्षस की विशाल खोपड़ी से खून जैसे लाल रंग के 2 आंकड़े निकलते हैं। यह देखकर योद्धा का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। हमारे हीरो के हजारों के डैमेज के सामने यह कुछ भी नहीं है। बाती एंड इडाओ को भी शर्म आती है। वो चुपके से शुआंग याओ की तरफ देखता है और कोई प्रतिक्रिया न देखकर राहत की सांस लेता है। डैमेज मिलने पर सो रहा बॉस आखिरकार जाग जाता है। वह जानना चाहता है कि सुबह सुबह उसकी नींद में किसने खलल डाला और सजा देने का वादा करता है। एक धीमी और गहरी दहाड़ के साथ लावे में मौजूद राक्षस धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने लगता है। बाहर लड़े गए विशाल रूप के विपरीत फ्लेम डीमन लैरोन का यह नया अवतार केवल 5 मीटर लंबा है। हालांकि छोटे कद के बावजूद उसके गुण पहले मिले किसी भी राक्षस से एक स्तर ऊपर हैं। हाँ, वह छोटा है लेकिन कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह अपने डीमन किंग ग्रुप में फ्लेम डीमन लैरोन है, जो लेवल 10 का एक दुहा स्वप्न है। उसके कौशल भयानक हैं। फ्लेम रॉर, समन डीमन, मग्मा इरप्शन, जायंट्स बॉडी और एंशिएंट रिबर्थ। यह वाकई एक खतरनाक सूची है। जब राक्षस के बड़े आंकड़े सामने आते हैं तो सन्नाटा छा जाता है। वे सोचते हैं कि क्या इसे मारा जा सकता है। कुछ को डर है कि वे सब मर जाएंगे। बाकी लोग उन्हें बकवास न करने को कहते हैं। फिर भी सबकी नजरें समाधान के लिए हमारे हीरो पर टिक जाती हैं। उसने पहले ही अपनी प्रत्यंचा खींच ली है और उसका एक तीर सीधे आग की गहराई में जा लगता है और नीचे उस राक्षस के ऊपर 9754 का भारी डैमेज दिखता है। लगता है हमारे हीरो की ताकत ही यहाँ काम आएगी। उस आग के दानव का गुस्सा तुरंत भड़क उठता है। वह जीव उन्हें कीड़े मकोड़े कहकर बुलाता है और घोषणा करता है कि वह अब सचमुच गुस्से में है। जैसे ही दानव एक विनाशकारी जवाबी हमले की तैयारी करता है, वह याओ याओ को रास्ते से हटने के लिए चिल्लाता है। एक जोरदार आग का धमाका होता है और गुफा में चीखों की खौफनाक आवाजें गूंज उठती हैं। पलक झपकते ही एक एक करके सभी साथियों के पोर्ट्रेट काले पड़ जाते हैं। बस उसके पास खड़ी याओ याओ ही बच पाती है। बाटी और इदाओ समेत बाकी सभी लोग मारे जा चुके हैं। वह याओ याओ को कसकर पकड़ने के लिए कहता है और गुफा के सबसे ऊंचे हिस्से की ओर उड़ जाता है। याओ याओ डर से अधमरी हो रही है। वह अपनी पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़े हुए हैं। दोनों मिलकर सुरक्षित ऊंचाई की ओर उड़ जाते हैं। गुफा का सबसे ऊपरी हिस्सा लावे से पूरे 500 मीटर ऊपर है, जहाँ फ्लेम डेमन खड़ा है। इतनी दूरी से दानव के हमले हमारे हीरो तक नहीं पहुंच सकते। वह बिना एक पल गंवाए तुरंत अपना धनुष उठाता है और नीचे दहाड़ते हुए फ्लेम डेमन पर तीरों की बारिश शुरू कर देता है। अपने शिकार तक न पहुंच पाने के कारण फ्लेम डेमन लाचारी में दहाड़ने और लावे को इधर उधर बिखेरने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। इस बीच बटियन गिल्ड की प्राइवेट चैट में जैसे धमाका हो गया है। गिल्ड के सदस्य हैरान हैं कि ये कैसा खतरनाक डैमेज था। पूरी हेल्थ होने के बावजूद एक योद्धा पल भर में मारा गया। वे सोच रहे हैं कि क्या शुआंग बियाओ वाकई इस बॉस को हरा पाएगा। वह हर बफ को चालू करके अपनी सीमाओं को पार करते हुए लड़ रहा है। म्यूजिकल कार्निवल शुरू होता है और आखिरी आशीर्वाद दिया जाता है। वह खुद से कहता है कि रोशनी उसकी रक्षा करेगी। याओ याओ तुरंत एक लाल पुनरुत्थान का स्टेटस लगाती है। इसके तुरंत बाद फ्लेम डेमन एक विनाशकारी फुल स्क्रीन हमला करता है। कोई भी सर्वाइवल स्किल न बचने के कारण याओ याओ की हेल्थ तुरंत खत्म हो जाती है। यह एक दुखद नजारा है, लेकिन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। उसने उसे डैमेज देने के लिए कीमती समय दिलाया है। वह हवा में एक भूत की तरह चकमा देते हुए घूमता है, जबकि लैरॉन एक घायल शेर की तरह दहाड़ता है। जल्द ही लैरॉन के हमले उसे छू भी नहीं पाते। वह दूरी बनाए रखते हुए लगातार दबाव बनाने की क्लासिक काइटिंग तकनीक अपनाता है। उसकी फुर्तीली चालों के कारण लैरॉन की हेल्थ लगातार गिरती जाती है। आखिरकार जब हेल्थ आखिरी सीमा पर पहुंचती है तो वह बिना झिझक अपना अंतिम प्रहार तैयार करता है और खत्म कर देता है। मरे हुए साथी अभी भी इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं, लेकिन इससे पहले कि वे दोबारा जीवित हों, उनके कानों में एक गेम नोटिफिकेशन गूंजता है। उनकी टीम ने सफलतापूर्वक हेल लेवल डंजन पार कर लिया है। यह संभव लगता है, फिर भी सिस्टम झूठ नहीं बोलता। शुआंग बियाओ और याओ याओ के नाम बाटी और इदाओ के नाम इस भयानक चुनौती को जीतने वाले पहले खिलाड़ियों के रूप में घोषित किए जाते हैं। डेमन्स ब्रेथ डंजन में उनका यह कारनामा पूरे स्टार सोर्स महाद्वीप के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। यह घोषणा सबको हैरान कर देती है। बाटी, इदाओ और उनकी टीम पूरी तरह सन्न है। लड़ाई शुरू होने से लेकर अब तक मुश्किल से 3 मिनट ही बीते हैं। इस खौफनाक अंतिम बॉस का इतनी जल्दी मारा जाना सचमुच अविश्वसनीय है। दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग नॉर्मल लेवल डंजन में खिलाड़ी यूशिन अपनी गिल्ड के खास खिलाड़ियों को अपने आखिरी बॉस के खिलाफ एक बेहद कठिन लड़ाई में लीड कर रहा है। इसके विपरीत हेल लेवल वर्जन की तुलना में नॉर्मल लेवल काफी आसान है। यहाँ का बॉस एक बड़े सपाट मैदान में खड़ा है और इसके आंकड़े उस खौफनाक बॉस से बेहद अलग हैं। सही काइटिंग के साथ इसकी मुश्किल को संभाला जा सकता है। गिल्ड लीडर, लगता है यह पहली जीत हमारी यूशिन गिल्ड की ही होगी। हाँ, बिल्कुल सही, यूशिन ने घमंड भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया।
उसे लगा कि वह बेवकूफ बाटियन इदाओ अभी भी शुआंग बियाओ की चापलूसी में व्यस्त होगा, लेकिन तभी सिस्टम घोषणा गूंजती है कि उन्होंने डेमन्स ब्रेड डंजन पूरा कर लिया है। पहली जीत। क्या? पास खड़ा एक सदस्य अपनी आंखें फाड़कर चिल्लाया। गिल्ड लीडर, उन्हें देखिए, उन्होंने हेल लेवल पार कर लिया है। उस सदस्य के चिल्लाते ही पूरे ग्रुप में हड़कंप मच गया और तुरंत ही एलीट टीम के सदस्य जो अपने खुद के बॉस से लड़ रहे थे इस खबर से हैरान रह गए। एक पल के लिए उनके कदम लड़खड़ाए, जो एक घातक गलती साबित हुई। पागल बॉस को मौका मिल गया और उसने तुरंत कई कमजोर प्लेयर्स को खत्म कर दिया। फिर वह मुड़ा और उन योद्धाओं को कुचल दिया जिन्हें डैमेज झेलना था। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने के साथ ही पूरी टीम का सफाया हो गया। रंजन के द्वार पर वापस आकर युशिन गुस्से से लाल है। उसने एक सदस्य का मुंह दबोचकर कहा, तुम्हें चिल्लाने को किसने कहा था? गिल्ड लीडर, माफ करना। इसी बीच हमारे हीरो के लिए एक नोटिफिकेशन बजता है। उसने सिल्वर बॉस फ्लेम डेमन लेरॉन को हरा दिया है। उसे शून्य एक्सपीरियंस मिला, जिससे वह थोड़ा उदास हुआ। लगता है शुरुआती ट्रायल के बिना उसका एक्सपीरियंस बढ़ना बंद रहेगा। वह यहाँ केवल पहली जीत के इनाम के लिए ही नहीं, बल्कि शुरुआती गांव में दबे एक छिपे हुए सुनहरे खजाने के लिए भी रुका था। जैसे ही वे डंजन के द्वार पर दिखाई दिए, उसने नजर डाली अपनी इन्वेंट्री की लूट पर। उसने एक के बाद एक डील करने का फैसला किया। वह एक गोल्डन और 4 सिल्वर उपकरण बाटियन इदाओ को बेच देता है, जबकि 2 खास चीजें खुद रख लेता है। पहला है फ्लेम इन ब्लड, जो लेवल 10 का एक गोल्डन आइटम है। इसकी एक्टिव स्किल फ्लेम पाथ चलने पर पीछे आग की लकीर छोड़ती है, जो 10 सेकंड तक रहती है। यह आग दुश्मन को हर सेकंड 50 डैमेज देती है, जो भी इस पर पैर रखेगा। यह सचमुच उपयोगी है और इसका कूलडाउन 1 घंटा है। दूसरा आइटम हेलस्टोन नेकलेस है, एक गोल्डन ग्रेड पीस जो मैजिक को 50 पॉइंट बढ़ा देता है। यह रेजिस्टेंस को भी 100 पॉइंट बढ़ाता है और फायर रिंग टूटने तक 100 पॉइंट का डैमेज रोकता है। महान भगवान शुआंग याओ, मैं आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। अगर थोड़ी भी देर होती तो युशिन गिल्ड पहली जीत छीन लेती। शुआंग याओ इसे साधारण सौदा मानकर टाल देता है। बाटियन इदाओ को विदा करने और कुछ निर्देश देने के बाद वह आज के लिए लॉग ऑफ कर देता है। वह लेवल रैंकिंग पर एक नजर डालता है। वह सबसे ऊपर है और दूसरे स्थान पर यूनियाओ उसके बेहद करीब है। डंजन में उसके साथ रहने की वजह से उसे भारी मात्रा में एक्सपीरियंस मिला और वह लेवल 9 पर पहुंच गई। तीसरे स्थान पर यूइंग है, जो अब लेवल 8 पर है। हेलमेट उतारकर वो अपना बैंक बैलेंस देखता है। जब उसे 7 अंकों की बड़ी रकम दिखती है तो उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान खिल उठती है। बिना संकोच वह 9,90,000 ऑनलाइन खर्च करके एक हाई एंड गेमिंग पॉड प्री ऑर्डर करता है। ये एक बड़ा निवेश है, लेकिन साधारण हेलमेट के विपरीत ये गेमिंग पॉड 2 गुना अतिरिक्त खेलने का समय देता है। ज्यादातर खिलाड़ियों के लिए इसका मतलब सिर्फ थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके लिए ये 2 घंटे अपने टैलेंट को बढ़ाने के 2 और घंटे हैं। वह पहले इसे नहीं खरीद सकता था, पर अब मौका नहीं छोड़ेगा, हाथ से जाने नहीं देगा। डिलीवरी स्टाफ काफी तेज है। खाना खत्म करने के कुछ ही देर बाद वे इंस्टॉल करने के लिए उसके दरवाजे पर आ पहुंचे। 1 घंटे बाद गेमिंग पॉड तैयार था। इस बेहतरीन सेटअप के साथ वह समय गंवाए बिना सीधे विलेज चीफ के पास जाता है। अरे तुम हो, बूढ़े ने कहा। शुआंग याओ बस इतना कहता है कि वह ट्रायल के लिए तैयार है। चीफ पूछता है कि वह किस कठिनाई स्तर को चुनना चाहता है। वह समझाता है कि यह ट्रायल कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि यह उसका पूरा भविष्य तय करेगा। बूढ़ा उसे सोच समझकर चुनने की सलाह देता है। एक लाल स्क्रीन पर चमकती है, जो किसी भी सामान्य खिलाड़ी के लिए डरावनी लग सकती है, लेकिन शुआंग याओ को चेतावनियों की परवाह नहीं है। वह पूरा ध्यान सिलेक्शन पैनल पर लगाता है और सबसे खतरनाक विकल्प चुनता है, हेल डिफिकल्टी। इस स्तर पर मॉन्स्टर्स की हेल्थ 6400% और ताकत 3 गुना होती है। मैं हेल चुनता हूँ, वह दृढ़ता से कहता है। चीफ का चेहरा बदल जाता है और वह हैरान रह जाता है। नौजवान, मैं दृढ़ता से कहता हूँ कि दोबारा विचार करो। शुआंग याओ का इरादा पक्का देखकर चीफ बहस बंद कर देता है और सिर्फ कहता है, तुम्हारा भाग्य साथ दे बच्चे। चीफ टेलीपोर्टेशन चालू करता है। शुआंग याओ के पैरों के नीचे से नीली रोशनी निकलती है और अगले ही पल वह गांव से गायब हो जाता है। वह खुद को एक धुंधली रोशनी वाले भूमिगत मैदान में पाता है। यह जगह लगभग 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। मैदान के किनारे खड़े होते ही एक सिस्टम नोटिफिकेशन बजता है, जो पुष्टि करता है कि खिलाड़ी शुआंग याओ अब हेल लेवल ट्रायल शुरू कर रहा है। घोषणा उसे बताती है कि उसका सामना बरसर्कर ग्रॉल से होगा और इसके साथ ही असली परीक्षा शुरू होती है, जब सिस्टम सामने खड़ा बरसर्कर झटके से अपनी आंखें खोलता है। उसकी खून जैसी लाल पुतलियां जानलेवा इरादे से शुआंग ब्याओ पर टिक जाती हैं। वह गरजता है, क्या तुम चुनौती देने वाले हो? ये ग्राउल है, एक 10 लेवल का बरसर्कर जिसके पास खौफनाक स्किल्स हैं। उसकी ताकतों में बरसर्क रेज, डीमन गॉड्स ब्लड लस्ट और ब्लड स्टिमुलेशन शामिल हैं। हालांकि शुआंग याओ को लगा था कि वह तैयार है, लेकिन ग्राउल के असली आंकड़े देखकर उसका हलक सूख जाता है। सच कहें तो ये स्टैट्स बेहद डरावने हैं। वह सोचता है कि क्या उसकी योजना काम करेगी। उसकी धड़कनें तेज हैं। तभी उसे याद आता है अपने पिछले जन्म का एक फोरम पोस्ट, जहां किसी ने ग्राउल की शक्तियों का विश्लेषण करके उसे हराने का तरीका बताया था। रणनीति थी लंबी दूरी के हमलों की कमी का फायदा उठाकर उसे काइट करना।
और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका हवा में रहना था, जिसके लिए उसे एंजल्स विल की जरूरत थी। जब वो सोच में डूबा था, एक लाल तलवार की लहर उसके चेहरे की तरफ बढ़ी। वह एन वक्त पर बच जाता है और वह हमला पीछे की दीवार में गहरी दरार बना देता है। बाल बाल बचने के बाद वह ऊपर देखता है, जहां ग्राउल अपनी विशाल तलवार जमीन में गाड़ रहा है। उसका चेहरा गुस्से से लाल है। महान ग्राउल के सामने ध्यान भटकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शुआंग याओ का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह जानता है कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तभी एंजल्स विल के पंख उसके पीछे प्रकट होते हैं और वह तेजी से प्लाजा की छत की ओर उड़ जाता है। अब तक ग्राउल पूरी तरह सतर्क होकर उसकी तरफ झपटता है, लेकिन शुआंग बियाओ उसकी पहुंच से बाहर हो चुका है। वह हवा में 50 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर तैरते हुए अपना हाथ उठाता है और वॉर करता है, जिससे 30-40 के डैमेज नंबर दिखते हैं। 5 और 8 के आंकड़े उभरते हैं। उसकी मेहनत से उसका पैसिव टैलेंट 31,000 से ज्यादा पॉइंट्स जुटा चुका है। वह लगातार तीर बरसाते हुए अपने धनुष को खींचता रहता है, लेकिन ग्राउल बस अपनी तलवार हिलाकर हर हमले को रोक देता है। वह चिढ़ाते हुए कहता है, कीड़े, क्या बस इतना ही है? शुआंग बियाओ इस ताने पर ध्यान नहीं देता और लगातार तीर चलाता रहता है, जिससे आसमान तीरों की परछाइयों से भर जाता है। फिर भी ग्राउल उन्हें आसानी से हटा देता है और कहता है, मुझे कुछ और दिखाओ, छोटे कीड़े। साधारण हमलों को बेअसर देखकर वह समझ जाता है कि रणनीति बदलने का समय आ गया है। वह तुरंत अपना म्यूजिक स्किल चालू करके फ्रेंजी सक्रिय करता है, जिससे स्पीड 200% बढ़ जाती है। राहुल अपनी भारी तलवार से तीरों की बौछार को रोकने की कोशिश करता है, फिर भी कुछ तीर उसे लग ही जाते हैं। हालांकि ग्राउल इस मामूली नुकसान पर जोर से हंसता है, जैसे यह सिर्फ एक हल्की खुजली हो। शुआंग बियाओ शांत रहता है और उसके हाथ इतनी तेजी से चलते हैं कि प्रत्यंचा धुंधली हो जाती है, जिससे तीरों की घनी बारिश होने लगती है। ग्राउल इस हमले को आसानी से नाकाम कर देता है और कहता है कि उसका खेल खत्म हुआ, अब सीरियस होने का वक्त है। एक भयानक दहाड़ के साथ वह बर्सर्क रेज एक्टिवेट करता है। शुआंग बियाओ का चेहरा गंभीर हो जाता है, क्योंकि प्लाजा का माहौल बदल रहा है। ग्राउल के तलवार घुमाते ही स्वॉर्ची की एक विशाल लहर सीधे हमारे नायक की तरफ बढ़ती है। वह सही समय पर बच निकलता है, जिससे पीछे की पत्थर की दीवार चकनाचूर हो जाती है। अंदर से वह इस विनाशकारी ताकत से दहल जाता है। ग्राउल पूछता है, क्या तुम्हें असली ताकत समझ आई? इसके बाद हवा में खून जैसी लाल तलवार की लहरों की बौछार होने लगती है। शुआंग बियाओ किसी घबराए हुए पक्षी की तरह तेजी से अपने पंख फड़फड़ाते हुए जानलेवा जाल से बचने की कोशिश करता है। पत्थर की दीवारों से टकराने वाली हर लहर से एक धमाका होता है, जो पूरे चैम्बर में गूंजता है। वह हवा में खुद को संभालने की कोशिश करता है और विरोधी की बेताब हरकतें देखता है। ग्राउल उसे ताना मारते हुए पूछता है कि क्या उसकी सीमा आ चुकी है। मलबे के गुबार से निकलते हुए शुआंग याओ अपने कपड़ों से धूल झाड़ता है और कहता है कि अब उसकी असली ताकत देखने का समय है। ग्राउल इसे बकवास मानकर हंसता है, लेकिन तभी अंधेरे प्लाजा में मून गॉडेस की शक्ति प्रकट होने लगती है। एक तेज आवाज के साथ एक चांदी जैसी सफेद जादुई आकृति उसे घेर लेती है और एंजल्स विल के पंख अंदर की ओर मुड़कर उसे रोशनी के घेरे में लपेट लेते हैं। 2 सेकंड बाद रोशनी बिखर जाती है और सच कहें तो यह बदलाव वाकई शानदार है। वह घोषणा करता है कि खेल अब शुरू होता है। यह मून गॉडेस का रूप है, जो केवल म्यूजिकल लॉन्गबो और एंजल्स विल को मिलाकर ही अनलॉक होता है। यह उसका असली रूप का पत्ता है। एक रिग्रेसर के रूप में उसने इस शक्ति को इसी पल के लिए बचाकर रखा था। वह चंद्रमा की शक्तियों का आह्वान करता है और एक्सक्लूसिव स्किल सोल ब्रेकर को सक्रिय करता है। यह स्किल 200% ट्रू डैमेज के साथ दुश्मन की कुल सेहत का 8वां हिस्सा खत्म कर देती है। एक चंद्र ब्लेड धूमकेतु की तरह ग्राउल की ओर बढ़ता है, जो बचाव में तलवार उठाता है, और वह चंद्र ब्लेड उसकी भारी स्टील की तलवार से चिंगारियां उड़ाते हुए टकराता है। इस टक्कर से एक भीषण शॉकवेव पैदा होती है और धुआं हटने पर हम देखते हैं कि ग्राउल की हेल्थ काफी कम होकर 3/4 घट चुकी है। हवा में मंडराते हुए शुआंग बियाओ घुटनों के बल बैठे और हांफते हुए ग्राउल को देखता है। वह मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या हुआ? क्या महान योद्धा ग्राउल की हिम्मत टूट रही है? यह पासा पूरी तरह पलट चुका है। ग्राउल गुर्राता है कि हालांकि इस कीड़े में कुछ हुनर है, पर यह उसे हराने के लिए काफी नहीं। वह चिल्लाता है कि वह बरसरकर ग्राउल है और एक मामूली कीड़े का डंक उसे आसानी से नहीं गिरा सकता। तभी ग्राउल की आभा बदलने लगती है और शुआंग याओ का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह हवा में बदलाव महसूस करता है। लाल रोशनी का एक खंभा छत की ओर उठता है। शुआंग याओ अपनी कमान खींचता है और एक और चंद्र ब्लेड चार्ज करता है। तभी रोशनी पूरी तरह गायब होती है और ग्राउल का एक बिल्कुल नया रूप सामने आता है। ये एक ऐसा बदलाव था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। बॉस का सेकंड फेज उसकी पैसिव स्किल के कारण सक्रिय हुआ था। ज्यादा डैमेज मिलने पर वह इस भयानक रूप में आ जाता है। तभी शुआंग याओ का दागा तीर निशाने की ओर बढ़ता है। ग्राउल अपनी विशाल तलवार जमीन पर मारता है और आग की लपटें उठती हैं, जो उस हमले का मुकाबला करती हैं। आग की ताकत से चंद्र ब्लेड अपना रास्ता बदल लेता है। ये देखकर हमारे नायक को एहसास होता है कि मुकाबला अब और मुश्किल होने वाला है। वो अपने अगले कदम के साथ इसे खत्म करने का फैसला करता है। वो म्यूजिकल लॉन्गबो उठाकर प्रत्यंचा को आखिरी सीमा तक खींचता है और चंद्रदेव की शक्तियों को ड्रैगन का रूप देने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है।
वह ड्रैगन को दुश्मन को खत्म करने का आदेश देता है और शुद्ध ऊर्जा से भरा तीर छोड़ता है जो विशाल ड्रैगन बन जाता है। दूसरी तरफ ग्राउल अपने घुटने पर बैठ जाता है और अपने भगवान के लिए एक प्राचीन काला मंत्र पढ़ने लगता है। वह अपने पिता समान देव से सामने खड़े दुश्मन को कुचलने की शक्ति मांगता है और अपनी भारी तलवार ऊपर उठाता है और जमीन को चीरते हुए लाल स्वॉर्ची की लहर छोड़ता है। ये लाल ऊर्जा चंद्र ड्रैगन से टकराती है और पूरे अंडरग्राउंड प्लाजा में एक भयानक ऊर्जा का तूफान उठ खड़ा होता है। ड्रैगन उस स्वॉर्ची को निगल लेता है और लाल सफेद शॉकवेव में बदल जाता है, जिससे धूल की मोटी परत फैल जाती है। धुआं साफ होने पर हम ग्राउल को गिरते हुए देखते हैं। वह जमीन पर पड़ा दर्द से करा रहा है। ऐसा लगता है कि यह जंग अब खत्म हो चुकी है और परिणाम ग्राउल के पक्ष में नहीं है। उसकी हेल्थ आखिरकार खत्म हो जाती है। उसका शरीर रोशनी में बदलकर बिखर जाता है। पीछे 7 रंगों वाली चमक का ताज छोड़ जाता है। श्वांग ब्याओ नीचे उतरता है और रोशनी के साथ मून गॉड रूप समाप्त हो जाता है। वह वापस अपने चमड़े के कवच में आ जाता है। लूट देखने से पहले ही उसके कानों में एक सिस्टम अनाउंसमेंट गूंजती है जो पूरे सर्वर को बताती है कि श्वांग याओ ने पहला हेल लेवल ट्रायल पूरा किया है। उसे स्टार ऑफ होप का अनूठा टाइटल मिला है। यह घोषणा 3 बार दोहराई जाती, जिससे सभी प्लेयर्स हैरान और ईर्ष्या से भर उठते हैं। इसके मिलने वाले इनाम बेहद हैरान करने वाले हैं, जैसे हिडन क्लासेज, खास इक्विपमेंट और दुर्लभ स्किल्स। साधारण खिलाड़ी ऐसे इनामों का सपना भी नहीं देख सकते। हर कोई सोच रहा है कि श्वांग याओ अब कितना ताकतवर हो चुका है। यहाँ तक कि महान खिलाड़ी यूशन का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे शक है कि क्या इसे कभी हराया जा सकता है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि श्वांग ब्याओ के एट्रीब्यूट पॉइंट्स अब हर लेवल पर बढ़ेंगे। इसके अलावा उसका रियलिटी प्रोजेक्शन रेट 400% बढ़ गया है और 10% पर पहुंच गया। इस अचानक बदलाव से वह हैरान है क्योंकि प्रोजेक्शन फीचर इतनी जल्दी चालू हो गया। सच कहूँ तो ऐसा अभी नहीं होना चाहिए था। एक रिग्रेसर होने के नाते प्रोजेक्शन की अहमियत उससे बेहतर कोई नहीं समझता। आखिरकार गेम की ताकत असल दुनिया में दिखने लगती है। उसे याद आता है कि उसके पिछले जीवन में जैसे ही पहले खिलाड़ी ने प्रोजेक्शन थ्रेशोल्ड छुआ था, गेम के मॉन्स्टर असल दुनिया में आने लगे थे। वह सोचता है कि क्या उसके इस जल्दी प्रोजेक्शन से तबाही और बढ़ेगी, पर वह अतीत को नहीं बदल सकता। चूंकि वह इसे रोक नहीं सकता, इसलिए उसे बस मजबूत बनना होगा। उसका ध्यान फिर उस मुकुट पर जाता है जो ग्राउल ने गिराया था। यह क्राउन ऑफ द टाइटन गॉड किंग है, जो लेवल 0 का ग्रोथ आइटम है और कॉमन रैंक से शुरू होता है। टाइटन स्टार स्किल के साथ यह मैक्सिमम हेल्थ और रिकवरी स्पीड दोनों को 10% बढ़ा देता है। इसके 4 और स्किल अभी अनलॉक होने बाकी हैं। विवरण पढ़कर वो बेहद उत्साहित हो जाता है। आखिरकार ग्रोथ इक्विपमेंट सबसे दुर्लभ खजाना जो होता है। बिना एक पल गंगवाए श्वांग याओ उस डीमन कॉलर की जगह क्राउन ऑफ द टाइटन गॉड किंग पहन लेता है और उसके एट्रीब्यूट्स अचानक आसमान छूने लगते हैं। जब वो अपना कैरेक्टर पैनल खोलता है तो पिछले उपकरणों के मुकाबले अंतर सचमुच हैरान करने वाला है। उसकी हेल्थ लगभग 1000 पॉइंट बढ़ गई है और उसकी डिफेंस करीब दोगुनी हो चुकी है। वह अब एक किला बन रहा है जहां इस स्तर पर बाकी खिलाड़ी उसे खरोंच तक नहीं मार पाएंगे। वह तुरंत क्राउन के रूप को छुपाने का विकल्प चुनता है। गियर छिपते ही वह ट्रायल ग्राउंड से बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है और अपने जाने पहचाने गाँव में वापस आ जाता है। वहाँ सबसे पहले उसकी नजर विलेज चीफ पर पड़ती है, जिनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। श्वांग याओ बस मुस्कुरा देता है। मुखिया अपने होश में आकर उसे देखता है एक उलझी हुई नजर से और मानता है कि उसने ऐसे नायक की उम्मीद कभी नहीं की थी। वह स्वीकार करता है कि उसने इस युवा योद्धा को कम आंका था। बात करते हुए उसकी आंखों में एक नई चमक दिखती है। श्वांग याओ की ताकत देखकर मुखिया पूछता है कि क्या वह एक काम में मदद करेगा। तभी एक सिस्टम चाइम बजती है। बिगिनर विलेज 23333 एक मिथिक लेवल चेन क्वेस्ट दे रहा है जिसका नाम हार्ट सोर्स ऑफ द पास्ट है। श्वांग याओ एक पल के लिए दंग रह जाता है। उसे याद आता है कि उसके पिछले जीवन में यह खास मिथिक क्वेस्ट एक महान खिलाड़ी को मिला था जो अकेले नाइटमेयर ट्रायल पार कर पाया था और बाद में हार्ट सोर्स का सबसे ताकतवर योद्धा बना। अफवाहों के अनुसार उस आदमी को यह क्वेस्ट पाने के लिए बहुत मिन्नतें करनी पड़ी थी, पर यहाँ मुखिया खुद भीख मांग रहा है। लगता है कि हेल और नाइटमेयर डिफिकल्टी के बीच का अंतर सचमुच जमीन आसमान का है। वह चुनौती स्वीकार करता है। राहत भरी आवाज में विलेज चीफ कहता है कि उसे पहले से पता था कि वह गलत नहीं था। वह उसे एक भरोसेमंद इंसान कहता है और गांव का असली इतिहास बताने लगता है जो दिखने में बहुत भयानक है। उनका असल काम एक सोते हुए राक्षस को दबाकर रखना था। सच कहूँ तो इतनी छोटी जगह के लिए ये बहुत बड़ा बोझ है। जमीन के अंदर से 1000 साल से गूंज सुनाई दे रही है और अब सील की ताकत कमजोर पड़ने लगी है। वह राक्षस जाग रहा है और आजाद होने की कगार पर है, जिसका मतलब आसपास के सभी लोगों की मौत है। जिस फ्लेम डीमन से वो पहले लड़ा था वह तो बस एक मामूली हिस्सा था जो राक्षस की सांसों से दूषित हुए ज्वालामुखी से पैदा हुआ था। जैसे ही विलेज चीफ अपनी कहानी जारी रखता है, कानों में एक जानी पहचानी सिस्टम चाइम गूंजती है।
बिगिनर विलेज 23333 पुकार रहा है और मुखिया आधिकारिक तौर पर पहला भाग सौंप रहा है, जो एक मिथिक लेवल चेन क्वेस्ट है। सील डीमन को क्या आप स्वीकार करते हैं? हालात की गंभीरता बताते हुए प्रॉम्प्ट दोहराता है कि मुखिया इसे पेश कर रहा है। यह एक मिथिक लेवल चेन क्वेस्ट है जिसका उद्देश्य है उस जीव को हराकर वापस गहरी नींद में सुलाना। सच कहूँ तो यह काम कहने में आसान और करने में काफी मुश्किल है। वह बिना एक पल गंवाए इसे स्वीकार करता है। मुखिया उसे एक टोकन देकर बताता है कि ये उसे सील के केंद्र तक ले जाएगा। नोटिफिकेशन पुष्टि करता है कि उसे सीलिंग की मिल गई है। इसे विलेज 23333 में तय जगह पर इस्तेमाल करने से सील बंद जगह का रास्ता खुल जाता है। मुखिया से विदा लेकर वो अपने सफर पर निकल पड़ता है। वह उस चाबी द्वारा दिए गए कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ता है। गांव बड़ा नहीं है, इसलिए उसे केंद्र तक पहुंचने में कुछ ही पल लगते हैं। वहां एक पुरानी मूर्ति खड़ी है जिसका चेहरा पहचाना नहीं जा सकता, जिसके आसपास खिलाड़ी गियर और सामान बेचने के लिए दुकानें लगाने में व्यस्त हैं। उसकी आमद पर भीड़ का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जैसे ही वह मूर्ति के सामने चाबी रखता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट सामने आता है और पुष्टि करता है कि वह सही जगह पर है और पूछता है कि क्या वो प्रवेश करने के लिए सीलिंग की का उपयोग करेगा। वह हाँ चुनता है और तभी एक चमकदार नीली रोशनी उसके शरीर को घेर लेती है। अगले ही पल वह वहां से गायब हो जाता है। आसपास के खिलाड़ी हैरानी से अपनी पलकें झपकाते हैं कि क्या वह सचमुच गायब हो गया। कोई इसे मामूली समझकर टाल देता है कि उसने बस टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल इस्तेमाल किया होगा। इस बीच एक सफेद रोशनी की चमक के साथ शुआंग याओ खुद को एक अंधेरी सुरंग के प्रवेश द्वार पर पाता है। दीवारों में चमकते पत्थर जड़े हैं जो इस भूमिगत रास्ते को पूरी तरह से काला होने से बचाते हैं। रास्ता नीचे की ओर जाता है और हवा धीरे धीरे असहज रूप से गर्म होने लगती है। कुछ देर चलने के बाद जगह अचानक खुल जाती है। जरा सोचिए कि आपके सामने एक विशाल भूमिगत मैदान फैला हुआ है। इसके चारों ओर रोशनी की एक हल्की सुनहरी दीवार अंदर और बाहर के हिस्से को अलग करती है। इस मैदान के बिल्कुल बीच में एक विशाल पिंजरा है जो देखने में बेहद भयानक और डरावना लगता है। पिंजरे के अंदर एक कमजोर और दुबला ढांचा दिखाई देता है। हल्की सुनहरी रोशनी वाले 3 भाले उसके शरीर के आर पार घुसे हुए हैं और उस कमजोर शरीर को जमीन से मजबूती से जकड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि यही वो है जिसे सील किया गया है। क्या यही वो सील बंद राक्षस है? उसी पल वह दुबला पतला शरीर उसकी मौजूदगी को भांपकर धीरे धीरे अपना सिर उठाता है। शुआंग याओ एक पल के लिए थम जाता है उस जीव का चेहरा देखकर। उसके दिमाग में राक्षस का मतलब सींग और पंजों वाला एक भयानक जानवर था, पर सामने खड़े इस इंसान में ऐसा कोई भी लक्षण नहीं था। वह बिल्कुल भी किसी राक्षस जैसा नहीं दिखता, जो बहुत अप्रत्याशित था क्योंकि वह साफ तौर पर एक इंसान लग रहा था। वो आकृति अपनी फटी आवाज में बात करती है और ताना मारती है कि कैसे ये गुलाम 1000 साल से इतने वफादार बने हुए हैं, जिन्हें अपने मालिक से मिले आदेशों का जरा भी भान नहीं। सच कहूं तो वह दुष्ट से ज्यादा कड़वा लग रहा था। जब शुआंग याओ वहां हैरान खड़ा था, तब वो आदमी खुद से ही बातें करने लगा कि इसके शरीर से गुलामों जैसी गंध नहीं आ रही। उसे एहसास होता है कि शुआंग याओ एक नया डिसेंडेंट है। हाँ, एक वंशज, न कि उन नफरत करने वाले नौकरों में से एक। वह खुद को समझाने के लिए इसे दोहराता है कि एक असली डिसेंडेंट आया है, कोई गुलाम नहीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्टार पीपल फिर डिसेंडेंट का स्वागत करेंगे। यह शब्द उसके लिए खास मायने रखता है। वह बार बार लॉर्ड डिसेंडेंट बुदबुदाता है, जिससे शुआंग याओ के दिल में बड़ी हलचल मच जाती है। उसने अपने पिछले जीवन में डिसेंडेंट नाम अनगिनत बार सुना था। यह खिलाड़ियों को बुलाने का एक बहुत ही खास तरीका था, जिसे सिर्फ स्टार सोर्स कॉन्टिनेंट के मूल निवासी यानी स्टार सोर्स के लोग ही इस्तेमाल करते थे। यानी ये आदमी कोई राक्षस नहीं बल्कि स्टार सोर्स ह्यूमन है। फिर विलेज चीफ ने क्यों दावा किया कि यहाँ राक्षस कैद है? क्या ऐसा हो सकता है? शुआंग ब्याओ का दिमाग पुरानी यादों को टटोलने लगा। एक खास कहानी के लिए उसे एक गुप्त इलाके में छिपी एक पत्थर की पटिया के बारे में याद आता है, जिस पर 10,000 साल पहले का एक अहम पल दर्ज था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे स्टार सोर्स कॉन्टिनेंट की तकदीर बदल दी। इसे 8 खौफनाक शब्दों में बयां किया गया था: परग्रही हमला और नस्ल का खात्मा। पिछले जीवन की कहानियां याद आते ही अब सब समझ आने लगा था। आमतौर पर वे गुप्त इलाकों या तहखानों में भटकती आत्माओं के रूप में मिलते थे। बाहर की दुनिया में वे बहुत दुर्लभ थे। खिलाड़ियों को मिलने वाला हर स्टार सोर्स का बंदा हमेशा उनकी मदद ही करता था और ये बात खिलाड़ियों के बीच अच्छी तरह से मानी जाती थी। यहाँ तक कि जब राक्षसों ने असल दुनिया पर हमला किया, तब भी कुछ स्टार सोर्स के लोगों ने इंसानों की मदद की। जैसा कि खिलाड़ी अक्सर कहा करते थे कि तुम एक एनपीसी पर शक कर सकते हो, लेकिन स्टार सोर्स वाले पर कभी नहीं। ऐसा लगता है कि मुखिया असल में एक मददगार दोस्त को मारने के लिए कह रहा था। पक्का करने के लिए हम उसके आंकड़े देखते हैं, जहां उसे डीमन लॉर्ड फैमलाइनर बताते हैं, जो लेवल 10 का गोल्डन बॉस है और क्रिम्सन फायर एम्ब्रेस जैसी स्किल्स रखता है। इससे पहले कि हम इसे पूरा पढ़ पाते, फैमलाइनर बोल पड़ा कि शुआंग याओ कितना कमजोर है कि वह सिर्फ एक कमजोर नौसिखिया है। वह उसे बहुत कमजोर बताते हुए अपनी नस्ल के किसी ताकतवर को लाने को कहता है, क्योंकि वह कमजोरों से बात नहीं करता। शुआंग ब्याओ रुक जाता है क्योंकि उसे एक ठंडी मुस्कान देख वो फैनलाइनर की तरफ हाथ उठाकर दोहरा भारी तीर चला देता है। इसका भारी नुकसान देखकर फैनलाइनर की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं।
झटके में उसे संभलने का मौका दिए बिना शुआंग याओ म्यूजिक कार्निवल एक्टिवेट करता है और सीधे फैमलाइनर के चेहरे पर तीरों की बौछार शुरू कर देता है। जब तक फैमलाइनर अपने शुरुआती झटके से बाहर आता, इसे तुरंत रोको, वो चिल्लाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि शुआंग याओ की इतनी हिम्मत कि वो महान आर्चमेज फैनलाइनर का अपमान करे। छोटे भाई प्लीज तीर चलाना बंद करो, बंद करो, मेरे चेहरे पर अब जगह ही नहीं बची है। फैनलाइनर इस वक्त अपना आपा खो रहा है। अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी किसी बेसिक क्लास के नौसिखिए को ऐसा खौफनाक नुकसान पहुंचाते नहीं देखा। सचमुच फैनलाइनर का चेहरा लकड़ी के तीरों से पूरी तरह भरा देखना एक गजब का नजारा है। शुआंग ब्याओ को आखिरकार लगता है कि उसका गुस्सा शांत हो गया है। ठीक है, फिर बोलो। शुआंग याओ कहता है, मैं सुन रहा हूँ, मुझे बताओ क्या चल रहा है। फैनलर्नर कांपती आवाज में, रोने जैसी हालत में सांस लेने के लिए थोड़ा समय मांगता है। भगवान ही जाने कैसे एक सम्मानित आर्चमेज कुछ लकड़ी के तीरों से प्रताड़ित होकर इतनी दयनीय हालत में पहुंच गया। अब तक उसका हेल्थ बार लगभग 5वें हिस्से तक ठीक हो चुका है। यह मेरी गलती थी, वह मानता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ताकतवर हो। वो अपनी पिछली बदतमीजी के लिए माफी मांगता है, लेकिन शुआंग ब्याओ उसे बीच में ही रोक देता है और जानना चाहता है कि झूठ कौन बोल रहा है, गांव का मुखिया या स्टार सोर्स के लोग। फैनलर्नर आखिरकार साफ लहजे में उस नौजवान से कहता है कि इस वक्त उसकी आंखों पर उस सीक्रेट की का पर्दा पड़ा हुआ है। जब तक तुम उस चाबी को फेंक नहीं देते, तब तक तुम सच नहीं देख पाओगे। यह सुनकर शुआंग ब्याओ हिचकिचाने लगता है, फिर तेजी से वो सीक्रेट की को अपनी इन्वेंटरी से बाहर फेंक देता है। जैसे ही वह चीज जमीन पर गिरती है, फैनलाइनर का एट्रीब्यूट पैनल बदलने लगता है। बदलाव तुरंत होता है। अब उसकी पहचान फैनलाइनर द क्रिम्सन फायर आर्चमेज के रूप में होती है, जो स्टार सोर्स प्राचीन नस्ल का लेवल 10 का सदस्य है। उसके स्किल्स बदलकर क्रिम्सन फायर एम्ब्रेस, स्टार सोर्स, एंशिएंट टंग और फायर स्पिरिट बॉडी हो जाते हैं। स्टैट्स वही रहते हैं, लेकिन नाम एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। यही उसकी असली पहचान है। फैनलाइनर समझ जाता है कि शुआंग ब्याओ ने सच देख लिया है। वो अंदाजा लगाता है कि चाबी देने वाला कोई गार्जियन का वंशज था, जिसने गांव के मुखिया को उसे हराने का आदेश दिया था। सच कहें तो मुखिया का फैसला समझदारी भरा था। वो मानता है कि शुआंग याओ की मौजूदा ताकत से उसे हराया जा सकता था, लेकिन इस सौदे में एक पेच है। वह समझाता है कि मुखिया और वंशज एक साथ नहीं है। शुआंग याओ शायद न समझे, पर मन ही मन वो समझता है। शुआंग याओ कहता है कि फैनलाइनर के लोग कभी स्टार सोर्स महाद्वीप के मालिक हुआ करते थे, लेकिन वे दूसरी नस्ल के हमले को रोक नहीं पाए। फैनलाइनर ठहरकर उस युवक को टकटकी लगाकर देखता है, जैसे हैरान हो कि उसे इतने प्राचीन इतिहास के बारे में कैसे पता है। लंबी खामोशी के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लगता है स्टार सोर्स महाद्वीप लौटने का उसका मौका आ गया है, क्योंकि शुआंग ब्याओ को हमलावरों का इतिहास पता है और लर्नर समझता है कि क्या करना चाहिए। वह औपचारिक रूप से शुआंग याओ से स्टार सोर्स महाद्वीप का पुराना गौरव लौटाने की गुहार लगाता है। तभी अचानक नोटिफिकेशन आता है। आर्चमेज फैमलाइनर ने एक मिथिक ग्रेड चेन क्वेस्ट जारी किया है, जिसका नाम है रिस्टोरिंग स्टार सोर्स। शुआंग याओ अपने सामने एक और मिथिक ग्रेड चेन क्वेस्ट देखकर दंग रह जाता है। उसने केवल इस लेवल के क्वेस्ट सिर्फ फोरम्स पर सुने थे, पर यहाँ ये एक के बाद एक आ रहे हैं। अनोखा मंगलवार है। वो सोचता है क्या बड़े प्लेयर्स को ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलता है। वो पूछता है क्या इसे स्वीकार करने का मतलब अपना पिछला मिशन छोड़ना होगा। वैसे तो इसका जवाब हाँ है, लेकिन फैनलर्नर का दावा है कि वह दोनों मिशन एक साथ पूरे करने में उसकी मदद कर सकता है। तरीका बहुत आसान है, शुआंग याओ को बस उसे मारना होगा। हाँ, ये सचमुच इतना आसान है। जब फैमलाइनर ये कहता है तो उसके चेहरे पर गजब की राहत दिखती है, मानो वह किसी बेगानी बात पर चर्चा कर रहा हो। शुआंग ब्याओ सचमुच भावुक हो जाता है और पूछता है वो ऐसा क्यों कह रहा है। फैनलर्नर बुदबुदाता है। उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। वो समझाता है कि ये उम्मीद की वजह से है। इतने लंबे बरसों बाद शुआंग ब्याओ ही वो इकलौता शख्स है जिसमें उसने इसकी एक झलक देखी है। उसी उम्मीद के कारण वो शुआंग याओ की मदद के लिए अपनी जान देने को तैयार है। बस उसकी इतनी सी मांग है कि जब इस नौजवान के पास ताकत आए तो वह पूरे स्टार सोर्स महाद्वीप को बचाए। शुआंग ब्याओ गहरी खामोशी में उसे देखता है, फिर गंभीर होकर सिर हिला देता है। वह अपना वचन देता है और बातचीत खत्म होने पर फैनलर्नर उसे धन्यवाद कहता है। बदलाव शुरू होता है। अचानक फैनलर्नर के शरीर से एक धुंधली सी अग्नि आत्मा बाहर आती है। यह लौ पिंजरे और सुनहरे बैरियर को पार करती है और जब शुआंग याओ हैरानी से देखता है तो वो सीधे उसकी छाती में घुस जाती है। उसे फैनलाइनर की स्रोत अग्नि मिल गई है, जिससे उसे सामान्य और अग्नि जादू के साथ 500 मैना पॉइंट्स मिले हैं। सच कहें तो वो हैरान रह गया है। एक जादुई तीरंदाज। दरअसल फैनलाइनर ने उसे जादू सीखने की शक्ति दी है, जो किसी आर्चर के लिए गेम चेंजर है। भले ही यह सामान्य और अग्नि जादू तक सीमित है, पर यह काफी है। फायर मैजिक अपने बड़े डैमेज एरिया के लिए जाना जाता है, जो आर्चर की कमजोरी को छिपा देता है। फैनलाइनर ने सचमुच उसे एक बेहतरीन तोहफा दिया है। हम देखते हैं वो कितना खुश है, पर फैनलाइनर तुरंत आगे बढ़ने को कहता है, क्योंकि अपनी स्रोत अग्नि के बिना वो ज्यादा नहीं टिकेगा। जो फैमलाइनर अभी फुर्तीला दिख रहा था, अब सूखी भूसी की तरह मुरझा गया है। उसके एट्रीब्यूट्स तेजी से गिर गए हैं। कभी पराक्रमी रहा क्रिम्सन फायर आर्चमेज अब मौत के करीब है।
लेवल 10 पर उसकी ताकत खत्म हो चुकी है और फैनलाइनर के स्टैट्स अब लेवल 10 के एक मामूली जंगली मॉन्स्टर जैसे रह गए हैं। ये एक दुखद नजारा है। साफ है कि बूढ़ा जादूगर अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। यह देखकर श्वांगबियाओ बिना किसी संकोच के अपनी तलवार उठाता है और एक ही झटके में फैनलाइनर का दर्द खत्म कर देता है। एक नोटिफिकेशन बजता है कि उसने आर्चमेज को मार डाला है और मिथिक क्वेस्ट पूरा कर लिया है। सिस्टम स्टार सॉर्ड की विरासत के पूरा होने की घोषणा करता है, लेकिन श्वांगयाओ को इस जीत की कोई खुशी महसूस नहीं होती। वह फैनलाइनर के छोड़े क्वेस्ट की डिटेल्स देखता है। स्टार सोर्स बहाल करने का पहला कदम बेलिंग माउंटेन्स की तरफ जाना है। वहां उसे फ्लोट नाम के एक डार्क एल्फ को खोजना होगा। वह इन पहाड़ियों को अच्छे से जानता है जो एवरनाइट सिटी के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। चूंकि एवरनाइट 8 प्रमुख राजधानियों में से एक है, इसलिए उसे पहले वहीं जाना होगा। आखिरकार सफर की शुरुआत कहीं से तो होनी है। बिगिनर विलेज छोड़कर वो एक राजधानी को अपना रिस्पॉन पॉइंट बना सकता है। वह क्वेस्ट बंद कर सीक्रेट की उठाता है। फैनलाइनर के जाने के बाद वहां रुकने की कोई वजह चाबी उसे पल भर में गायब कर देती है। हम उसे उसी बैनाम मूर्ति के पास दोबारा देखते हैं। अब समय आ गया है कि वो अपना क्वेस्ट पूरा करे। मुखिया के पास लौटकर श्वांगयाओ अब उसे शक की नजर से देखता है, पर मुखिया सामान्य ही दिखता है। वो उसकी तारीफ करता है और उसे स्टार सोर्स लेगेसी नाम का मिथिक क्वेस्ट पूरा करने वाला एक ताकतवर योद्धा बताता है। इनाम के रूप में उसे फाउंटेन ऑफ होली लाइट मिलता है, जो पवित्र चीजों को भारी ताकत देता है और बुरी ताकतों को कमजोर करता है। ये वाकई बहुत काम की चीज लगती है, पर इसे लेते ही उसे अपने सोलबाइंड एंजल विंग्स में कंपन महसूस होता है। हम उन पंखों को ऊर्जा सोखते हुए देख सकते हैं और वे बहुत तेजी से इवॉल्व होने लगते हैं। वो अपने अंदर ताकत महसूस करता है। जब तक वो होली लाइट खत्म होती है, उसके 2 पंख बढ़कर 4 हो जाते हैं। सच कहें तो यह बदलाव अद्भुत है। उसकी बुनियादी ताकतें पहले के मुकाबले दोगुनी हो चुकी हैं। इसी पल उसके मिथिक चेन क्वेस्ट का दूसरा चरण अपडेट होता है और स्टार सोर्स लेगेसी 2 का नया ऑब्जेक्टिव सामने आता है। साफ है कि उसे होली लाइट सिटी जाकर हाई प्रीस्ट ओलंबो को खोजना होगा। यही प्रीस्ट इस कठिन सफर के अगले चरण में उसका मार्गदर्शन करेगा। वह अपनी फ्रेंड लिस्ट चेक करता है, लेकिन यूनायो और युइंग अभी भी ऑफलाइन है। चूंकि यानायो उसके पिछले जीवन के 3 महान हीलर्स में से एक थी, इसलिए सफर में उसकी थोड़ी मदद करने में कोई बुराई नहीं है। रही बात युइंग की, तो वो दयालुता काफी हद तक इसलिए है क्योंकि वो लूट उठाने में बेहद तेज है। आखिरकार तेजी का अपना फायदा होता ही है। बिगिनर विलेज टेलीपोर्टेशन सर्कल पर पहुंचकर वो अपना ठिकाना चुनता है और जैसे ही उसका शरीर गायब होने लगता है, आसपास के खिलाड़ी हैरान रह जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि ये महान श्वांगयाओ है। उसे जाते देख उनमें भी लेवल 10 पर पहुंचकर राजधानियां देखने का जोश आ जाता है। लोग बड़े शहरों के खास इलाकों के बारे में फुसफुसा रहे हैं, हाँ, उन रंगीले इलाकों के बारे में भी। अचानक एक सिस्टम मैसेज आता है कि वह टेलीपोर्ट होने वाला है एवरनाइट सिटी में, जो उसका नया रिस्पॉन पॉइंट बन जाएगा। वह यात्रा पक्की करता है और अगले ही पल हम उसे एवरनाइट सिटी के टेलीपोर्ट प्लाजा में खड़ा पाते हैं। भीड़भाड़ वाले शुरुआती गाँव से अलग यह जगह अजीब तरह से शांत और ठंडी है। ये उसके पुराने गांव से बिल्कुल अलग है। गलियों में गश्त लगाते इक्का दुक्का एनपीसी गार्ड्स के अलावा वहां सिर्फ कुछ गिने चुने कुलीन खिलाड़ी ही हैं जो जल्दी पहुंच गए थे। एवरनाइट सिटी के कुछ स्थानीय लोगों के पास से गुजरते हुए वह जल्द ही सबसे ऊंची इमारत प्रोफेशनल्स गिल्ड के सामने पहुंचता है। यह वो क्लास एडवांसमेंट पॉइंट है जहां हर खिलाड़ी को जाना होता है। बेशक वह पारंपरिक तरीके से क्लास बदलने नहीं आया है। उसके पास एक गुप्त क्लास सिलेक्शन स्क्रॉल है, तो आम पेशा चुनने का सवाल ही नहीं उठता। वह यहाँ असल में आग का जादू सीखने आया है। वह जानता है कि कई फायर स्पेल्स बड़े इलाके में तबाही मचाते हैं, उन्हें मिलाकर उसकी ताकत तेजी से बढ़ेगी। वह इंस्ट्रक्टर से कहता है कि वह सीखना चाहता है जादू। फायर साइक्लोन स्पेल देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। दुश्मनों का सफाया करने के लिए फायर मैजिक सबसे बेहतरीन है और यह स्पेल सबसे शानदार है। ये एकदम सही है उसकी रोज की जरूरतों के लिए। वह इसे लेने का फैसला करता है, लेकिन जब वो मैजिक इंस्ट्रक्टर को अपनी पसंद बताता है तो वह उसे हिकारत से देखता है कि वह जादूगर नहीं बल्कि एक तीरंदाज है। वह पूछता है कि एक आर्चर यहाँ क्या कर रहा है, क्या उसने शर्तें पढ़ी हैं। 300 पॉइंट माना चाहिए। वह उसे जाने और हंगामा न करने को कहता है। लगता है ये जादूगर पन्ने पलटने से भी तेज अपना मिजाज बदल लेते हैं। सच कहें तो ये थोड़ा अजीब है। एक रिग्रेसर के रूप में वह इन एनपीसी जादूगरों के घमंड से अच्छी तरह वाकिफ है। गुस्सा होने के बजाय वह बस अपना माना स्टैट दिखाता है। इंस्ट्रक्टर नंबर देखकर दंग रह जाता है। वह हकलाने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई आर्चर इतने ऊंचे माना की शर्त पूरी कर सकता है। फिर भी बूढ़ा अड्डा रहता है कि ये बेकार है। उसका दावा है कि सिर्फ मेज क्लास ही जादू सीख सकती है। श्वांगयाओ उसे बकवास बंद करने और स्किल सौंपने को कहता है। इंस्ट्रक्टर के पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय बात मानने के। एमएलए के 200 सौंपने को कहता है सिवाय बात मानने के
सिस्टम की आवाज पुष्टि करती है कि उसने फायर साइक्लोन सीख लिया है। यह तुरंत चलने वाला स्पेल है जो 20 मीटर चौड़ा बवंडर बुलाता है। यह 10 सेकंड रहता है और सिर्फ 3 सेकंड का कूलडाउन है। वह अपनी ताकत का हिसाब लगाता है। यह बवंडर हर सेकंड 6000 से ज्यादा का नुकसान करेगा, कुल 65,000, और वह हर 3 सेकंड में इसे चला सकता है। सच में खौफनाक। नई स्किल मिलने और गेम का समय खत्म होने पर वह लॉग ऑफ करने का फैसला करता है। जैसे ही वह अपने गेमिंग पॉड से बाहर आता है, उसे कुछ अलग महसूस होता है। धुंधली हुई नजर अचानक बेहद साफ और तेज हो गई है। यहाँ तक कि खिड़की के बाहर दूर की इमारतें और विज्ञापन भी बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। अचानक उसे गेम में मिली अपनी हालिया उपलब्धि याद आती है। वह समझ जाता है कि यह नौसिखिया ट्रायल का इनाम है। उसकी गेम की ताकत का 10% हिस्सा असल दुनिया में आ चुका है। उसका सफर पिछली जिंदगी से बहुत आगे निकल गया है। वह सोचता है कि इस ताकत से भविष्य कितना बदलेगा। थोड़ा टहलने के बाद उसे भूख लगने लगती है। बाहर आते ही उसे मकान मालिकन लीना सीढ़ियों से नीचे आती दिखती है। वह हल्के कपड़ों में है और पूछती है कि क्या वह खाना खाने जा रहा है। वह कहता है कि वह अभी गेम से उठा है और भूखा है। वह उसे साथ चलने को कहती है। घर लौटते वक्त हम गेट के पास भीड़ देखते हैं। पुलिस की बत्तियां अंधेरे को चीर रही हैं। हैरान होकर वह पूछता है और एक खौफनाक अफवाह सुनता है कि आवारा बिल्ली ने किसी का गला रेत दिया। वह तुरंत मर गया। वह सोचता है कि क्या ये उसकी अपनी ताकत का असर है। वह लीना के शॉपिंग बैग उसके दरवाजे तक ले जाता है। कपड़े छोड़कर वह घर जाता है। लीना जैसी शॉपिंग एक्सपर्ट भी आज थक गई थी। नहाने के बाद लीना तौलिया लपेटकर लिविंग रूम में आती है ताकि ढेर सारे शॉपिंग बैग संभाल सके। तभी अचानक पर्दों के पीछे से एक अजीब सी आवाज उसका ध्यान खींचती है। वह सोचती है कि बिल्ली अंदर कैसे आई। हत्यारी बिल्ली की खबर उसके दिमाग में कौंध जाती है। इससे पहले कि वह पर्दा हटा पाती, दरार से काली परछाई झपटती है। वह बेहद तेज रफ्तार से हमला करती है। खुशकिस्मती से वह बीच में आ जाता है। गुस्से से भरा उसका मुक्का एक मामूली बिल्ली के लिए हद से ज्यादा ताकतवर था। वह सिस्टम नोटिफिकेशन पर ध्यान भी नहीं देता। वह उसका हाल पूछने ही वाला था कि लीना अचानक उसके गले लग जाती है। वह इतनी डरी हुई है, वैसे अपनी तौलिया खिसकने का एहसास भी नहीं होता जो गिर जाती है। सच कहें तो यह अजीब नजारा था। उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है, पर आखिरकार वह कांपती लीना को गले लगा लेता है। उसके कमरे में वह सिल्क नाइट गाउन लपेटे गर्म पानी पीती है। वह अभी सदमे में है। वह उसे बताता है कि वह कल उसका दरवाजा ठीक करवा देगा क्योंकि उसने बहुत जोर लगाया था। वह कहती है कि कोई बात नहीं, वह बिल्ली किसी जंगली बाघ जैसी थी, वरना वह न बचती। उसकी पिछली जिंदगी में पहला मॉन्स्टर कहीं और दिखा था, लेकिन इस बार ये ठीक उसके दरवाजे पर हुआ। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या यह बदलाव इसलिए आया क्योंकि वह पहला इंसान था जिसने अपनी गेम की ताकत को हकीकत में बदला था। हालात देखकर वह लीना को अपना बेडरूम दे देता है और खुद लिविंग रूम में सोने का फैसला करता है। लीना को कमरे में भेजने के बाद वह सीधे गेमिंग पॉड में लेट जाता है। एक तेज रोशनी के साथ हम उसे दोबारा गिल्ड ऑफ इटर्नल नाइट सिटी के अंदर देखते हैं। खुद को तेजी से मजबूत करने की चाह में ताकत बढ़ाने का सबसे तेज तरीका क्लास बदलना है। इसलिए वो अपना हिडन क्लास सिलेक्शन स्क्रॉल खोलता है और विकल्प देखने लगता है। उसकी नजरें डिवाइन स्वॉर्ड ऑफ लाइट और डार्क नाइट श्राइन जैसी उपाधियों पर पड़ती हैं और फिर उसकी नजर एक खास हिडन क्लास पर टिक जाती है। आउटसॉन्ग श्राइन का विवरण बेहद आकर्षक है। ये स्वर्ग से आशीर्वाद प्राप्त क्लास है जहाँ होने वाला हर हमला अचूक होता है। दूर तक टोह लेने की काबिलियत के साथ ये क्लास जैसे उसी के लिए बनी थी। बिना हिचकिचाहट वो आगे बढ़ता है और इस अनोखी हिडन क्लास को चुन लेता है, हाउटोंग श्राइन। तुरंत उसके क्वेस्ट लॉग में नई शर्तें दिखाई देने लगती हैं। क्वेस्ट के मुताबिक उसे अपने लेवल के 5 गोल्ड रैंक बॉस मारने हैं, 1000 एजोर पेट्रोल के पंख इकट्ठा करने हैं और हीरो टावर की 10वीं मंजिल पार करनी है। इन शर्तों को देखकर उसकी भौहें तन जाती हैं। सच कहें तो ये कोई आसान काम नहीं है। थोड़ी सोच विचार के बाद वह तय करता है कि पंख इकट्ठा करना ही सबसे आसान काम होगा। इटर्नल नाइट सिटी में सामान खरीदने के बाद वह एक दिशा चुनता है और टैलेंट बढ़ाने के इरादे से निकल पड़ता है। वह पागलों की तरह अपने टैलेंट स्टैक्स बढ़ाता है। उसका पैसिव फायर साइक्लोन बड़े इलाके में असर करता है और कूलडाउन कम है। वह हवा में उड़ते हुए हर 3 सेकंड में इसे चलाता है। वह इटर्नल नाइट सिटी के बाहर लगातार आग बरसाता है। देखते ही देखते उसके पैसिव स्टैक्स 50,000 पार कर जाते हैं। तभी उसे युन्नायो का मैसेज मिलता है। देखकर कि भाई बहन ने मुश्किल ट्रायल पूरा कर लिया है। वह उन्हें बधाई भेजता है। वह चैट बंद करता है कि तभी सिस्टम की घोषणा गूंजती है जिसमें युशिनडांग तियन नाम के खिलाड़ी को बधाई दी गई है। वह पूरे सर्वर में क्लास बदलने वाला पहला खिलाड़ी बन चुका है। वह हैरान है। बड़ी गिल्ड उम्मीद से ज्यादा तेज काम करती है। वह लीडर बोर्ड देखता है और पाता है कि उसका पहला स्थान छिन चुका है जिसे युशिनडांग तियन ने हासिल किया है। बाकी खिलाड़ी अभी आगे नहीं बढ़ पाए हैं, जबकि यूशन गिल्ड ने होली लाइट सिटी को अपना अड्डा बना लिया है और भर्ती शुरू कर दी है। ऐसा लगता है गेम की दुनिया तेजी से बदल रही है और हमारे हीरो को समझ आ गया है कि वह पीछे नहीं छूट सकता। जैसे ही यह खबर फैलती है, वर्ल्ड चैट में युशिनडांग तियन की तारीफों की बाढ़ आ जाती है, जिससे उस नए खिलाड़ी का घमंड और बढ़ जाता है। चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ युशिनडांग तियन अपने खास गिल्ड सदस्यों की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या उन्होंने उस खिलाड़ी से संपर्क किया जिसे यूजिन शुआंग याओ नाम से जाना जाता है। ऑफिसर हिचकिचाते हुए बताता है कि उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट ब्लॉक कर रखी है जिससे संपर्क नामुमकिन है।
इतने छोटे काम में फेल होने पर उन्हें निकम्मा कहकर गिल्ड लीडर आदेश देता है कि वह दुनिया में कहीं भी ई जियनशुआंग याओ को ढूंढे और तुरंत न्योता दें। मना करने पर उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। सच कहूँ तो इस गिल्ड लीडर को ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो देखना चाहता है कि ये अकेला प्लेयर उससे कैसे मुकाबला करेगा। उसके चमचों ने तुरंत हुक्म माना और वहां से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ हम वापस अपने प्रोटैगनिस्ट पर आते हैं, जो देखता है कि उसके पैसिव स्टैक्स 1,50,000 पहुंच चुके हैं। वो तय करता है कि अपनी क्लास क्वेस्ट शुरू करने का वक्त आ गया है। हाल ही में फार्मिंग करते हुए उसे आखिरकार मिल ही गए वो 2 इक्विपमेंट्स जो उसके पास नहीं थे, एक हेलमेट और लेग गार्ड्स। शुरुआत करते हैं इंकॉन बेल हेलमेट से। ये सिल्वर ग्रेड का लेवल 10 हेलमेट एक बारहसिंगे की खोपड़ी से बना है और इसकी पैसिव एबिलिटी देती है उसके सिर को थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। खास बात यह है कि ये सिर पर होने वाले डैमेज को 5% तक कम कर देता है। दूसरा पीस है बियोवल्फ लेदर ट्राउजर्स, जो एक और सिल्वर ग्रेड लेवल 10 का आइटम है। इन लेगिंग्स में वुल्फ ब्लेड नाम की एक एक्टिव स्किल है, जिससे वो एक तेज एनर्जी वेव छोड़ सकता है जो 300 पॉइंट्स का डैमेज देती है। इस अटैक की रेंज 100 मीटर है और कूलडाउन सिर्फ 10 सेकंड का है। जब सिस्टम पूछता है कि क्या वो इक्विपमेंट का लुक छुपाना चाहता है, तो वो बिना हिचकिचाए हाँ कर देता है। लो प्रोफाइल रहने के लिए वो गियर को हाइड करता है, फिर अपना मैप चेक करके इटर्नल नाइट सिटी के पूर्वी हिस्से की तरफ उड़ने लगता है। कुछ देर सफर करने के बाद आखिरकार समंदर का नीला किनारा दिखाई देने लगता है और उसे वो जीव मिल जाते हैं जिनकी उसे तलाश थी। ये हैं एज़्योर पेट्रोल्स, लेवल 30 के मॉन्स्टर्स जिनके पास कमाल की स्किल्स हैं, जैसे स्वॉलो डाइव और ओशन सर्च। अपनी क्वेस्ट के लिए उसे ठीक इन्हीं की जरूरत थी। लेवल 30 के ग्लास कैनन मॉब्स होने की वजह से इन पक्षियों के पास ज्यादा हेल्थ या डिफेंस नहीं है। आमतौर पर इनकी स्पीड ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती, लेकिन हमारे हीरो के सामने इनकी रफ्तार का कोई मतलब नहीं है। वो बस अपना फायर साइक्लोन एक्टिवेट करता है और तबाही देखता है। एज़्योर पेट्रोल्स के बड़े बड़े झुंड हमला करने से पहले ही राख हो जाते हैं। हालांकि इनके पंखों का ड्रॉप रेट बहुत ही निराश करने वाला है। उसे समझ आता है कि हर 10 पक्षियों को मारने पर उसे सिर्फ एक पंख मिल रहा है। फिर भी वो डटा रहता है और आसमान से पक्षियों का एक और झुंड नीचे गिरता है। वो गिरे हुए पंखों को समेटता है, जिससे उसका टोटल 575 हो जाता है। अब तक उस आसपास के इलाके से सारे एज़्योर पेट्रोल्स पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। वहाँ एक भी बर्ड नहीं बचता और अब उसके पास सिस्टम के उन्हें दोबारा रिस्पॉन्ड करने का इंतजार करने के सिवाय कोई काम नहीं है। खाली वक्त देखकर वो कहीं और जाने की तैयारी करता है। वो दूसरे मॉब से और पैसिव स्टैक्स फार्म करना चाहता है, लेकिन अचानक उसकी नजर नीचे झाड़ियों में बेजान पड़े एक शरीर पर पड़ती है। जाहिर है वो अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाता। वो नीचे उतरता है और सीधे उस अजनबी के पास जाकर देखता है कि वो एक जख्मी सैनिक है। उस आदमी का निचला शरीर खून से लथपथ है और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है। उसे देखकर कोई भी बता सकता है कि इस दुनिया में उसका वक्त अब खत्म होने वाला है। वो मरता हुआ सैनिक अचानक एक इंसान को सामने देखकर चौंक जाता है। जब उसे यकीन होता है कि सामने खड़ा शख्स एक इंसान ही है, तो सैनिक को चैन मिलता है और वो राहत की सांस लेता है। उसके पास हमारे हीरो के लिए एक बेहद जरूरी काम है। वो सैनिक उससे मिन्नतें करने लगता है कि वो उसका एक संदेश पहुंचा दे, क्योंकि वो खुद वापस नहीं जा पाएगा। तभी अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि इटर्नल नाइट स्काउट कमील के पास एक क्वेस्ट है जिसका नाम है द फाइनल मैसेज। ऐसा लगता है कि पास के आइलैंड्स की टो लेते समय कमील को कुछ बेहद भयानक पता चला है। द सीरेस अपनी सेना इकट्ठी कर रही है और वे इटर्नल नाइट सिटी पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी में है। अब लक्ष्य है कि ये चेतावनी सिटी लॉर्ड तक पहुंचाई जाए, जो यकीनन इसके लिए बड़ा इनाम देंगे। वो पल भर के लिए रुकता है क्योंकि इस क्वेस्ट की डिटेल्स उसे अपनी पिछली जिंदगी की याद दिला देती हैं। उसे याद आता है कि ऐसे एक बड़े हादसे ने पूरे इटर्नल नाइट सिटी को तबाह कर दिया था। सीरियस का वो हमला इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। हालात की गंभीरता को समझते हुए वो बिना सोचे इस क्वेस्ट को स्वीकार कर लेता है। सैनिक बेहद कमजोर आवाज में उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे जल्दी जाने को कहता है ताकि शहर अपनी सुरक्षा की तैयारी कर सके। सच कहें तो समय बहुत कीमती है। इन आखिरी शब्दों के साथ सैनिक हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। हमारा हीरो लैश को उठाता है और इटर्नल नाइट सिटी की तरफ उड़ान भर देता है। वो टाउन पोर्टल स्क्रॉल का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि ऐसा करने से वो लाश को साथ नहीं ले जा पाता। रास्ते में वो लगातार फायर साइक्लोन का इस्तेमाल करता रहा ताकि पैसिव को स्टैक कर सके। जब तक शहर की दीवारें दिखने लगती हैं, उसके पैसिव स्टैक्स हैरान करने वाले 2 लाख तक पहुंच जाते हैं। गेट पर पहुंचते ही गार्ड्स उसका रास्ता रोक लेते हैं और चिल्लाते हैं कि सिटी लॉर्ड के महल में बिना इजाजत जाना मना है। वो शांति से सैनिक की लाश को नीचे रखता है और उन सख्त गार्ड्स को पूरी बात समझाता है। वो उन्हें बताता है कि ये उन्हीं का साथी कमील है और उसके पास एक बेहद जरूरी पैगाम है जिसे सिटी लॉर्ड को तुरंत सुनना चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं, इसमें कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। शहीद स्काउट को पहचानकर गार्ड्स उसे अंदर ले जाते हैं और जल्द ही वो महल के एक बड़े खाली हॉल में खड़ा होता है। सिंहासन पर गजब के रौब और बहादुरी वाली एक महिला बैठी है जो शांत और गहरी नजरों से उसे देख रही है। वो उस एडवेंचरर से पूछती है कि वो यहाँ किस सिलसिले में आया है।
वो इस महिला से पहले से ही अच्छी तरह वाकिफ है, जो सिटी लॉर्ड आयरिस है। अफवाह है कि उसकी रगों में शाही खून बहता है। अपनी पिछली जिंदगी में जब इस गेम की दुनिया असल दुनिया से मिल गई थी, तब ये सिटी लॉर्ड कामयाबी के साथ हमारी दुनिया में दाखिल हुई और एक महान हस्ती बनी। उसने राक्षसों के हमलों से इंसानियत को बचाने के लिए सैनिकों की एक बड़ी फौज का नेतृत्व किया था और उसकी गजब की खूबसूरती और बेमिसाल ताकत की वजह से उसे इंसानों के बीच रोज क्वीन का खिताब मिला। वो थोड़ा झुककर उसे बताता है कि उसके एक सैनिक ने दम तोड़ते हुए एक जरूरी पैगाम भेजने की गुजारिश की थी। वो बताता है कि सीरेस अपनी सेना जुटा रही है और इटर्नल नाइट सिटी को अपनी सुरक्षा की तैयारी करनी होगी। वो आय भरती है और कहती है कि आखिरकार उन बदबूदार मछलियों ने अपनी चाल चल ही दी। फिर वो उसे आदर से देखती है और पूरे शहर की तरफ से इस मदद के लिए धन्यवाद देती है। आयरिस उसे इनाम के तौर पर एक चमकता हुआ मेडल देती है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज गूंजती है कि उसे इटर्नल नाइट बैज मिल गया है। इस मेडल से शहर के इलाके में उसकी रेपुटेशन 50 पॉइंट्स बढ़ जाती है। साथ ही ये बैज उसे 100 सैनिकों तक की टुकड़ी को कमांड करने की इजाजत देता है और उसे शहर के स्थानीय कानूनों से भी छूट देता है। मन ही मन वो बेहद खुश है क्योंकि उसे इस लेजेंडरी प्रिविलेज आइटम के बारे में अच्छे से याद था। जरा सोचिए, एक पल के नोटिस पर लेवल 60 के एनपीसी की टीम को बुला पाना कितनी बड़ी बात है। सच कहें तो ये खेल को पूरी तरह बदलने वाला फायदा है। इस बैच के साथ वो एक तरह से इटर्नल नाइट सिटी का एक बड़ा रईस बन चुका है। आयरिस को अलविदा कहने के बाद हम देखते हैं कि सभी 8 मुख्य शहरों में ताकत के प्रतीक के रूप में एक हीरोज टावर खड़ा है। हर खिलाड़ी को रोज 3 चैलेंज अटेम्प्ट्स मिलते हैं, लेकिन अगर वे इस चैलेंज में जीत जाते हैं तो उनका अटेम्प्ट डेली लिमिट से कम नहीं होता। अपनी पिछली जिंदगी में इस टावर पर फतह हासिल करने के बाद उसे अपने मौजूदा डैमेज आउटपुट पर पूरा भरोसा था। जल्द ही वो इस विशाल इमारत के पास पहुंच जाता है जो बादलों को चीरती हुई खड़ी है और इसके दरवाजे पर भारी भीड़ जमा है। प्लेयर्स के बीच उसे एक बेहद जाना पहचाना चेहरा दिखता है। ये कोई और नहीं बल्कि बाटियन गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट बाटियन ई डाओ है। उसे अचानक याद आता है कि उसकी पिछली जिंदगी में इस गिल्ड का ठिकाना यहीं हुआ करता था। ठीक उसी पल आइडो की नजर भी उस पर पड़ती है और वो मशहूर डबल डार्क गॉड को यहाँ देखकर हैरान होकर आवाज देता है। वो बताता है कि वो हीरोज टावर के लिए आया है। वो कहता है कि अब तक कोई दूसरी मंजिल पार नहीं कर सका है। वहाँ के हीरोज भले ही लेवल 11 के हैं, पर वे दमदार हैं। वो बस सिर हिलाकर खुद देखने अंदर जाता है का फैसला करता है। वो फुसफुसाती हुई भीड़ को चीरकर टावर में दाखिल होता है। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये डबल डार्ट एक्सपर्ट तो बिल्कुल साधारण दिखता है और वे बातें करने लगते हैं कि वो भी उनकी तरह ही है और दूसरी मंजिल का सपना देखना महज बकवास है। वे सोचते हैं कि इसमें इतना घमंड कहाँ से आया। वे उसके हारने का इंतजार करते हैं। तभी एक तेज रोशनी के साथ वो एक विशाल और पुराने अरीना में पहुंच जाता है। ये स्टेज वाकई बहुत ही बड़ा है, जो आंखों की पहुंच से भी दूर तक फैला हुआ है। ठीक उसके सामने एक परछाई आकार लेने लगता है। वो शायद धीरे धीरे नीले कवच में लिपटे योद्धा का रूप लेता है। एक पुराने हेलमेट से ढके चेहरे से सिर्फ उसकी ठंडी बेपरवाह आंखें ही दिखाई दे रही हैं। ये स्टॉर्म वॉरियर है, लेवल 10 का एक खूंखार लड़ाका जिसके पास स्टॉर्म चार्ज, गेल वर्लविंड और बेहद खतरनाक डेथ रिफ्ट विंड जैसी जानलेवा स्किल्स हैं। पहले गार्डियन के तौर पर टावर के इस रखवाले की ताकत को हमारा हीरो अच्छे से जानता है। सच कहें तो वो नींद में भी इसे हरा दे। एक नजर देखते ही वो दिलचस्पी खो देता है और फौरन अपना धनुष निकालता है, तीर चलाता है। स्टॉर्म वॉरियर बिना कोई आवाज किए तुरंत ढेर हो जाता है। बाहर खड़ी भीड़ दांव लगा रही है कि वो 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि एक आर्चर इतने पास के मुकाबले में मौत पक्की है। यह सब जानते हैं, लेकिन तभी कोई चिल्लाया कि लीडर बोर्ड देखो। सिर्फ 3 सेकंड में मैच खत्म हो गया और पूरी भीड़ हैरान रह गई। पिछले टॉप चैलेंजर को इसे पूरा करने में 40 मिनट लगे थे। लोगों को शक है कि अंदर खड़ा शख्स इंसान भी है या नहीं। अब सबसे ऊपर डबल डार्ट का नाम है, जिसने पहली मंजिल सिर्फ 13 सेकंड में पार कर ली। ये देखकर वहां मौजूद सभी प्लेयर्स के होश उड़ गए। यह किसी मजाक जैसा लग रहा था। आखिरी बंदे को पहले गार्डियन को हराने में 40 मिनट लगे थे, लेकिन उसने सिर्फ एक शॉट में खेल खत्म कर दिया। प्लेयर्स चिल्लाने लगे कि दुनिया में कोई इंसाफ नहीं बचा। इसी बीच उसे 10वीं मंजिल के गार्डियन को हराने के लिए बधाई का नोटिफिकेशन मिला। उसे 10वीं मंजिल के गार्डियन से एक स्किल एनहांसमेंट स्क्रॉल मिला था। जब 10वीं मंजिल का गार्डियन आखिरकार गायब होने लगा, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। उसने अपनी क्लास एडवांसमेंट की शर्तें देखी, जिसमें सिर्फ आखिरी कदम बाकी था। इसे सोचकर उसका आगे चुनौती जारी रखने का कोई मन नहीं था। उसने बस एक बार सोचा और हीरोज टावर से बाहर आ गया। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, अनगिनत प्लेयर्स की जलती हुई निगाहें उस पर टिक गईं। भीड़ चिल्लाने लगी और उसे भगवान का दर्जा देने लगी। एक फैन चिल्लाया कि वो कितना शानदार है, जबकि दूसरे उसका थोड़ा सा वक्त मांग रहे थे। डबल डार्ट अचानक इस दीवानगी के तूफान के बीच घिर गया। लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे और उसका ध्यान खींचना चाहते थे। पागल हुई भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एडोव के नेतृत्व वाले बत्तियन गिल्ड के सदस्यों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। हमारा हीरो वहां बिल्कुल हैरान खड़ा था और इस हालात को समझ भी नहीं पा रहा था। तभी एडोव एक नौजवान के साथ आगे आया। उस अजनबी ने खुद का परिचय बत्तियन गिल्ड के प्रेसिडेंट शुआन जॉन के रूप में दिया।
शुआन जॉन ने हमारे हीरो से मिलकर अपनी सच्ची खुशी जाहिर की। जुआन डामिंग को इस गिल्ड के बारे में अच्छी बातें याद आईं और उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने हाथ मिलाया, एक बेहद आकर्षक महिला वहां आई और खुद को दूसरी गिल्ड की वाइस प्रेसिडेंट बताया। उसका नाम चिंग वान यूयू था और वह चिंग वान गिल्ड की तरफ से आई थी। वह खास तौर पर हमारे हीरो को अपनी मशहूर गिल्ड में शामिल करने आई थी। चिंग वान गिल्ड गेम की टॉप 10 ताकतवर गिल्ड्स में से एक थी। हालांकि वे सिर्फ महिला प्लेयर्स को ही शामिल करते हैं और इसी नीति की वजह से वे कुल ताकत में 10वें स्थान पर हैं। उन्हें आगे बढ़ते देख दूसरे गिल्ड लीडर्स भी तुरंत आगे आए और दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगे। वे सब दोस्ती के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसने विनम्रता से हर ऑफर ठुकरा दिया और सिर्फ कुछ लोगों को कांटेक्ट में जोड़ा। हालांकि उसने 2 खास गिल्ड्स के रिक्वेस्ट को सीधे खारिज कर दिया, जिनमें से एक यूसियन गिल्ड थी और दूसरी थी क्वांगरन गिल्ड। सच कहें तो इन दोनों गिल्ड्स के लिए उसके मन में बिल्कुल भी अच्छी भावनाएं नहीं थीं और इसकी वजह बहुत भयानक थी। पिछले जन्म में इन दोनों गिल्ड लीडर्स ने अपना असली रंग दिखाया था। जैसे ही खेल की दुनिया हकीकत में बदलने लगी, वे प्राचीन दुष्ट देवताओं के वफादार पालतू कुत्ते बन गए। उन्होंने खेल के भीतर मासूम खिलाड़ियों का शिकार किया और असली दुनिया में पहले हमले में शैतानों की मदद भी की। उन्होंने शैतानी ताकतों को पैर पसारने में मदद की थी, जिससे वो उनसे बेहद नफरत करता था। तब उसके पास उन्हें रोकने की ताकत नहीं थी, लेकिन इस बार उसका उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। खुद को भीड़ के बीच घिरा देखकर उसे लगा कि पैदल निकलना नामुमकिन है, इसलिए उसने एंजल्स विल से उड़ान भरी। अब क्लास एडवांसमेंट के लिए सिर्फ 5 गोल्ड रैंक के बॉस को मारना बाकी था। उन्हें खुले में ढूंढने में सदियां लग सकती थीं। खुशकिस्मती से एक रिग्रेसर होने के नाते वह इटर्नल नाइट सिटी के पास एक ऐसी जगह जानता था जहां गोल्ड रैंक के बॉस भरे पड़े थे। यह जगह उसकी काबिलियत बढ़ाने के लिए भी बढ़िया थी। थोड़ी दूर सफर करने के बाद हमारे सामने डरावने काले पहाड़ों की एक श्रृंखला दिखाई दी। उसे अनडेड क्रिप्ट के सही ठिकाने का पक्का पता नहीं था, इसलिए उसने पहाड़ों के बीच कुछ समय ढूंढने में बिताया। वह चोटियों के ऊपर उड़ते हुए किसी संदिग्ध चीज की तलाश करने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी नजर दूर एक सुनसान घाटी पर पड़ी। वहां उसे एक गहरा अंधेरा रास्ता दिखा और वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। अंधेरे में कदम रखने से पहले उसने घाटी की रखवाली कर रहे बेचैन अनडेड को साफ करने के लिए फायर साइक्लोन का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने प्रवेश किया, गेम नोटिफिकेशन की जानी पहचानी आवाज उसके कानों में गूंज उठी। नोटिफिकेशन ने एक खास इलाके की खोज की घोषणा की। हम देखते हैं कि अनडेड क्रिप्ट का दफन कक्ष बेहद विशाल था, जो लगभग 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर फैला हुआ था। अंदर कंकालों की भारी भीड़ जमा थी। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर खड़ा हुआ, दूर खड़े अनडेड को अभी तक उसके आने की खबर नहीं थी। पूरे कमरे में इन सफेद जेड कंकालों के सिवाय कुछ नहीं था। बस पीछे की सीढ़ियों के पास एक बड़ा सा साया मंडरा रहा था। बिना किसी देरी के उसने पूरे कमरे को साफ करने की तैयारी की। उसने हड्डियों के उस बड़े से ढेर के ठीक बीच में एक शक्तिशाली फायर साइक्लोन फेंक दिया। आग की लपटों के टकराते ही पूरे कमरे में हड्डियां टूटने की आवाजें गूंज उठी। अनगिनत सफेद जेड कंकाल उन घूमती हुई लपटों में जलकर राख हो गए। कुछ ही पलों के बाद वहां का नजारा बिल्कुल बदल गया। पहली मंजिल पर अब पूरी तरह सन्नाटा पसर चुका था। एक भी कंकाल खड़ा नहीं बचा था। तभी वह विशाल साया आखिरकार हरकत में आया। उसकी हड्डियां चटकने लगी और वह टूटी हुई हड्डियों के ऊपर से आगे बढ़ने लगा। उसके बढ़ते कदमों के साथ एक भारी और डरावना दबाव महसूस हो रहा था। पास आने पर आखिरकार उसका असली रूप दिखा। वह सोने का मुकुट पहने एक विशाल कंकाल था, यानी स्केलेटन किंग, एक बेहद खतरनाक गोल्ड रैंक बॉस। हमारे हीरो ने एक तलवारबाज की सटीकता के साथ हमला किया, जो सीधे स्केलेटन किंग के माथे पर लगा। उसकी सेहत तेजी से घट गई और खुद स्केलेटन किंग भी एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने हैरान होकर अपनी खोपड़ी को छुआ, मानो वह इस अचानक हुए नुकसान से उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली हथियार ने उसकी जिंदगी का 10वां हिस्सा कैसे छीन लिया। लेकिन एक बात साफ थी, इस इंसान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक खामोश दहाड़ के साथ स्केलेटन किंग ने अपनी लोहे की भारी तलवार उठाई और उस पर वार किया। उसने हवा में पीछे हटते हुए लगातार हमले जारी रखे। उसने अपने दिमाग में एंजल्स विल का इस्तेमाल कर खुद को हवा में उठा लिया, जिससे वो बॉस की पहुंच से दूर हो गया। वो बिना रुके लगातार तीर बरसाने लगा और बड़ी आसानी से स्केलेटन किंग के हर वार से बचता रहा। यह मुकाबला 15 सेकंड भी नहीं चला और बॉस ढेर हो गया। हाँ, उसे हराने में 15 सेकंड से भी कम समय लगा। तुरंत ही पूरे सर्वर पर एक बड़ी घोषणा गूंज उठी। खिलाड़ी इजियन शुआंग याओ ने दुनिया का पहला गोल्ड रैंक किल हासिल कर लिया है। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जो स्टार सोर्स महाद्वीप के इतिहास में दर्ज हो जाएगी। स्केलेटन किंग के हारने के साथ ही रास्ता खुल गया। अगली मंजिल का रास्ता चमकने लगा। वह वहां ज्यादा देर नहीं रुका और सीधे नीचे चला गया। इस बीच अनडेड क्रिप्ट के सबसे गहरे हिस्से में एक गुप्त कमरा मोमबत्तियों की हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। अंधेरे कोनों में 2 आकृतियां छिपी हुई थीं। उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा कि वे पूरी स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं। उसने ऐलान किया कि 7 दिनों में वह एवरनाइट शहर पर हमला करने के लिए अपने सेवक भेजेगा। एक बार जब एवरनाइट शहर तबाह हो जाएगा तो उसकी 80% आबादी उसकी गुलाम बन जाएगी। जीत की यह एक भयानक कीमत थी, लेकिन खुद शहर और उसके आसपास की जमीन उनकी अपनी हो जाएगी।
कम से कम उनकी नजरों में यह सौदा बुरा नहीं था। हालांकि दूसरी आकृति ने याद दिलाया कि उनके लीडर ने खास तौर पर सिटी मास्टर आइरिस को बख्शने की मांग की है। उसे चेतावनी दी गई कि वह उसे हाथ न लगाए। वैसे भी उसे जिंदा लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अचानक उसका शरीर कांप उठा और उसने गुप्त कमरे की छत की तरफ देखा। एक छोटा सा कीड़ा वहां आ गया था। मोमबत्ती की लौ तेजी से हिली और एक साया गायब हो गया। उधर 5वीं मंजिल पर इजियन ने एक आखिरी तीर चलाकर अनडेड नाइट को गिरा दिया और राहत की सांस ली। आखिरकार उसकी जॉब एडवांसमेंट की तीनों शर्तें पूरी हो चुकी थीं, जिससे वह काफी खुश था। उसने वह चमकता हुआ स्क्रॉल निकाला जो अब पूरा होने का इशारा कर रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे एक्टिवेट कर दिया। तभी एक घंटी बजी और क्लास ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई। वह अब एक अनोखी हिडन क्लास यानी डिवाइन आर्चर ऑफ हाउटसोंग बन चुका था। उसने तुरंत 3 ताकतवर स्किल्स सीख ली, आई ऑफ हाउटसोंग, लॉ ऑफ पेल थंडर और हेवन पियर्सिंग स्वॉर्ड। वह जानता था कि हिडन क्लासेस ताकतवर होती हैं, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही था। उसका एक लेवल अप होना दूसरों के 12 लेवल अप होने के बराबर था। ये सिर्फ ताकत नहीं बल्कि खेल के नियमों का सीधा उल्लंघन था। स्टैट पॉइंट्स के अलावा उसकी नई स्किल्स भी लाजवाब थीं। वह विशेष रूप से पहली स्किल आई ऑफ हाउटसोंग से बेहद खुश था, जो ऐसा लगता था जैसे सिर्फ उसी के लिए बनी हो। उसकी सबसे बड़ी चिंता रेंज नहीं बल्कि उसकी खुद की नजर की सीमा थी, जो अब दूर हो चुकी थी। वह सीमा अब खत्म हो चुकी थी। अब वह आई ऑफ हाउटसोंग का उपयोग करके किसी भी लक्षित क्षेत्र को रोशन कर सकता था, जिससे उसे अपने शिकार की साफ तस्वीर मिल जाती। दूरी चाहे कितनी भी हो, वह सटीक निशाना लगा सकता था। चाहे कोई भी हमला हो, उसके शिकार अब उससे छिप नहीं सकते थे। वह खुद को एक चलती फिरती मिसाइल की तरह महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह अपनी इस नई ताकत का आनंद ले रहा था, तभी एक डरावनी आवाज गूंजी। सीधे उसके कान में गूंजती आवाज ने तहखाने का सन्नाटा तोड़ दिया। उसने ताना मारा कि उसे किसी बड़े सूरमा की उम्मीद थी, पर यहाँ सिर्फ एक मामूली नौसिखिया आया है जिसने अभी अपना पहला जॉब एडवांसमेंट ही पूरा किया है। बात खत्म होते ही काले कपड़ों में लिपटी एक रहस्यमयी आकृति दिखी। एजी की नजरें तुरंत उस पर जम गईं। उस अजनबी के सिर पर नाम चमक रहा था, लिचग्लॉक। यह एक डायमंड टीयर बॉस था। उसका लेवल, हेल्थ, माना, अटैक और डिफेंस सब सवालिया निशानों के पीछे छिपे थे, जिन्हें देखकर यूजिन के रोंगटे खड़े हो गए। स्टार सोर्स में 30 लेवल से ऊपर का हर टारगेट रहस्य बन जाता है। सिर्फ सवालिया निशान दिखने का मतलब था कि यह कम से कम 40 लेवल का मॉन्स्टर है। लेकिन इस नाम ने उसका ध्यान खींचा, लिचग्लॉक, एक लिच। उसे याद आया कि यह जीव यहीं छिपा हुआ था। एवरनाइट सिटी के आसपास यह नाम किसी के लिए नया नहीं था। पिछले जन्म में कई प्लेयर्स उसे जानते थे। ग्लॉक की सबसे डरावनी ताकत उसकी अनडेड सेना थी। एवरनाइट को घेरने वाली ताकतों में इसी लिच की फौज शामिल थी। अगर तब आइरिस ने सूझबूझ से ग्लॉक को खत्म न किया होता तो एवरनाइट उस दोहरे हमले में बर्बाद हो जाता। अब दुश्मन ठीक सामने खड़ा था। एजोन ने तुरंत टाउन पोर्टल स्क्रॉल चलाकर शहर को बचाने का फैसला किया। अगर ग्लॉक 20 किलोमीटर दूर होता तो एजोन कुछ तीर चलाकर उसका इम्तिहान जरूर लेता, लेकिन महज 200 मीटर की दूरी पर वो इस ताकतवर लिच से उलझने का खतरा नहीं ले सकता था। सच कहें तो यह खुदकुशी होती। यूजिन के चारों तरफ चमकती रोशनी ने ग्लॉक को चौंका दिया, पर लिच समझ गया कि क्या हो रहा है। वह गुर्राया, क्या उसे यह जगह खेल का मैदान लगती है? ग्लॉक ने खतरनाक स्पेल के लिए हाथ उठाया, लेकिन लिच का कास्टिंग टाइम एजोन की तुरंत इस्तेमाल होने वाली काबिलियत के सामने बहुत धीमा था। वह गुस्से में चिल्लाया और उसे मामूली कीड़ा कहा। उसने कसम खाई कि वह एजोन की आत्मा को 10,000 साल तक तड़पाएगा। लेकिन तब तक एजोन सुरक्षित रूप से एवरनाइट सिटी के टेलीपोर्टेशन सर्कल में पहुंच चुका था। इस भिड़ंत ने उसे याद दिलाया कि बिना कंट्रोल स्किल्स के बिना खेलना बेहद खतरनाक है। उसने वह खास स्किल सिलेक्शन बुक निकाली जो जॉब चेंज के लिए बचाई थी। इसे खोलते ही उसे एक खास स्किल चुनने को कहा गया। पहला विकल्प ट्रिपल स्पिरिट स्वॉर्ड था, जो एक वार को 3 में बदलकर सभी दुश्मनों को 150% का डैमेज देता है। दूसरा विकल्प था हेवनली जनरल को बुलाना, जिससे वो एक दिव्य योद्धा को मैदान में उतार सकता था। यह रक्षक हर लड़ाई में उसका साथ देता। सामने मौजूद हर स्किल कमाल की ताकत और जादुई असर से भरी हुई थी। एक पल के लिए फैसला करना मुश्किल था, पर उसने एक शानदार कंट्रोल स्किल क्राउच ऑफ द डिवाइन डियर चुनी। यह तुरंत एक्टिव होने वाली ऐसी ताकत थी जो स्पेस को दबाकर 5 सेकंड के लिए सब थाम देती थी। इसमें 400 माना लगता और कूलडाउन 30 मिनट था। फैसला लेते ही उसने इसे अपग्रेड करने की तैयारी की। उसने अपनी तीनों कीमती स्क्रॉल इस स्किल पर फूंक दी ताकि इसे चरम सीमा पर ले जाया जा सके। जैसे ही स्क्रॉल गायब हुए, उसकी ताकत बदलने लगी। अब यह स्पेस को 8 सेकंड तक रोक सकती थी और कूलडाउन घटकर सिर्फ 15 मिनट रह गया था। इस बदलाव के बाद स्किल का असर और समय दोनों सुधर गए। सच कहें तो हर पल कीमती था। उसे पता था कि यह अतिरिक्त 3 सेकंड उसे एक तीर दागने का बेहतरीन समय देंगे। तभी अचानक एक नोटिफिकेशन आया। यह याओयाओ का मैसेज था। उसने घबराकर बताया कि उसके भाई को जंगलों में एक सिल्वर टीयर बॉस मिला है। जल्दी आओ गॉड, उसका भाई चिल्ला रहा था क्योंकि वो घबराया हुआ था। वैसे ये भाई बहन दूसरों के भरोसे रहने के बजाय खुद ही मेहनत करके जंगलों में अपना लेवल बढ़ाने में लगे हुए थे। शिकार करते हुए उन्हें अचानक मैदान में घूमता एक सिल्वर बॉस मिल गया। मानना पड़ेगा कि उनकी किस्मत कमाल की थी। याओयाओ डर रही थी कि कोई और उसे मार न दे।
उन्हें डर था कि कोई और शिकार न चुरा ले। यूजी ने लोकेशन देखी तो राहत की सांस ली। वो उसकी रहने में ही था। उसने बॉस की जानकारी मांगी और उन्हें पार्टी में शामिल किया। युननायो ने फॉरेन डिटेल्स भेज दी। वो मोलन किंग नाम का सिल्वर बॉस था जो 12 लेवल का था। उसकी ताकत में मोलन स्वॉर्ड और आर्मर प्रोटेक्शन थे। एजुन ने पार्टी का न्योता मंजूर करते हुए उन्हें तैयार रहने को कहा। बॉस के मरते ही लूट उठाने के लिए तैयार रहना। उसने पूछा, गॉड आप आ रहे हो? उसने देखा कि चारों तरफ दूसरे प्लेयर्स जमा हो रहे थे। उसने कहा, मैं वहां नहीं आ रहा, पर बॉस को मार गिराऊंगा। यह सुनकर युन नायो का दिमाग चकरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। बिना आए शिकार कैसे होगा? क्या वो सिर्फ सोच से इसे हराने वाले थे? जब वो इस सोच में डूबी थी तभी उसका भाई यूइंग पास आया। उसने कंधा थपथपाकर पूछा, क्या गॉड आ रहे हैं? भीड़ बढ़ती जा रही है। उसने बताया कि गॉड नहीं आ रहे, पर उन्होंने बॉस को खत्म करने का भरोसा दिया है। हमें बस सामान उठाने के लिए तैयार रहना है। पर अगर वो नहीं आए तो? तभी कुछ प्लेयर्स पास आकर बोले, क्यों ना हम सब टीम बना लें? अगर बड़ी गिल्ड आ गई तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बात करते हुए उनकी नजरें युन नायो के चेहरे और जिस्म पर टिकी थीं। युएंग ने गंभीर होकर अपनी बहन को पीछे किया। माफ करना, हम खुद संभाल लेंगे, हमारा साथी आ रहा है। इस पर एक बंदा हंसते हुए बोला, क्या मजाक है? यह बहाना पुराना हो चुका है। तुम बस इसे अकेले मारकर बड़ी गिल्ड को फायदा बेचना चाहते हो। जब हम सबने इसे देखा है तो हिस्सा मिलना चाहिए। पर युएंग टस से मस नहीं हुआ। उसने दोहराया कि वे खुद निपट लेंगे। यह सुनकर दूसरे प्लेयर चिढ़ गए। हम तो भलाई कर रहे थे, पर तुम अकड़ दिखा रहे हो। मारो फिर, हम भी देखें। सामने मोलन किंग है, क्या अकेले खिलाड़ी उसे छू भी पाएंगे? लीडर ने इशारा करते हुए पूछा। वो नहीं जानते थे कि दूर आसमान से एक रोशनी आ रही थी। वो रोशनी बिजली की रफ्तार से सीधे मोलन किंग से टकराई। एक बहुत बड़ा डैमेज नंबर ऊपर आया और पल भर में बॉस का खेल खत्म हो गया। इशारा करने वाला हैरान रह गया, जैसे उसकी उंगली ही कोई जादू हो। उसे लगा कि उसने ही उसे ढेर किया, पर तभी यिंग फुर्ती से आगे बढ़ा और जमीन पर पड़ी शानदार लूट गायब हो गई, जिसमें चमचमाता सुनहला गियर भी था। यह देखकर बाकी लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि सामान उसने उठाया तो साबित हो गया कि शिकार उसके साथ ही नहीं किया। और वो गोल्डन गियर इस समय बेहद कीमती और नायाब था। इसकी कीमत लगाना नामुमकिन था। रुक जाओ, भीड़ ने तुरंत उन्हें घेर लिया। वह गोल्डन आइटम यहीं रखकर जाओ, वरना बचकर नहीं निकल पाओगे। हाँ, इसे दे दो वरना पछताओगे। हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। इस नायाब चीज को यहीं छोड़कर जाओ, वरना यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। उनकी धमकियों से यूइंग का चेहरा तंग हो गया। युन्याओ ने पीछे छिपते हुए तुरंत अपने मददगार को मैसेज किया कि उन्हें घेर कर सामान मांगा जा रहा है। भले ही उसके भाई ने उसे नीलामी पर लगा दिया था, वैसे उसे पहले से ही सब दिख रहा था, क्योंकि आसमान में उसकी आंख मौजूद थी। यह आई ऑफ द वर्ड थी, जो उसकी खास एबिलिटी थी। इस नज़र से सब साफ दिख रहा था, इसलिए वो जरा भी फिक्रमंद नहीं लग रहा था। वह बस एक छोटा सा जवाब भेजता है कि सब ठीक है। फिर सिर्फ एक सोच से ही आसमान से बिजली कड़कती है और सीधे भीड़ के बीच गिरती है, जहां दोनों भाई बहन खड़े थे। चारों तरफ बिजली की चिंगारियां फैलने लगती हैं। दोनों अपनी आंखें कसकर बंद कर लेते हैं, अंत का सामना करने के लिए तैयार। पर जैसा दर्द उन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं होता। इसके बजाय आसपास खड़े बाकी खिलाड़ी दर्द से चीखने चिल्लाने लगते हैं। जब वे भाई बहन आखिरकार अपनी आंखें खोलते हैं तो भीड़ गायब हो चुकी होती है। जमीन पर सिर्फ चमकते हुए जादुई गियर्स बिखरे पड़े थे। इसी सदमे के बीच यिन नायो अचानक चिल्लाती है, भैया, उस महान प्लेयर ने हमें जमीन से सारा सामान उठाकर बेचने को कहा है। यिन नायो चिल्लाई, क्या वह हमें देख सकते हैं? युइंग वहां बिल्कुल दंग खड़ा था। पहले सिर्फ एक तीर से वन शॉट किल, वो भी एक बॉस को, और अब वो आसमान से जादुई बिजली बुला रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वे दोनों एक ही गेम खेल रहे हैं। दूसरी ओर हमारी मुलाकात ताकतवर आयरिस से होती है, जिसने बेहद खूबसूरत गाउन पहना हुआ था जो उसकी आकर्षक काया को निखार रहा था। उसका अंदाज शाही और बर्फीला था, जिसे देखकर किसी का भी मन उसे हासिल करने को मचल उठे। लेकिन हमारे मुख्य किरदार का ध्यान भटकने वाला नहीं था। वह जानता था कि वो खतरनाक है। वह चौथे रैंक के करीब पहुंच चुकी महाशक्ति है, जहां एक गलती का मतलब सिर्फ मौत है। मैंने सुना आप मुझे ढूंढ रही थी, उसने सिटी लॉर्ड आयरिस का अभिवादन करते हुए कहा। जब मैं अनडेड पहाड़ों में ट्रेनिंग कर रहा था तो मुझे एक छिपी हुई गुफा मिली। उसने आयरिस को उस अनडेड क्रिप्ट का पूरा किस्सा सुनाया। उसने यह भी बताया कि कैसे उसने 30 लेवल के एक गोल्ड बॉस को मार गिराया। उसने कुछ नहीं छुपाया। मुझे पता था कि उन पहाड़ों में एक ग्लिच है। आयरिस ने शांत होकर कहा, लेकिन तुमने उसके डेथ नाइट को हरा दिया। क्या तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? अगर सिटी लॉर्ड को मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं अभी अपनी ताकत दिखा सकता हूँ। आयरिस पीछे मुड़ी और बोली, मेरे पीछे आओ। वे दोनों हवेली के मुख्य हॉल से होते हुए सीधे उसके निजी ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचे। मैदान में ट्रेनिंग डमीज की कतारें सजी थीं। ये डमीज तीसरे रैंक के योद्धाओं के हमलों को भी झेल सकती हैं। आयरिस ने कहा, तुम बिना किसी झिझक के अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा रैंक यानी 60 लेवल से ऊपर, जो उसके मौजूदा लेवल से बहुत आगे था। वह इन डमीज को तोड़ तो नहीं सकता था, लेकिन आयरिस को थोड़ा झटका देना उसके काबू में जरूर था। बिना कुछ बोले उसने अपना जादुई लॉन्गो बाहर निकाला और अपनी पावर चार्ज करने लगा। चूंकि यह खुद को साबित करने का मौका था,
उसने अपने सबसे मजबूत अटैक हेवन स्वॉर्ड को चुना। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ने लगी, आयरिस की आंखों में असली हैरानी साफ दिखने लगी। अपनी असीम ताकत की वजह से वह इस हमले में छिपी भयानक विनाशकारी शक्ति को महसूस कर सकती थी। तभी नीली रोशनी छोड़ता हुआ वह तीर तेजी से आगे बढ़ा। इस हमले ने 12 मिलियन से ज्यादा का डैमेज दिया। आयरिस का हाथ गाउन के पीछे थोड़ा काम गया, तभी नोटिफिकेशन आया, सिटी लॉर्ड आयरिस के साथ आपकी अनुकूलता 20 बढ़ गई है। अब उसकी अनुकूलता 30 हो चुकी थी। इस अचानक आए सिस्टम प्रॉम्प्ट ने उसे चौंका दिया। ये सिस्टम आमतौर पर खास एनपीसी के लिए होता है और ये साफ था कि उसके इस प्रदर्शन ने आयरिस का दिल जीत लिया था। आखिरकार ताकतवर लोग ही दूसरों की असली ताकत का सम्मान करते हैं। इस वक्त आयरिस सचमुच गहरे सदमे में थी कि आखिर कैसे कोई पहले रैंक की शुरुआत में ही तीसरे रैंक जितनी विनाशकारी शक्ति रख सकता है। वह सोचने लगी कि क्या यही एक डिसेंडेंट की असली ताकत है। सिटी लॉर्ड, उसने कहना शुरू किया, जो मैंने आपको दिखाया वो मेरा सबसे मजबूत सिंगल टारगेट हमला था। अब मैं आपको अपनी एरिया ऑफ इफेक्ट क्षमता दिखाता हूँ। बिजली आओ। जैसे ही उसका हाथ नीचे गिरा, आसमान से एक विशाल बिजली कड़की और सीधे ट्रेनिंग डमीज पर गिरी। वहां से भारी डैमेज नंबर्स का सैलाब उठ खड़ा हुआ, जिसे देखकर आयरिस दंग रह गई। तभी एक और नोटिफिकेशन गूंजा, सिटी लॉर्ड आयरिस की अनुकूलता 10 बढ़ गई है और अब ये 40 हो गई थी। तुम्हारी ताकत, उसने कहा, मुझे मंजूर है। मेरे पास एक ऐसी जगह की सिफारिश है जो तुम्हारी शक्ति को तेजी से बढ़ाएगी। उसकी आंखें चमक उठी। ये एक हिडन क्वेस्ट था जो लगभग किसी किसी को भी आज तक उससे नहीं मिला था। आदरणीय सिटी लॉर्ड, मैं उस जगह को देखने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे सिटी लॉर्ड मत कहो, उसने टोका। अब से मुझे आयरिसम बुलाओ। ठीक है आयरिस। वह धीरे से मुस्कुराई और एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने मन ही मन सोचा कि इस एनपीसी को बहुत ज्यादा असली बनाया गया है। वो अपना आपा खोने ही वाला था। उसकी इस हल्की झिझक पर आयरिस ने बुरा नहीं माना। मैं तुम्हें रॉयल एकेडमी के लिए रिकमेंड करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें एडमिशन के लिए एक खास चीज लानी होगी। कृपया मुझे बताइए, उसने पूछा। वो चीज क्या है? स्टार ऑफ होप। केवल सबसे बेहतरीन नए खिलाड़ियों को ही रॉयल एकेडमी में जाने का मौका मिलता है। शुरुआती इलाकों में तुम डिसेंडेंट्स के पास ये टाइटल पाने का मौका था, लेकिन मुश्किल बहुत ज्यादा थी। अब काश तुम्हारे पास। आयरिस अचानक रुक गई। उसकी आंखों के सामने उसने हेल लेवल ट्रायल जीतकर मिला स्टार ऑफ होप टाइटल बाहर निकाल दिया। क्या ये वही टाइटल है? हाँ, मैंने गांव में सबसे कठिन ट्रायल पूरा किया था। तुमने सच में इसे शुरुआती इलाके में हासिल कर लिया। आयरिस हैरान रह गई। उसका संयम टूट गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। वह इस झटके को छुपा नहीं पा रही थी। उसने कहा, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो मैं इटर्नल नाइट सिटी का प्रतिनिधित्व करूंगा, है ना? उसने इशारा किया कि सिटी लॉर्ड को उसे एक अच्छा इनाम देना चाहिए। आयरिस उसकी इस हिम्मत से हैरान रह गई। उसे समझ आया कि वो अपनी ताकत क्यों दिखा रहा था। तो बताओ, उसने पूछा। तुम्हें क्या चाहिए? उसने पूछा कि क्या उनके पास 30 लेवल का गोल्ड गियर सेट है। एक गोल्ड सेट? हाँ, मेरे पास है, उसने माना। लेकिन क्या तुम इसे पहन पाओगे? तुम डिसेंडेंट्स के लिए गियर्स पहनने की सीमा होती है, इसे अभी देना बेकार होगा। उसने कहा कि वो चिंता न करे, वह बस इसे तैयार रखे और वह तुरंत अपना लेवल बढ़ा लेगा। उसने उसे दूसरे जॉब एडवांसमेंट के समय आने को कहा। अब जब सामान और एडमिशन दोनों पक्के हो गए तो उसका अगला लक्ष्य साफ था, एक तगड़ी ग्राइंडिंग। उसे एक ही दिन में 30 लेवल तक पहुंचना था। एक छोटा सा लक्ष्य। गेमिंग पॉड से बाहर निकलकर वह सीधे सीढ़ियां चढ़कर लीना से मिलने गया। उसने दरवाजा खटखटाया और उसने तुरंत खोला। मैं हूँ। उसने उसे चिढ़ाया कि आखिरकार उसे उसकी याद आ ही गई। हालांकि उसने सोचा कि वह इतनी रात को क्यों आया है। उसे लगा कि वह कुछ गड़बड़ करने आया है। वह लीना को देखकर हैरान हुआ, जिसकी आंखें शर्मा भी रही थीं और गुस्सा भी थीं। जैसे ही उसने कहा कि उसे कुछ बताना है, उसका चेहरा लाल होने लगा। उसने उसे देखा और लिविंग रूम की तरफ मुड़ गई। जब वह सोफे पर बैठी तो उसने देखा कि उसने सिल्क का नाइट गाउन पहना था। वह काफी आकर्षक था और उसका ध्यान भटका रहा था। उसने अपनी नजरें हटाईं, सोफे तक उसके पीछे गया और बोलने का इंतजार करने लगा। तो इतनी रात को मुझसे क्या काम है? उसने पूछा। उसका चेहरा और लाल हो गया और आंखों में एक उम्मीद थी। आखिरकार उसने कहा, ना दीदी, चलिए साथ में गेम खेलते हैं। बस अपनी गेम आईडी दे दीजिए ताकि मैं आपको ढूंढ सकूं। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने सिर्फ इतनी सी बात के लिए उसे पूरी शाम परेशान रखा। और इस तरह हम वापस गेम की दुनिया में आते हैं। लॉगिन करते ही उसने सबसे पहले अपनी फ्रेंड लिस्ट खोली और लाउजीशू नाम डाला। सच कहूं तो उसे समझ नहीं आया कि उसने इतना अजीब नाम क्यों चुना। ये उस पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता था। उसने रिक्वेस्ट भेजी और लीना ने तुरंत स्वीकार कर ली। तभी मैसेज आया, तो तुम ही वो मशहूर डबल स्टैंडर्ड हो। वो मुस्कुराया और पूछा कि क्या वो हैरान है। उसने उसे डांटा क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतना बड़ा राज छुपाया। मैसेज पढ़कर उसे थोड़ा बुरा लगा और उसने तुरंत बात बदल दी। उसने बताया कि वो उसे लेवल अप कराने आ रहा है। लीना ने तुरंत को ऑर्डिनेट्स भेज दिए, ये कहकर कि उसकी दोस्त भी साथ है। लोकेशन देखने पर हमें पता चलता है कि लीना होली लाइट सिटी में है। ये बहुत अच्छा था क्योंकि इससे उसे एक लेजेंडरी क्वेस्ट शुरू करने का मौका मिलेगा।
इस बीच शहर के बाहर लेवलिंग स्पॉट पर लीना अपनी सहेली के मना करने पर भी वो आराम करने के लिए घास पर लेट गई। उसने एक पुराना आर्मर पहना था जिसमें उसके पेट और हाथ खुले हुए थे। आर्मर काफी तंग था, उसके शरीर पर इतना टाइट था कि उसकी बनावट को उभार रहा था, जिसे देखकर बगल में खड़ी दोस्त ने आंखें घुमाई। उसकी सहेली शायू ने टोका कि उसका पेट दिख रहा है, लेकिन लीना ने इसकी फिक्र न करे। शाओयू ने लीना के आर्मर को थोड़ा नीचे खींचने की कोशिश की। वह खुद एक मेज थी जिसने ढीले ढाले रोब्स पहने थे जो उसके शरीर को पूरी तरह ढके हुए थे, लेकिन फिर भी कोई भी बता सकता था कि वह भी लीना जितनी ही सुंदर थी। लीना ने उसे चढ़ाते हुए कहा कि वह उसकी माँ से ज्यादा टोकती है। उसने भरोसा दिलाया कि सब ठीक रहेगा, कि एक बार उसका दोस्त आ जाए तो वे बिना हाथ पैर हिलाए भी लेवल अप कर सकेंगी। शाओयू को इस रहस्यमयी दोस्त पर शक होता है। लीना उसे भरोसा दिलाती है कि वह बस आने ही वाला है, लेकिन तभी खिलाड़ियों का एक ग्रुप उनकी तरफ संदिग्ध नजरों से बढ़ने लगता है। यह ग्रुप उन्हें घेर लेता है और उनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। हवा का रुख भांप कर लीना के चेहरे पर शिकन आ जाती है। वो उठ बैठती है और घुसपैठियों को घूरती है। लीडर, जो एक दुबला पतला नौजवान है, दोनों लड़कियों को एक घिनौनी मुस्कान से देखता है। वह पूछता है कि क्या वे दोनों अकेले ही यहाँ लेवल अप कर रही हैं, और उन्हें अपनी पार्टी में आने को कहता है। वह डींगे मारता है कि वे गॉड गिल्ड के सदस्य हैं। हालांकि उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा है। वांग हाओ नाम के इस शख्स को लगता है कि आज उसकी लॉटरी लग गई है। उसने कभी नहीं सोचा था कि गिल्ड के साथ बाहर घूमते हुए उसे इतनी खूबसूरत फीमेल प्लेयर्स मिलेंगी। वह घास पर बैठी फीमेल वॉरियर को एकटक देखता है, उसके रूप और लंबी टांगों की तारीफ करता है। सच कहें तो उसकी नजरें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसने तय किया कि वह मेज भी बुरी नहीं है, भले ही उसने ढीले ढाले रॉब्स पहने हो। वांग हाओ खुद को छिपी प्रतिभा पहचानने का उस्ताद समझता है। उसका लालच अब हवस में बदल रहा है। लीना और शाओयू उसे अच्छे से भांप लेती हैं और उनके चेहरे घृणा से भर जाते हैं। वे उससे कहती हैं कि उन्हें गिल्ड में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन यह ग्रुप उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देता। उनका रास्ता रोकते हुए लीडर कहता है कि इतनी जल्दी क्या है। साथ ही खिलाड़ियों के बीच ऐसी बेरुखी ठीक नहीं। कोई और लड़की होती तो अब तक मान गई होती, क्योंकि अकेले लेवल अप करना सचमुच थका देने वाला होता है। आखिर मॉन्स्टर्स के हमले झेलना दर्दनाक जो है। लेकिन लीना और शाओयू को कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि लीना बस उन पर भड़क जाती है। वह उन्हें यहाँ से दफा होने को कहती है, लेकिन लीडर हंसते हुए उसे तेज तर्रार बुलाता है। वह उसे एक मौका देता है, या तो साथ चलो या फिर मरकर सीधे शहर वापस लौट जाओ। तभी अचानक आसमान से एक आकृति नीचे उतरती है और ठीक लीना के सामने आकर रुकती है। उसे देखते ही लीना की आंखें चमक उठती हैं। वह कहती है कि आखिरकार वह आ ही गया। वह उसकी तरफ मुस्कुराकर मुड़ता है और कहता है कि जल्दी आना अच्छा होता है, लेकिन इन मक्खियों को मसलने के लिए बिल्कुल सही वक्त पर आना और भी बेहतर है। उसका लहजा बेहद घमंडी था, जिसमें वांग हाओ पूरा ग्रुप गुस्से में उसे घूरने लगता है। वांग हाओ चिल्लाकर पूछता है कि वह कौन है और गॉड गिल्ड के बीच में आने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। उसके गुर्गे उसे तुरंत मारने के लिए उकसाते हैं, क्योंकि होली लाइट सिटी में कोई उनसे पंगा नहीं लेता। हमारा हीरो तो पहले ही बोर हो चुका है और जवाब देने की जहमत भी नहीं उठाता। उसने बस लापरवाही से हाथ हिलाया और बिजली का एक जोरदार कड़ाका सीधे ग्रुप के बीचों बीच गिरा, जिससे नुकीले पत्थरों का तूफान आ गया। उनके सिर के ऊपर भारी डैमेज नंबर्स की लाइन लग जाती है। चीखने तक का मौका नहीं मिला और वे सिर्फ बिजली की गड़गड़ाहट सुनकर ढेर हो गए। पलक झपकते ही हमारे हीरो का नाम गहरे लाल रंग में बदल जाता है। एक नोटिफिकेशन गूंजता है कि वांग हाओ और उसके साथी प्लेयर डबल मार्क द्वारा मारे गए हैं। होली लाइट सिटी के रिस्पॉन पॉइंट पर जिंदा होने के बाद वांग हाओ का चेहरा देखने लायक था। वह सोचता है कि डबल मार्क यहाँ कैसे हो सकता है। उसे लगा था कि वह इटर्नल नाइट सिटी में होगा। उसके दिमाग में अनगिनत सवाल दौड़ने लगते हैं, लेकिन उसे जल्द ही अपने गिल्ड लीडर का आदेश याद आता है। निर्देश बिल्कुल साफ थे कि जो कोई भी डबल मार्क को देखे तुरंत रिपोर्ट करे। हालात की गंभीरता को समझते हुए वांग हाओ जल्दबाजी में अपनी फ्रेंड लिस्ट खोलता है और अपने लीडर को मैसेज भेजता है कि डबल मार्क होली लाइट सिटी आ चुका है। उसी वक्त गॉड गिल्ड का लीडर अपनी एलीट टीम के साथ जंगलों में घूम रहा था। इस खबर से मॉन्स्टर्स के शिकार में उसकी दिलचस्पी तुरंत खत्म हो जाती है। डबल मार्क वो नाम दोहराता है और अपने गिल्ड सदस्यों की तरफ मुड़कर सभी कोर मेंबर्स को तुरंत बुलाने का आदेश देता है। वह उन्हें होली लाइट सिटी के साउथ गेट के बाहर जुटने को कहता है। ऐसा लगता है कि शिकार अब शुरू होने वाला है। आदेश मिलता है कि गिल्ड के हर एक मुख्य सदस्य को बुलाया जाए और उन्हें होली लाइट सिटी के साउथ गेट के बाहर इकट्ठा किया जाए। गिल्ड लीडर का यह हुक्म आग की तरह फैलता है और जल्द ही पूरा होली लाइट सिटी थरथराने लगता है और वहाँ हलचल मच जाती है। गॉड गिल्ड के खिलाड़ियों की बड़ी तादाद साउथ गेट की ओर बढ़ती है, जिससे रास्ते में हर कोई उन्हें हैरान होकर देखने लगता है। लोग फुसफुसाते हुए सोचने लगते हैं कि आखिर क्या बात है। क्या गिल्ड लीडर को आखिरकार डबल मार्क का सुराग मिल गया है और वे उसे मारने जा रहे हैं। लोग पूछते हैं कि क्या ये वही 30 लेवल वाला ताकतवर खिलाड़ी है जिसकी हर कोई बात कर रहा था। हाँ, ये वही है। लोग सोच रहे हैं कि गिल्ड लीडर क्या सोच रहा है, क्योंकि 30 लेवल के खिलाड़ी को मारना कोई आसान काम नहीं है। इस बीच साउथ गेट पर लीडर यू शियान गंभीर चेहरे के साथ अपने मुख्य मेंबर्स को देखता है और थिव्स को और हंटर्स को तुरंत तैनात करने का हुक्म देता है। वह 30 मिनट के भीतर डबल मार्क की सही लोकेशन चाहता है। सच कहें तो उसका सब्र का बांध अब टूटने लगा है। दूसरी तरफ हमारे हीरो ने आसानी से
वांग हाओ के ग्रुप का सफाया कर दिया। अब लीना उससे लगातार सवाल पूछने लगती है। वह जानना चाहती है कि क्या उसके पास कोई हिडन क्लास है और वह फोरम पर चर्चा किए जाने वाले खिलाड़ियों से इतना मजबूत कैसे है। वह शांत रहता है, जिससे लीना चिढ़ जाती है। उसका सिर घूमने लगता है क्योंकि वो उसकी उत्सुकता के समुद्र में डूबने लगा था। यह वाकई में थोड़ा परेशान करने वाला था। उसने सुझाव दिया कि पहले वे आगे बढ़ें और रास्ते में वो सारे जवाब एक एक करके दे देगा। यह सुनकर लीना मान जाती है। वह पूछती है कि वे कहाँ लेवल अप करेंगे। तभी अचानक उसे अपनी दोस्त शाओयू का परिचय देना याद आता है। वह उसे सुंदर और प्यारी बताती है। लीना शाओयू को आगे खींचती है और उसे शरारत भरी नजर से देखती है। बेचारी शाओयू का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो जाता है। वह हंसते हुए लीना को मारती है और चिढ़ाना बंद करने को कहती है, जबकि लीना बस हंसती है और कहती है कि गुस्सा मत हो। उसे अपने पिछले जीवन से शाओयू याद थी। लीना अक्सर उसका जिक्र करती थी। दुख की बात है कि मॉन्स्टर हमले में वह बहुत पहले ही मर गई थी और तब लीना बहुत रोई थी। इसलिए उसे अपनी सहेली को आज जिंदा और खुशहाल देखना काफी अच्छा लग रहा था। अब हम वर्तमान में वापस आते हैं, जहां वो देखता है कि होली लाइट सिटी के पास के मॉन्स्टर्स बहुत कम लेवल के हैं। वो नक्शा खोलता है और दूर एक अनछुए काले हिस्से की तरफ इशारा करता है। लीना और शाओयू हैरान होकर नक्शा देखती हैं। उन्हें एहसास होता है कि वहां तक जाने में आधा दिन लग जाएगा, लेकिन तभी उसकी पीठ पर देवदूत के पंख फैल जाते हैं। वह शांति से कहता है कि वह खुद उन्हें वहां उड़ाकर ले जाएगा। रोशनी के एक झमाके और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वो आगे बढ़कर दोनों लड़कियों को कमर और घुटनों से उठा लेता है और आसमान में उड़ जाता है। दोनों लड़कियां डर के मारे चीख उठती हैं और हवा में ऊपर उड़ते हुए खुद को बचाने के लिए उसे पकड़ लेती हैं। वे नक्शे के रास्ते कई लेवलिंग जोन को पार करते हैं। जब वे आखिरकार नीचे उतरते हैं और दोनों नीचे कदम रखती हैं, तो वे हैरान होकर थम जाती हैं और सामने के मॉन्स्टर्स को देखकर उन्हें यकीन नहीं होता। एविल कल्टिस नाम के ये मॉन्स्टर्स 45 लेवल के हैं। वह शांति से कहता है कि अब से उनका काम सिर्फ लूट का सामान उठाना है। बिना कुछ और कहे वह अपना हाथ उठाता है और एक आग का बवंडर बुलाता है। जैसे ही दुश्मनों के कैंप के बीच आग का वो भयानक लाल बवंडर उठता है, लीना आखिरकार अपने होश में आती है। वो बेहद हैरान होकर उसे देखती है और मजाक में पूछती है कि क्या वो कोई चीट कोड इस्तेमाल कर रहा है। तभी एक नोटिफिकेशन बजता है कि उसका लेवल 30 हो गया है, जिससे उसके सभी एट्रीब्यूट्स बढ़ गए और 5 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। जैसे ही ये आवाज लड़कियों के कानों में गूंजती है, लीना खुशी और रोमांच से कांपने लगती है, जबकि पास ही खड़ी शाओयू सहमति में अपना सिर हिलाती है। उसके बढ़ते दिल की धड़कनों से इस रोमांच का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बीच हमारा हीरो बिल्कुल शांत रहता है, मानो उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। वो बताता है कि आगे के लेवल अप के लिए सेकंड क्लास एडवांसमेंट की जरूरत है, लेकिन वो लीना को कुछ दिन रुकने की सलाह देता है ताकि वो उसके लिए हिडन क्लास ढूंढ सके। हिडन क्लास का नाम सुनते ही लीना खुशी से पागल हो जाती है और अचानक उसे गले लगा लेती है। वह कहती है कि वो सबसे अच्छा है और इन सालों में उसने जो उसका ख्याल रखा उसका फल आखिरकार आज उसे मिल गया है। फिर वह उसके गाल पर किस करती है। शाओयू बड़ी बड़ी आंखों से दोनों को देखती है और मजाक में कहती है कि उसे सरेआम प्यार का यह ड्रामा जबरदस्ती देखना पड़ रहा है। चूंकि उसे होली लाइट सिटी में अभी कुछ काम है, वह अकेले ही वापस उड़ने का फैसला करता है, जबकि लीना और शाओयू अपने टाउन पोर्टल स्क्रॉल का इस्तेमाल करती हैं। जैसे ही वह शहर के बाहरी इलाके में पहुंचता है, उसे नीचे खिलाड़ियों की एक भारी भीड़ दिखाई देती है। उत्सुकता के कारण वह नीचे उतरकर देखने का फैसला करता है कि आखिर ये हंगामा किस लिए है। भीड़ के बीचों बीच खड़ा यूशियान इस वक्त बहुत गुस्से में चिल्ला रहा है। वह सबको निकम्मा और बेकार बताते हुए कहता है कि 3000 से ज्यादा थीव्स और हंटर्स फेल हो गए। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वे अभी तक डबल मार्क का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाए। यूशियान के गुस्से के सामने कोर मेंबर्स का मुंह खोलने का हौसला नहीं हुआ। तभी अचानक वांग हाओ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह ऊपर देखकर चिल्लाता है कि कोई उनके ऊपर है। वांग हाओ आसमान से उतरती हुई उस आकृति को हैरानी से देखता है और गॉड गिल्ड के बाकी सदस्य भी हैरान होकर ऊपर देखने लगते हैं। उस आकृति को देखते ही यूशियान के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और वह तुरंत सभी को डबल मार्क के आने की तैयारी करने का हुक्म देता है। वह उन्हें अपने इशारे पर हमला करने को कहता है। जल्द ही जमा हुए खिलाड़ियों के बीच हमले के आदेश गूंजने लगते हैं। साउथ गेट के बाहर खड़े 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी एक साथ आसमान की तरफ देखते हैं और तभी हमारे हीरो को उनके गिल्ड टैग्स साफ साफ दिखने लगते हैं। बिना किसी अपवाद के हर नाम यूशेन से शुरू होता है। ऐसा लगता है ये गिल्ड खुले मैदान में उसका शिकार करने पर अड्डी है। वो तय करता है कि अब यूशेन को एक झटका दिया जाए और वो नीचे आकर मंडराने लगता है ऊपर खड़े होकर। गिल्ड लीडर यूशेन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसके लिए आसमान में इस तरह मंडराना उसका खुला अपमान है। वो अपना धैर्य खो देता है और चीखकर घुसपैठिए को तुरंत खत्म करने का हुक्म देता है। उसके आदेश पर गिल्ड के रेंज प्लेयर्स जो पहले से तैयार खड़े थे आसमान की तरफ हमलों की बौछार कर देते हैं। हर वो खिलाड़ी जो दूर से हमला कर सकता था इस जंग में कूद पड़ता है, लेकिन हजारों हमलों को अपनी तरफ आते देख वो बस मुस्कुराहट देता है। वो चुपचाप उन हमलों को खुद पर बरसने देता है। धमाकों से पूरा आसमान दहल उठता है। आसपास के लोग फटी आंखों से देखते हैं। उन्हें पक्का यकीन है कि महान डबल मार्क भी इतने भयंकर हमले से बच नहीं पाएगा।
यूशेन उसका मजाक उड़ाते हुए चिल्लाता है कि यूशेन गिल्ड की ताकत को हल्के में लेने का यही अंजाम होता है। वो पागलों की तरह हंसता है जैसे वो जीत चुका हो। सच कहें तो उसका चेहरा घमंड से विकृत होने लगा है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जैसे ही धमाकों का धुआं छंटता है, हमारा हीरो भीड़ के सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा दिखाई देता है, मानो इतना बड़ा हमला उसके लिए महज एक हवा का झोंका था। वो शांति से कहता है कि अब उसकी बारी है। वो अपना हाथ उठाता है और भीड़ के सबसे घने हिस्से में आग का बवंडर बुला लेता है। जैसे ही डैमेज के आंकड़े आसमान छूते हैं, उस इलाके के खिलाड़ी पलक झपकते ही सफेद रोशनी बनकर गायब हो जाते हैं। यूशेन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोच भी नहीं पाता कि कोई इतना खतरनाक डैमेज कैसे दे सकता है। गिल्ड के मैनेजर्स लगातार आदेश देते हैं। उन्हें लगता है कि वो हवा में टिके रहने के लिए किसी हाई लेवल शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है। वो सोचते हैं कि हर शील्ड की एक सीमा होती है और वे हमला करते रहे तो इसे तोड़ देंगे। गिल्ड मैनेजमेंट के घबराए हुए आदेशों पर आसमान की तरफ हमलों का एक और दौर शुरू होता है, इस उम्मीद में कि वे उसे नीचे गिरा पाएंगे। लेकिन इस बार हमारा हीरो चुपचाप हमला सहने के लिए खड़ा नहीं रहता। वो अपने एंजल पंख फड़फड़ाता है और बादलों में और ऊपर उड़ जाता है। उसी समय वो नीचे एक और फायर साइक्लोन छोड़ देता है। 3 सेकंड के कूलडाउन वाला यह हमला इस तरह की बड़ी गिल्ड जंग में एरिया डैमेज देने का सबसे असरदार हथियार है। इसका असर वाकई दिल दहला देने वाला है और हम देखते हैं कि सैकड़ों खिलाड़ी उन लपटों के बीच तुरंत मारे जाते हैं। तभी उसकी नजर गिल्ड के उन मैनेजर्स पर पड़ती है जो आदेश दे रहे थे। वो फौरन अपना एज्योर थंडर स्किल एक्टिवेट करता है और आसमान से बिजलियां गिराता है। कमांडिंग ऑफिसर्स का पूरा ग्रुप पल भर में गायब हो जाता है और पीछे लूट का ढेर छोड़ जाता है। इसे देखकर यूशेन को एहसास होता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। उसे समझ आता है कि डबल मार्क का डैमेज और डिफेंस किसी भी आम खिलाड़ी से कोसों दूर है। सच कहें तो उसे यह बात बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी। वो खुद से कहता है कि अगर ऐसा ही रहा तो अगला नंबर उसका ही होगा। वो जानता है कि उसे तुरंत भागना होगा। यह सोचते ही यूशेन अपने बचे हुए गिल्ड साथियों की परवाह किए बिना मैदान से भागने के लिए चुपके से रिटर्न स्क्रॉल तोड़ देता है। सीधे होली लाइट सिटी के सुरक्षित इलाके में टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन हमारा हीरो उसकी इस कायरता को देख लेता है और बस मुस्कुराता है। वो आई ऑफ द वॉल्ट एक्टिवेट करके वहां के कोऑर्डिनेट्स को लॉक कर लेता है। वो सोचता है कि क्या यूशेन ने सचमुच सोचा था कि वो बच निकलेगा। वो आसमान की तरफ एक तीर चलाता है और हम देखते हैं कि रोशनी की एक किरण दूर गायब हो जाती है, शहर की तरफ। इस बीच टेलीपोर्ट पॉइंट पर यूशेन का चेहरा पीला पड़ गया है। जो मैनेजर्स पहले मारे गए थे वे रिस्पॉन होकर उसके पास आते हैं और घबराते हुए अगला कदम पूछते हैं। लेकिन जैसे ही यूशेन जवाब देने लगता है, उसे दूर आसमान में एक नीली रोशनी चमकती हुई दिखती है। इससे पहले कि वो समझ पाता कि वो क्या है, वो नीली रोशनी सटीक निशाने के साथ सीधे उसकी तरफ बढ़ती है। उस पल यूशन को गहरे खतरे का एहसास होता है। बिना एक पल गंवाए वो अपनी बचाकर रखी हुई कीमती चीज यानी डायमेंशनल वॉइड स्टोन को तोड़ देता है। तुरंत ही उसका शरीर पारदर्शी हो जाता है। वो खुद से कहता है कि इस हालत में वो सुरक्षित है। उसे लगता है कि वो दूसरे डायमेंशन में है जहाँ कोई हमला नहीं पहुंच सकता। लेकिन अक्सर जैसा कि होता है, हकीकत कुछ और ही होती है। वो नीली रोशनी सच्चाई की सुई की तरह हर धोखे को चीरते हुए सीधे यूशेन के उस अभेद्य समझे जाने वाले रूप में धंस जाती है। उसके सिर के ऊपर 1,80,00,000 से ज्यादा का डैमेज नंबर दिखता है और पल भर में गिल्ड लीडर इतिहास बन जाता है। वहां से सफेद रोशनी की एक किरण गायब हो जाती है और बाकी बचे मैनेजर्स दंग रह जाते हैं। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वे समझ ही नहीं पाए। रिएक्ट करने से पहले ही दूर के एक हमले ने उनके लीडर को मार गिराया। ये यकीनन डबल मार्क का ही काम था। इस बीच शहर की दीवारों के बाहर भी हालात बदल चुके हैं। हमारे हीरो के फायर साइक्लोन के कहर से लगातार कई खिलाड़ी वापस भेजे जा रहे हैं रिस्पॉन पॉइंट पर। जब आधे से ज्यादा खिलाड़ी लपटों की भेंट चढ़ जाते हैं तो बचे हुए लोगों की हिम्मत जवाब दे जाती है। हम देखते हैं कि गिल्ड मेंबर्स का भरोसा टूटने लगता है और वे अपना गुस्सा यूशेन और मैनेजमेंट पर निकालने लगते हैं। एक एक करके वे गिल्ड छोड़ने लगते हैं। वे सोचते हैं कि गिल्ड आखिर कर क्या रही है। वे चिल्लाते हैं, मैं छोड़ रहा हूँ। इस भगदड़ से यूशेन भड़क उठता है, जो अभी रिस्पॉन हुआ था और गुस्से से लाल पीला हो रहा था। वो डबल मार्क को कोसते हुए उसे मारने की कसम खाता है। हालांकि उसे जिंदा हुए कुछ ही सेकंड बीते थे और उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी आसमान से बिजली गिरती है। आसपास के खिलाड़ियों की डरी हुई नजरों के सामने यूशेन रिस्पॉन फाउंटेन पर ही एक बार फिर मारा जाता है, जिसे एक शानदार जीत होना था। वो 5 मिनट से भी कम समय में खत्म हो जाता है, जिससे वहां खड़े लोग सन्न रह जाते हैं। जब खेल खत्म होता है तो देखने वाले हैरान रह जाते हैं। ये डबल मार्क बंदा हद से ज्यादा ताकतवर है। लोग आपस में फुसफुसा रहे हैं कि क्या किसी ने उसके नंबर्स पर ध्यान दिया। उसका डैमेज लाखों में नहीं तो हजारों में तो पक्का है। एक खिलाड़ी कहता है कि डबल मार्क का डैमेज हमेशा से ही ज्यादा रहा है, यहाँ तक कि लेवल 5 पर भी। तब भी वो रिकॉर्ड तोड़ रहा था और अब जब वो लेवल 30 पर है तो वो एक असली काल बन चुका है। इस जंग के बाद डबल मार्क नाम चढ़ने लगता है।
होली लाइट सिटी में सफलतापूर्वक दाखिल होने के बाद हमारा हीरो सीधे वहां की सबसे बड़ी इमारत होली लाइट कैथेड्रल की तरफ बढ़ता है। अंदर सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग सिंहासन पर बैठे हैं और प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। वे कहते हैं कि लगता है हमारे हीरो ने शुरुआती जमीन पर दबे हुए दानव को हरा दिया है। वे उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि भगवान की कृपा उस पर बनी रहेगी। हाई प्रीस्ट मुस्कुराते हुए अपना हाथ हवा में लहराते हैं और सुनहरी पवित्र रोशनी हमारे हीरो के शरीर में समा जाती है, जिससे उसे सुकून मिलता है। उसे हाई प्रीस्ट का आशीर्वाद मिला है, जिससे उसकी मैक्सिमम हेल्थ 300 बढ़ जाती है। सच कहें तो इस नोटिफिकेशन पर उसने पलक तक नहीं झपकाई। जहां कोई आम खिलाड़ी इस आशीर्वाद से फूला नहीं समाता, वहीं उसके जैसे लेवल के खिलाड़ी के लिए ये ना के बराबर है। वो तोहफे के लिए प्रीस्ट का शुक्रिया अदा करता है। फिर वो बुजुर्ग उसे बताते हैं कि अगर वो केओटिक क्रो डीमन ग्लॉक का सिर ले आए तो वे इस क्वेस्ट के अगले पड़ाव का खुलासा करेंगे। तभी एक नोटिफिकेशन बजता है और हाई प्रीस्ट ओलिनबो नया मिशन सौंपते हैं। मिशन है क्रो डीमन ग्लॉक का सिर लाना। इस प्रॉम्प्ट को देखते ही डबल मार्क के चेहरे पर अजीब भाव आते हैं। क्या ग्लॉक वही दानव नहीं है जो अंडेड क्रिप्ट में छुपा है? इसे कहते हैं गजब का इत्तेफाक। वो इसे स्वीकार करता है और प्रीस्ट उसे दिव्य सम्मान का वादा करते हैं। हाई प्रीस्ट से विदा लेकर हमारा हीरो इटर्नल नाइट सिटी लौटने के लिए रिटर्न स्क्रॉल का इस्तेमाल करता है। जब वो सिटी लॉर्ड आयरिस से दोबारा मिलता है तो उनके भाव पहले से काफी ठंडे दिखते हैं। हालांकि उसे देखकर वे हामी भरते हुए सिर हिलाती हैं। वे सीधे मुद्दे पर आती हैं और डबल मार्क को बताती हैं कि सी रेस ने अपनी सेना इकट्ठा कर ली है और वे 10 घंटों में इटर्नल नाइट सिटी पर हमला करने वाले हैं। ये सुनकर उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। जो होना था वो आखिरकार आ ही गया। अपनी पिछली जिंदगी में उसने सिर्फ सीरेस की सेना के हमले की अफवाहें सुनी थीं, लेकिन इस बार वो इस जंग को खुद करीब से देखेगा। उसने साइरस से पूछा कि उसने उसे क्यों बुलाया। उसने समझाया कि सीरेस का जनरल शीशा इस हमले की अगुवाई कर रहा है। सच कहें तो वह इस विशाल सेना को देखकर काफी परेशान लग रही है। उसने बताया कि उसकी मदद से वे इस जंग को तुरंत खत्म कर सकते हैं। सीरेस के इस खतरे को देखते हुए सिटी लॉर्ड आयरिस बिना एक पल गंवाए उसे टीम में शामिल होने का एक न्योता भेजती है। वह बिना देर किए इस न्योते को स्वीकार कर लेता है। वह उससे कहता है कि उसके साथ मिलकर लड़ना उसके लिए खुशी की बात होगी। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे पता था वह मदद के लिए जरूर मान जाएगा। तभी एक नोटिफिकेशन आता है। सिटी लॉर्ड आयरिस के साथ उसका तालमेल 20 पॉइंट्स बढ़ गया है। अपनी बात कहकर वो जल्दबाजी में वहां से निकल जाती है। तभी एक सिस्टम अनाउंसमेंट गूंजती है कि इटर्नल नाइट सिटी पर 10 घंटों में सीरियस हमला करने वाली है। सभी रजिस्टर्ड प्लेयर्स इस बचाव में हिस्सा ले सकते हैं। इस अचानक हुए ऐलान से शहर के खिलाड़ी दंग रह गए, लेकिन यह हैरानी ज्यादा देर नहीं टिकी। उनका यह झटका जल्द ही बदल जाता है बेहद खुशी में। यह डिफेंस क्वेस्ट असल में पॉइंट्स कमाने का एक बड़ा मौका था और उन्हें अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही यह खबर फैली, तैयारी के लिए खिलाड़ी शहर लौटने लगे। समय बीतता गया। तभी दूर क्षितिज पर दुश्मनों का एक काला सैलाब दिखाई देता है। जैसे जैसे यह फौज करीब आती है, हमें आयरिस दिखाई देती है, जो पूरे जंगी कवच में सजी है और गार्ड्स के साए में भीड़ के बीच से गुजर रही है। वह शहर की दीवारों की ओर बढ़ती है। रास्ते में जो भी खिलाड़ी उसे देखता है वह वहीं का वहीं थम जाता है। वे फुसफुसाते हैं कि सिटी लॉर्ड बेहद खूबसूरत है, उनके अब तक मिले किसी भी एनपीसी से हजारों गुना ज्यादा सुंदर। अपने गार्ड से घिरी आयरिस शहर की दीवार पर चढ़ती है। उस ऊंचाई से वह नीचे जमा हुई खिलाड़ियों की भीड़ और पश्चिम से आगे बढ़ते इस भयानक तूफान की तरफ देखती है। वह अपनी जनता को संबोधित करते हुए कहती है कि आज की जंग बेहद खतरनाक होने वाली है। वह ऐलान करती है कि आज इटर्नल नाइट सिटी का अस्तित्व ही दांव पर लगा है और वह ईश्वर से उनकी रक्षा की प्रार्थना करती है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है। आपको होली नाइट आयरिस का आशीर्वाद मिला है, जिससे आपकी हेल्थ, माना और हमले की ताकत 5% बढ़ गई है। आयरिस के सामूहिक आशीर्वाद ने खिलाड़ियों में जोश भर दिया। सच कहें तो कुछ खिलाड़ी तो वहीं पर सिटी लॉर्ड अमर रहें के नारे लगाने लगे, जबकि बाकी लोग उसके प्रति अपना प्यार जताने लगे। तभी शांत क्षितिज से एक विशाल रणसिंगे की गूंज सुनाई देती है। सीरेस का बढ़ता सैलाब आखिरकार अपना असली चेहरा दिखाता है। इस हमले की कमान हाथ में लिए आगे बढ़ रही है एक फौज। ये मछली जैसे सिर वाले लड़ाके हैं जो भालों से लैस हैं। इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि ये अनंत तक फैले दिखते हैं। इससे पहले कि खिलाड़ी कुछ समझ पाते, इटर्नल नाइट सिटी के गार्ड्स ने मोर्चा संभाल लिया। काले तीरों की एक बौछार अचानक शहर की दीवारों से उठी, आसमान में एक खूबसूरत धनुष जैसी आकृति बनाती हुई। जैसे ही वे तीर मॉर्लॉक की सेना पर गिरे, अनगिनत मॉन्स्टर्स चुपचाप ढेर हो गए। यह नजारा देखने लायक था। इस नजारे ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा दिया और उन्होंने तुरंत दीवार के नीचे मौजूद मॉन्स्टर्स पर हमले शुरू कर दिए। दीवार पर खड़े खिलाड़ी हंसते खेलते बड़ी आसानी से आगे बढ़ते मरलॉक्स का सफाया कर रहे थे। वे बस एक हाथ के इशारे से उनका काम तमाम कर रहे थे। 3 घंटे बीत गए और मरलॉक्स की पहली लहर पूरी तरह साफ हो चुकी थी। अब हमले में शामिल होने की बारी फ्लाइंग फिश कमांडर्स की थी, जो डायमंड रैंक बॉसेज हैं। लेवल 55 के इन दुश्मनों के पास फ्लाइंग फिश फ्लैश, सी वेव लाइफ स्प्रिंग और एक जानलेवा हमला जैसी खतरनाक स्किल्स हैं। वे मछली के शल्कों वाले कवच से भी लैस हैं।
इस बड़े खतरे को देखते हुए बाकी खिलाड़ियों ने फ्लाइंग फिश कमांडर्स पर अपनी स्किल्स की बौछार करनी शुरू कर दी। हमलों के इस घने कोहरे ने आसमान में एक सतरंगी इंद्रधनुष बना दिया। हालांकि जब धुआं साफ हुआ तो वह कमांडर बिल्कुल सुरक्षित खड़े थे। बिना कोई वक्त गंवाए मुख्य फ्लाइंग फिश कमांडर ने दीवार पर मौजूद खिलाड़ियों को निशाना बनाया और अपनी फ्लाइंग फिश फ्लैश स्किल एक्टिवेट कर दी। एक साए की तरह तेजी से घूमते हुए कमांडर ने हमला शुरू कर दिया। वह बेदर्दी से खिलाड़ियों की जान लेने लगा। रफ्तार का यह मंजर बेहद खौफनाक था। पलक झपकते ही दर्जनों खिलाड़ी ढेर हो गए। ठीक उसी वक्त जब चारों तरफ निराशा फैल रही थी, डबल मार्क आसमान से किसी भगवान की तरह उतरा। भीड़ हैरान रह गई ये देखकर कि उनका रक्षक आ गया है। कमांडर की ताकत भांप कर डबल मार्क समझ गया कि वह ढिलाई नहीं बरत सकता। उसने तुरंत अपनी खास स्किल ग्रास्प ऑफ द डिवाइन डियर का इस्तेमाल किया, जिसने दुश्मन को अपनी जकड़ में ले लिया। ये तुरंत असर करने वाली काबिलियत है जो दुश्मन को जमा देती है। यह स्किल एक दबाव बनाती है जो उस खास जगह की हर चीज को 8 सेकंड के लिए पूरी तरह रोक देती है। ठीक उसी पल जब डबल मार्क ने स्किल का इस्तेमाल किया, उसने एक फायर साइक्लोन भी छोड़ दिया। फिर वह हवा में ऊपर उठा, अपना धनुष खींचा और अपनी ताकत को इकट्ठा करने लगा। आग की लपटें उठकर सीधे उस जगह पर छा गईं जहां फ्लाइंग फिश कमांडर खड़ा था। भयानक गर्मी के साथ उठती लपटें कमांडर की हेल्थ बार को तेजी से खत्म करने लगीं। फ्लाइंग फिश कमांडर के चेहरे पर गहरा झटका साफ दिख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक इंसान जिसने अभी तक अपनी दूसरी जॉब एडवांसमेंट भी हासिल नहीं की है, इतना भयानक डैमेज कैसे दे सकता है। अब उसे समझ आया कि पहले भेजी गई फौज क्यों नाकाम रही। वह सुरक्षा घेरे को तोड़ने में नाकाम रही। हालांकि ये छोटी बातें कमांडर को परेशान नहीं कर रही थीं। उसकी असली चिंता यह थी कि उसका शरीर टस से मस नहीं हो रहा था। वह पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वह सोच रहा था कि उसके साथ क्या किया गया है, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ डबल मार्क के धनुष से निकलती एक चमकदार नीली रोशनी दिखी। कमांडर का चेहरा पूरी तरह उड़ गया। वह हैरान था कि एक मामूली इंसान जो अभी दूसरे पड़ाव पर भी नहीं पहुंचा है, उस जैसे जीव को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकता है जो अपने तीसरे पड़ाव के बेहद करीब है। वह मन ही मन हंसा। लेकिन तभी अचानक 45, 23, 65 और 7 के आंकड़े उसके सामने कौंध गए। वो दंग रह गया कि आखिर ये क्या हो रहा है। डैमेज बहुत ही ज्यादा था। फिर से वही आंकड़े 45, 23, 65, 5 और 7 दिखाई दिए, जिससे कमांडर इस असीम ताकत को देखकर पूरी तरह घबरा गया। इतने भारी डैमेज के साथ उसकी हेल्थ बार ऐसे गायब हो गई जैसे बर्फ का कोई टुकड़ा बीच से टूटकर बिखर गया हो। पल भर में उसकी आधी ताकत खत्म हो चुकी थी। फ्लाइंग फिश कमांडर, जो अभी कुछ देर पहले इस जकड़ से भागने की योजना बना रहा था, अचानक गहरी दहशत महसूस करने लगा। उसकी आंखों में खौफ था। डबल मार्क ने अपना हाथ उठाया और आसमान से बिजली की एक कड़कती हुई धार नीचे गिरी। आखिरकार कमांडर पूरी तरह घबरा गया और चिल्लाया कि वह महान जनरल का भतीजा है। वह रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन डबल मार्क के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने कमांडर की गुहार को अनसुना करते हुए ठंडे दिमाग से लगातार तीर चलाना जारी रखा। फ्लाइंग फिश कमांडर गुस्से से तड़पते हुए दम तोड़ देता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अंत एक अदने से इंसान के हाथों हो रहा है। इसके बाद ग्रास्प ऑफ द डिवाइन डियर का असर आखिरकार खत्म हो गया। ठीक उसी वक्त पूरे सर्वर पर एक घोषणा गूंज उठी जो हर खिलाड़ी के कानों में पड़ी। इसमें बताया गया कि खिलाड़ी डबल मार्क पहला ऐसा योद्धा है जिसने लेवल 55 का डायमंड रैंक बॉस मार गिराया है और इस जीत के लिए उसे एक डायमंड ग्रेड इक्विपमेंट सिलेक्शन चेस्ट दिया जाता है। यह घोषणा पूरे सर्वर पर 3 बार दोहराई गई, जो दुनिया में गूंजती रही जब तक कि शांति नहीं छा गई। तभी बाकी खिलाड़ी जैसे किसी सपने से जागे और हैरान होकर चिल्लाए कि डबल मार्क ने अकेले ही लेवल 55 के डायमंड बॉस को हरा दिया। अब हम अपनी नजरें पानी के अंदर की दुनिया की तरफ ले चलते हैं, जहाँ एक गहरी साजिश बुनी जा रही है। एक आवाज गूंजती है कि इटर्नल नाइट सिटी एक तरफ होगी और डबल मार्क का सिर दूसरी तरफ। जहाँ एक तरफ लोग अभी भी इस जंग के असर से उबर रहे थे, वहीं हम खिलाड़ियों को एक डायमंड रैंक बॉस की मौत का जश्न मनाते हुए देखते हैं। किनारे पर मची इस खलबली पर मैदान में मौजूद दुश्मन कमांडर की नजर पड़ जाती है। रणसिंगे की आवाज अचानक बदलती है और तभी दूर खड़ी सेना के बीच से एक भारी भरकम साया हवा में छलांग लगाता है। कुछ ही पलों में वह सीधे डबल मार्क के सामने आ खड़ा होता है। अब जाकर हमें उसका असली रूप दिखता है, एक विशाल मछली पर सवार आधा इंसान और आधा शार्क जैसा जीव। यह है जनरल शिशाओ, जो एक लेजेंडरी रैंक बॉस है। उसका लेवल, हेल्थ और माना पूरी तरह एक रहस्य है। नाम के अलावा उसकी बाकी सभी चीजें सवालिया निशानों के पीछे छिपी हैं। साफ है कि उसका लेवल यहाँ मौजूद किसी भी इंसान से बहुत ज्यादा है। जनरल दहाड़ता है कि डबल मार्क ने उसके बड़े मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया है। वह ऐलान करता है कि आज के बाद सी रेस हमेशा उसका शिकार करेगी। जनरल शिशाओ तुरंत एक आदेश जारी करता है। ये एक मोस्ट वांटेड आदेश है। अब सभी सीरीज गुटों के साथ डबल मार्क का संबंध गिरकर -100 पर पहुंच गया है। अब वो सीरीज के किसी भी इलाके से कोई सामान नहीं खरीद पाएगा। जैसे ही जनरल शिशाओ अपना हुक्म खत्म करता है, एक सिस्टम नोटिफिकेशन इस खबर की पुष्टि करता है। सच कहें तो डबल मार्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसका यह बेफिक्र अंदाज जनरल को और भड़का देता है।
जनरल मानता है कि डबल मार्क वंशज है, पर अपने मरे साथियों के खून का बदला लेने के लिए वह उसे आज ही मार डालेगा। बोलते बोलते जनरल शीशाओ के हाथ में एक ऊर्जा की बर्छी बनने लगती है। वंशी जनरल स्काटी बनने गए माइकल को वंशज है अंतिम मार्च 10, जिससे वह तुरंत उसे हमारे नायक की ओर फेंकता है। डबल मार्क बचने के लिए तैयार होता है कि तभी उसके कान में एक शांत आवाज गूंजती है, अगर मेरे लोगों को मारना है तो पहले मुझसे लड़ना होगा। हम देखते हैं कि आयरिस एक विशाल ढाल और सुनहरी तलवार के साथ सामने आती है। वह पूरी तरह से एक वीर योद्धा जैसी दिख रही है, जिसके भीतर शालीनता से सजी एक साहसी आत्मा है, जबकि डबल मार्क पहले से ही काफी घबराया हुआ था। अकेले जनरल शीशाओ का सामना करने के बजाय अपने आगे एक महान योद्धा को खड़ा देख पूरी स्थिति बदल गई। ऐसा लगता है जैसे आयरिस के आने से वह भारी दबाव पूरी तरह शांत हो गया। एक पवित्र प्रकाश योद्धा के रहते उस शार्क सिर वाले जनरल के लिए हमला करना लगभग नामुमकिन था, जब तक कि वे पूरी तरह घिर न जाएं। भरोसा मिलते ही डबल मार्क तुरंत अपना धनुष तान लेता है और सीधे जनरल शीशाओ पर निशाना लगाता है। जाहिर है जनरल चुपचाप वहां खड़ा रहकर मार नहीं खाएगा। रेस के पुजारी जनरल शीशाओ पर कई मंत्र फूंकने लगते हैं, जिससे अचानक जनरल एक डरावनी लाल रोशनी में नहा जाता है। उसकी आभा तेजी से बढ़ती है और कुछ ही पल पहले की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाती है। वह हवा में खौफनाक ऊर्जा फैलाते हुए चिल्लाता है कि इंसान को मरना होगा। उसका हथियार किसी खूंखार दहाड़ते हुए ड्रैगन के रूप में बदल जाता है। बर्छी की नोक चौंधिया देने वाली रोशनी के साथ सीधे हमारे नायक की ओर बढ़ती है, लेकिन आयरिस पूरी तरह तैयार है। वह तुरंत ही जनरल शीशाओ का ध्यान भटकाने के लिए ताने मारती है, जिससे उसका पूरा गुस्सा उस पर केंद्रित हो जाता है। उस उकसावे में आकर जनरल की बर्छी आयरिस की ढाल से टकराती है और एक कान फाड़ देने वाला धमाका होता है, जो पूरे तट पर गूंज उठता है। जनरल शीशाओ लड़खड़ाता है और अपनी सवारी से गिरते गिरते बचता है, लेकिन शार्क वक्त रहते पीछे हटकर झटके को झेल लेती है। आयरिस की हालत बेहतर है, वो बस थोड़ा पीछे हिलती है और खुद को संभाल लेती है। इस बीच डबल मार्क का स्काई एरो पूरी तरह चार्ज है। तीर छोड़ने से पहले वह डियर ग्रिप सक्रिय कर जनरल शीशाओ के कदमों को वहीं रोक देता है। जनरल खुद को छुड़ाने की कोशिश में हैरान रह जाता है, लेकिन स्काई एरो पहले ही उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। मौत को करीब देखकर शीशाओ की आंखें सिकुड़ जाती हैं और वह घबरा जाता है। खुशकिस्मती से उसे बांधने वाली आंतरिक शक्ति अचानक गायब हो जाती है। वह जल्दी से अपने कवच की सुरक्षा सक्रिय करता है और एक बुलबुले जैसी ढाल उसके पूरे शरीर को ढक लेती है। इसके बाद ही जनरल के चेहरे का तनाव थोड़ा कम होता है। हालांकि नुकसान के इतने बड़े आंकड़ों को देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। अपने लंबे जीवन में उसने कभी इतने बेतुके शक्तिशाली सेनापति का सामना नहीं किया था। सच कहें तो ये काफी हैरान करने वाला था। हालांकि डबल मार्क की रफ्तार धीमी करने की कोई मंशा नहीं थी। वह बिना वक्त गंवाए अपना हाथ ऊपर उठाता है और बिजली कड़कने के साथ ही वह खामोशी से जनरल पर तीरों की बारिश करने लगता है। लेकिन जैसे ही वह लय में आता है, उसके पीछे दबे पांव एक काला साया उभरता है। पल भर के लिए वक्त थम सा जाता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो एक साया खंजर ताने सीधे उसके दिल पर जानलेवा वार करने की फिराक में था। ऐन वक्त पर उनायो से मिले एक समय पर शक्तिशाली कवच ने उसे अपना शरीर घुमाने और इस घातक हमले से बाल बाल बचने का मौका दे दिया। हालांकि उसका पंख कट जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। अगर उनायो न होती तो वह उसी पल मारा जाता। अचानक हुए इस हमले से आयरिस भी हैरान रह जाती है। वह साया अपना नकाब हटाता है और खुद को यूशिन गिल्ड का हत्यारा लुआन बताता है। असल में डबल मार्क की योजना उड़कर सुरक्षित दूरी बनाए रखने की थी, लेकिन अब वह रणनीति नाकाम हो चुकी थी। योजना एकदम साफ थी, पूरी ताकत से हमला केवल जनरल शीशाओ पर ही किया जाए जब तक मौका है। लेकिन लगता है किसी रेस ने कोई गुप्त समझौता कर लिया था। यह लड़ाई वैसी आसान नहीं होने वाली थी जैसा डबल मार्क ने सोचा था। जनरल शीशाओ अपनी लंबी बर्छी उठाता है और अपने साथी योद्धाओं को आगे बढ़ने की ललकार देता है। वह खुद को इस धरती का असली मालिक बताता है। एवरनाइट की दीवारों के नीचे अपनी सेना को इकट्ठा करते हुए समुद्र जाति के सिपाही ऐसे जोश में आ गए मानो उन्हें कोई दवा दे दी गई हो। हाथ पैर कटने के बाद भी वे दर्द को भूलकर एवरनाइट के सैनिकों से भिड़ जाते हैं। सिर्फ चंद शब्दों से शीशाओ ने हारती हुई बाजी को अपने पक्ष में मोड़ दिया। सिर्फ एक वाक्य से ऐसा हौसला जगाना और दर्द का एहसास खत्म कर देना वाकई अद्भुत है। इसे युद्ध की इच्छा शक्ति कहते हैं, जो केवल ड्रैगन प्रजाति के पास होने वाला एक दुर्लभ हुनर है। शीशाओ कोई आम जनरल नहीं है। डबल मार्क मजाक में उनायो के बाल सहलाते हुए कहता है कि शायद आज हमारा अंत करीब है। उनायो दृढ़ होकर बोलती है कि ऐसी निराशाजनक बातें महान देवता को शोभा नहीं देती। वह अपनी छड़ी उठाती है और बिना रुके उपचार करने का वादा करते हुए उसकी हेल्थ बार तेजी से भरने लगती है। पल भर में ही उसकी हेल्थ पूरी हो जाती है और उसका भरोसा देखकर डबल मार्क के लड़ने का जज्बा फिर जाग उठता है। आयरिस गंभीर होकर इस खूनी मैदान को देखती है। लड़ते हुए डबल मार्क की पीठ की तरफ देखते हुए वह अचानक एक घुटने पर बैठकर कसम खाती है कि वह हर मुश्किल में उसकी परछाई और ढाल बनेगी। खड़े होकर वह ऐलान करती है कि उसकी वफादारी सितारों जैसी अमर है और उसकी तलवार एक असीम शक्ति के साथ चमक उठती है। वो अपनी तलवार आसमान की तरफ करके अपने नाम की शपथ लेती है कि वह हर कीमत पर डबल मार्क की रक्षा करेगी। जमीन से सुनहरी रोशनी का एक विशाल खंभा फूटता है जो इस कोलाहल भरे युद्ध को थमा देता है।
एक सूचना गूंजती है कि आयरिस के आशीर्वाद का असर 100% बढ़ गया है। आशीर्वाद के जमा होने से डबल मार्क अनगिनत बफ्स के साथ दुनिया की सबसे चमकदार रोशनी बन जाता है। गिन भी नहीं सकता, लेकिन एक बात साफ है, इतने सारे आशीर्वाद मिलने के बाद उसकी हमले की ताकत वाकई खौफनाक स्तर पर पहुंच गई है। 40,000, क्या यह सच में गार्जियन कोवेनेंट की ताकत है? हमले की ताकत 2,24,000 के खौफनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। जब हम उसे अपनी ताकत पर हैरान होते देखते हैं, आयरिस पास आकर कहती है कि जब तक जनरल खड़ा है वह ध्यान न भटकाए। अगर शीशो हार गया तो रेस बिना नेता के हो जाएगी और खतरा टल जाएगा। डबल मार्क समझकर उसके साथ हमला करने की तैयारी करता है। आयरिस तुरंत जनरल पर अपना उकसाने वाला कौशल चलाती है और उस शार्क सिर वाले को सीधे मुकाबले के लिए चुनौती देती है। सच कहें तो वह काफी साहसी है। चुप रहो की दहाड़ के साथ शीशो सीधे आयरिस पर हमला करता है और दोनों के बीच दीवार पर घमासान शुरू हो जाता है। जबकि आयरिस आगे रहकर सारा हमला खुद पर झेलती है, तभी डबल मार्क को हाल ही में मिला डायमंड खजाना खोलने का मौका मिल जाता है। जब दीवार पर दोनों का मुकाबला जारी रहता है, वह सुरक्षा के दम पर उसकी सुरक्षा के भरोसे पिछली जीत के इनामों पर ध्यान देता है। तभी बधाई की एक सूचना बजती है कि उसे सी गॉड्स नेट मिला है, जो शक्तिशाली एक्टिव और पैसिव हुनर वाला एक डायमंड ग्रेड आइटम है। इन कौशलों में ब्रेथ ऑफ द टाइड और सीरियस नेमेसिस के साथ सी गॉड्स गेको की पैसिव काबिलियत शामिल है। इस डायमंड धनुष में उसे सबसे खास इसका एक्टिव कौशल लगा, जो 5 सेकंड के लिए उसकी हमले की गति को 5 गुना बढ़ा देता है। बिना एक शब्द बोले वह जनरल शीशो पर तीरों की जोरदार बौछार शुरू कर देता है। यह नजारा वाकई देखने लायक था। हालांकि जनरल शीशाओ भी कोई मामूली दुश्मन नहीं था। यह देखकर कि आयरिस उसके करीबी हमलों को रोक रही है, वह दूर से वार करने का फैसला करता है। लेकिन उसने पवित्र योद्धा की सुरक्षा को बहुत कम करके आंका था, क्योंकि डबल मार्क पर किया गया हर हमला आयरिस खुद पर झेल लेती है। वह रोशनी की बड़ी ढाल से उन्हें रोकती है और उसे केवल नुकसान पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करने को कहती है। इसके बाद उसके तीरों की बारिश कभी नहीं थमती, जहां हर शॉट 10 लाख से ज्यादा का नुकसान कर रहा था। आखिरकार शीशाओ का सुरक्षा कवच टूट जाता है, जिससे जनरल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। खाली मौका देखकर इरिस चिल्लाती है कि डबल मार्क अब खेल खत्म करे। वह मौके का फायदा उठाकर धनुष को पूरा खींच लेता है और अपना शक्तिशाली हेवनली एरो कौशल चलाने के लिए तैयार होता है। तभी एक हल्का नीला तीर हवा में टूटते तारे की तरह सीधे जनरल शीशाओ के चेहरे की ओर बढ़ता है। यानी एक आम सी बात थी। फिर भी शीशाओ बिल्कुल शांत रहता है। वह हटने की कोशिश नहीं करता, भले ही हेवनली एरो बस निशाने पर लगने ही वाला था। अचानक जनरल से एक चमकीली सुनहरी रोशनी फूटती है, जो इतनी तेज थी कि दीवार पर कोई अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था, सिवाय हमारे नायक के, जो अपनी खास दृष्टि के जरिए साफ देखता है कि इस रोशनी की वजह एक ड्रैगन का स्केल है। लगता है इस जनरल के भीतर सचमुच ड्रैगन का खून है। इसके बाद शीशा एक छोटे चूहे को पुकार कर समझौता तोड़ने की धमकी देता है कि वो अपना समझौता तोड़ देगा। अचानक डबल मार्क के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी सूझबूझ से वो अनदेखे खतरे से बचने के लिए खुद को पीछे की तरफ झटकता है और एक काला साया उसके गले को छूते हुए हवा के झोंके के साथ वो फुर्ती से दीवार से सट गया। सुनहरी रोशनी गायब होते ही साए से एक रहस्यमयी आकृति निकली, एक बेहद ठंडी और खतरनाक मौजूदगी। यह है एल, गॉड गिल्ड का भेजा हुआ हत्यारा। बिना कुछ बोले उसने अपनी कलाई घुमाई और हमारे हीरो पर 3 चांदी के चाकू दे मारे। आयरिस उसे हमला करते देख बचाने दौड़ती है, लेकिन जनरल शीशा उसका रास्ता रोक लेता है और खुद को उसका इकलौता विरोधी बताता है। इस बीच हवा में तैरते हुए चाकू सीधे डबल मार्क पर नहीं, बल्कि उसके भागने के रास्ते बंद करने के लिए दागे गए थे, ताकि वो दाएं बाएं या ऊपर न भाग सके। तभी एल एक काली आभा वाली तलवार निकालता है और पलक झपकते ही वहां पहुंच जाता है। उस खास तलवार को देखकर डबल मार्क हैरान रह जाता है। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पहचान गया कि ये टाइम आर्मी का हथियार है। ये शख्स उसके पिछले जीवन का दूसरा सबसे रहस्यमयी हथियारा था। तभी युन नायो उस तेज रोशनी से संभलती है और खतरा भांपकर तुरंत डबल मार्क पर एक सुरक्षा कवच बना देती है। तलवार के वार से वो कवच तुरंत टूट जाता है और धमाके के झटके से डबल मार्क दूर जा गिरता है। उसे जिंदा देखकर युन नायो राहत की सांस लेती है और उस पर हीलिंग मंत्र फूंकने लगती है। उसकी हेल्थ तेजी से बढ़ती देख उस हीलर को कोसते हुए एल पीछे हट जाता है। वो ठीक हो रहे हीरो को छोड़कर युन नायो की तरफ बढ़ता है। डबल मार्क घबरा जाता है। पिछले जन्म में वो हत्यारा दानव की खोपड़ी से बनी उस तलवार की वजह से बेहद बदनाम था। उससे मरने वाले को दोबारा जिंदा होने का मौका नहीं मिलता, यानी मौत हमेशा के लिए होगी। उसे बचाने के लिए वो फ्लेम डेमन से मिली एक जादुई खोपड़ी निकालता है, जो केवल एक बार इस्तेमाल हो सकती थी। उसकी खतरनाक शैतानी ऊर्जा देखकर भी उसके पास इसके बुरे असर के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। उसने अपनी उंगली काटकर खून उस खोपड़ी पर टपका दिया, जिससे एक डरावनी रस्म शुरू हो गई। पलक झपकते ही वक्त जैसे पूरी तरह ठहर गया और आसपास के सभी लोग अपनी जगह जम गए। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है जो उसे अपना शिकार चुनने को कहता है।
चुनने के बाद उसके पास उसे काबू करने के लिए 5 बेशकीमती सेकंड होंगे। युद्ध के मैदान पर पूरा कंट्रोल पाने का ये बेहतरीन मौका था। उसने तुरंत एल के दिमाग से खिलवाड़ किया। अब हत्यारे के दिमाग में जनरल शिशा उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। जब सब कुछ दोबारा सामान्य हुआ तब तक एल ने जनरल शिशा पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया था। उधर दूर एक खंडहर में लिच क्लॉक को हवा में किसी अजीब शक्ति का एहसास होता है। ये यकीनन किसी दानव की खुशबू थी। जनरल शिशा ने कभी नहीं सोचा था कि उसका अपना ही साथी उस पर वॉर करेगा। जान बचाने के लिए जनरल ने बचने की कोशिश की, लेकिन दूरी बहुत कम थी। जब धुआं हटा तो शिशा अपने घोड़े पर बेदम गिरा पड़ा था और उसकी हेल्थ लगभग खत्म हो चुकी थी। डबल मार्क आखिरी वॉर करने की कोशिश करता है पर निशाना लॉक नहीं होता। उधर एल आसमान से धड़ाम से नीचे गिरता है। उसके घाव बहुत गहरे हैं पर वो बाकी खिलाड़ियों की तरह गायब नहीं होता, बल्कि वो बिना हिले डुले वहीं पड़ा रहता है, जैसे सचमुच मर गया हो। थके हुए डबल मार्क के पास इन अजीब बातों के बारे में सोचने की बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी। वो बस लाचार होकर जनरल शिशा को भागते हुए देखता रहा। पीछे हटने का हॉर्न सुनकर समुद्री सेना वापस लौटने लगती है। आखिरकार इटर्नल नाइट सिटी का संकट टल जाता है और आयरिस मुस्कुराती हुई पास आती है। वो उसे अपना हीरो कहती है और उसकी कुर्बानी के लिए शुक्रिया अदा करती है। हम देखते हैं कि उसके लिए आयरिस का लगाव बढ़कर 70% हो गया है और वो अपनी वफादारी का वादा करती है। पूर्वी दीवार पर डटे खिलाड़ी समुद्री सेना को पीछे हटते देख खुशी मनाते हैं। ये सच में एक शानदार नजारा था। इस जंग को देख रहे सभी लोग दंग रह गए थे। सच कहें तो डबल मार्क का डैमेज वाकई खतरनाक था। एक दर्शक ने ध्यान दिया कि उसके आखिरी तीर ने 1 करोड़ से ज्यादा का डैमेज दिया, जो सच में हैरान करने वाला है। समुद्री सेना का खतरा पूरी तरह टल चुका था, लेकिन जैसे ही सबने चैन की सांस ली तभी गेम की दुनिया में एक ऐसी खबर आई जिसने तहलका मचा दिया। ये खबर खिलाड़ियों के बीच किसी बड़े धमाके की तरह फैली और चारों तरफ खलबली मच गई। खबर ये थी कि शहर के पश्चिमी हिस्से में एक नई आफत आ चुकी थी। बिना सिर पैर के कंकालों की एक बड़ी फौज शहर की ओर बढ़ रही थी। इस अचानक आई मुसीबत से इटर्नल नाइट सिटी के खिलाड़ियों में अफरातफरी मच गई। सब हैरान थे कि हमला तो समुद्री सेना का था, फिर ये कंकाल कहां से आ गए। वो लोग तुरंत पश्चिमी दीवार को बचाने के लिए भागे, क्योंकि वे उन्हें शहर में घुसने नहीं दे सकते थे, वरना गेम में उनकी हार तय थी। हालांकि समुद्री सेना के मुकाबले इन कंकालों को मारना आसान था। जैसे एक प्रीस्ट बस आशीर्वाद देकर उन्हें दोगुना नुकसान पहुंचा सकता था। ये फायदा खिलाड़ियों के लिए काफी था। जब याओ याओ डबल मार्क का इलाज कर रही थी तभी उसे इन अजीब कंकालों की फौज के आने की खबर मिली। उसका ध्यान तुरंत लिच ग्लॉक की तरफ गया। तभी जमीन अचानक कांपने लगी और उसमें एक गहरी दरार आ गई। तभी उस दरार से एक विशाल हाथ बाहर निकला। हड्डियों से बना वो हाथ जमीन को जकड़कर ऊपर खींचता है। गहराई से एक भीमकाय कंकाल राजा बाहर आता है, जिसे देखकर सबके दिमाग में बस एक ही बात आती है, भागो। वो लगभग 100 मीटर ऊंचा एक कंकाल राक्षस था। जहां बाकी लोगों को उसके कंधे पर खड़ी काली परछाई नहीं दिख रही थी, डबल मार्क ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो और कोई नहीं, लिच ग्लॉक था। 55 लेवल का ये डायमंड बॉस बेहद खतरनाक जादुई ताकत रखता था। ग्लॉक की असली ताकत देखकर डबल मार्क ने चैन की सांस ली। ग्लॉक की ताकत वैसे तो फ्लाइंग फिश कमांडर जैसी ही थी, बस वो दिखने में ज्यादा डरावना था। इस पल ग्लॉक किसी और ही धुन में था। सबको हैरान करते हुए वो एल के बेजान शरीर की तरफ बढ़ा और अपने नुकीले पंजों के इशारे से एल के गले पर एक गहरा कट लगा दिया। खून की एक बूंद हवा में तैरती हुई सीधे ग्लॉक के माथे के बीच जा लगी। देखते ही देखते एल का शरीर हमारी आंखों के सामने सूखने लगा और देखते ही देखते वो राख बन गया। खून सूखने के बाद ग्लॉक की सूखी हड्डियां दोबारा मांस और खून से भरने लगी, जैसे उसका नया जन्म हो रहा हो। उसके शरीर में एक शैतानी ताकत समा गई थी। ये साफ तौर पर एक दानव की शक्ति थी। ग्लॉक को लगा कि इस ताकत से वो सबको हमेशा के लिए मिटा देगा। जब डबल मार्क ने फिर से उसकी ताकत जांचने की कोशिश की तो सिस्टम ने एरर दिखा दिया। वो अब एक अज्ञात लेवल का शक्तिशाली बॉस बन चुका था। ऐसा लगा जैसे नया जन्म पाकर वो और ताकतवर हो गया है। उसने अपनी नजरें शहर की तरफ भागते खिलाड़ियों पर टिकाई और एक सुनहरे बालों वाले योद्धा को चुना। उसने हवा में अपना हाथ उठाया और मुट्ठी बंद कर ली। उस योद्धा को खतरे का एहसास तो हुआ, लेकिन चिल्लाने से पहले ही उसकी जान चली गई। ये सच में खौफनाक था, इतनी दूर से सिर्फ एक इशारे में मार डालना। बाकी खिलाड़ियों ने खुद को संभाला और उस योद्धा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। सिस्टम के मुताबिक ऐसा कोई खिलाड़ी था ही नहीं। उसी वक्त असली दुनिया के एक गेमिंग सेंटर में एक केबिन में लाल बत्ती जलने लगी और कर्मचारी हैरान रह गए। अंदर बैठा शख्स बेहोश था। उधर ग्लॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने दोनों हाथ उठाए और उसके निशाने पर आने वाला हर खिलाड़ी बेदम होने लगा। असली दुनिया में ये ऐसा 8वां मामला था। सभी का दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था। वे सब स्टार सोर्स गेम खेल रहे थे। जब जांच की बात उठी तो बड़े अधिकारियों ने उसे चुप रहने की चेतावनी दी और कहा कि अगर अपनी जान प्यारी है तो इस गेम के मालिक के बारे में बात भी मत करना। दूसरी तरफ एक असिस्टेंट ने अपने रहस्यमयी बॉस से पूछा कि क्या इन अफवाहों को दबा देना चाहिए। बॉस ने कहा कि वो देखना चाहता है कि क्या डबल मार्क ही उनका असली हीरो है। खिलाड़ियों के गिरते ही हमें डबल मार्क अपने नए ठीक हुए पंख
पंखों को निहारते हुए दिखता है, जो पोसाइडन की घड़ी में कुछ फुसफुसा रहा है। तभी देवदूत के पंख अंदर की ओर मुड़कर उसे एक समुद्री नीले कोकून में लपेट लेते हैं और फिर वे चमकते हुए रोशनी के कणों में बदल जाते हैं। यह पोसाइडन रूप है जो घड़ी और देवदूत की इच्छा को मिलाकर ही खुलता है। पिछले मून गॉड रूप से अलग, जो शारीरिक नुकसान पहुंचाने पर केंद्रित था, यह रूप जादू में माहिर है, जो इसे नीचे मौजूद कंकालों और लिच के लिए सबसे सही विकल्प बनाता है। बिना कुछ बोले वह अपना हाथ उठाता है और आका बवंडर छोड़ता है। इस अवस्था में लपेटें बिल्कुल भूतिया और डरावनी नीली हैं। यहाँ रत्ती भर भी गर्माहट नहीं है, बल्कि यह मंत्र ऐसी हड्डियां कंपाने वाली ठंड छोड़ता है जो कंकालों का नामोनिशान मिटा देती है। यह नीला बवंडर ग्लॉक की नजर को रोक देता है, जिससे बाकी खिलाड़ी सुरक्षित रूप से एवर्नाइट सिटी की दीवारों में पीछे हट जाते हैं। जैसे ही बवंडर धीमा पड़ता है, उसका जोरदार हेवेंस स्वॉर्ड हमला तुरंत शुरू होता है, जिसका सीधा निशाना लिच के बर्फीले दिल पर होता है। लेकिन हमला लगने से ठीक पहले एक विशाल कंकाल का हाथ बीच में आ जाता है। नीली लपटें स्केलेटन किंग के बाएं हाथ को जलाने लगती हैं और वह अंग राख में बदल जाता है, पर हड्डियों के चटकने की भयानक आवाजों के साथ वह तुरंत दोबारा उगकर ठीक हो जाता है। ऐसा लगा जैसे हमला कभी हुआ ही नहीं था। उसे एहसास होता है कि जब तक स्केलेटन किंग ग्लॉक के पीछे खड़ा है, लिच को छू पाना नामुमकिन होगा। सच कहें तो यह चुनौती उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हो रही थी। वह शैडो से किसी प्रीस्ट को ढूंढकर लाइट बफ लेने को कहता है, क्योंकि उसके पास कमाल की रफ्तार है, इसीलिए स्केलेटन किंग की जिम्मेदारी उसी की होगी। डबल मार्क इस बात पर अड्डा हुआ है और साफे कह देता है कि वह विशाल कंकाल अब से उसी की मुसीबत है। शैडो इसका विरोध करते हुए उसके डबल स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठाती है, पर वह कहता है कि इस काम के लिए वही सबसे काबिल है। वह भरोसा दिलाता है कि स्केलेटन किंग उसके सामने कुछ नहीं। वह मजाक में कहती है कि वह सबके लिए हड्डियों का सूप बनाएगी। वह देखता है कि शैडो एवर्नाइट सिटी के पिछले दरवाजे से चुपके से निकलते हुए देखता है और फिर अपना पूरा ध्यान वापस वहां मचे घमासान पर लगाता है। फिलहाल खिलाड़ी दीवारों से सामान गिराने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं और मिली फाइटर्स तो लाइट बफ की सुरक्षा के बिना बाहर पैर रखने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। ग्लॉक के निशाने पर आना सीधे मौत को बुलावा देने जैसा है और वे सब यह जानते हैं। दीवार के नीचे ग्लॉक अपने कंकाल जादूगरों को लगातार एवर्नाइट सिटी की सुरक्षा दीवार पर हमला करने का हुक्म देता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शहर की सुरक्षा टिक नहीं पाएगी। प्रीस्ट सब और ज्यादा देर नहीं झेल सकते और सिर्फ शैडो ही स्केलेटन किंग को रोक सकती है। अगर सुरक्षा दीवार 10 मिनट और टिक जाती है तो उसे पूरा भरोसा है कि वह ग्लॉक को हरा देगा। लेकिन सवाल यही है कि वे इन 10 मिनटों तक कैसे बचेंगे। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ यहीं खत्म होने वाला है। ठीक उसी समय जब वो खुद को पूरी तरह बेबस पाता है, तभी एवर्नाइट सिटी के अंदर टेलीपोर्टेशन स्क्रोल से रोशनी के बड़े बड़े खंभे चमकने लगते हैं। 20 मीटर से भी ज्यादा चौड़े ये विशाल बीम धरती और आसमान को चीरते हुए निकलते हैं और शहर के चारों ओर मीलों तक फैले काले बादलों और मौत की दुर्गंध को तुरंत साफ कर देते हैं। हम हार की कगार पर खड़े एक खिलाड़ी नानिनडेओ को उस टेलीपोर्टेशन एरे को हैरान होकर देखते हुए पाते हैं, जिसके भीतर से एक ऐसी आवाज गूंजती है जो पूरी सुरक्षा का एहसास कराती है। वह आवाज डबल मार्क से पूछती है कि क्या वे सही समय पर आए हैं। सच कहें तो इससे ज्यादा ड्रामाई वक्त और कुछ नहीं हो सकता था। बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि बाटियन गिल्ड का बाटियन ईबाओ है, जो अपने सभी सदस्यों के साथ उस चमकती रोशनी से बड़े गर्व के साथ बाहर कदम रखता है। उनके ठीक पीछे चिंगवान गिल्ड के सदस्य और उनकी वाइस लीडर चिंगवान यी भी हैं, जो मजाक में डबल मार्क से कहती हैं कि अब उसका एक बड़ा एहसान बाकी है। लीना और शाओयू भी रोशनी के खंभों से बाहर आती हैं और फ्रंट लाइनों को मजबूत करने के लिए खिलाड़ियों के एक बड़े समूह को साथ लाती हैं। वे अपने छोटे भाई से कहती हैं कि वे उसकी मदद के लिए आई हैं। जब रोशनी आखिरकार धुंधली पड़ती है तो होली लाइट कैथीड्रल के हाई प्रीस्ट यानी लिम्बो कई सारे पुजारियों के साथ आगे बढ़ते हैं। वह घोषणा करते हैं कि होली लाइट कैथीड्रल इस युवा नायक की सबसे मजबूत ढाल बनेगी। इसके तुरंत बाद सभी प्रीस्ट हर मेली फाइटर पर जादुई सुरक्षा चक्र चढ़ाने लगते हैं और ढहती हुई शहर की दीवार को ठीक करने में जुट जाते हैं। डबल मार्क नए आने वालों से कहता है कि वे बाद में बात करेंगे, पर अभी उन्हें इस कचरे को साफ करना होगा। हाँ, वह हमेशा की तरह काम की बात करता है। बिना पीछे देखे वह एक और विशाल आग का बवंडर छोड़ता है। इन साथियों का आना गिरती हुई युद्ध रेखा को पल भर में संभाल लेता है। वह एक बार फिर ग्लॉक पर अपनी नजरें गड़ाता है और ठान लेता है कि 10 मिनट पूरे होने से पहले वह लिच का सिर कलम करके रहेगा।